नमस्कारम 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 डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th के बाद एक स्टूडेंट डिसीजन लेता है कि मुझे साइंस मैथ्स लेनी है और आईआईटीएन बनने का सोचता है। शुरुआत में उसकी मुलाकात होती है पहला चैप्टर सेट्स नंबर्स एंड इंटरवल। यहाँ पर इस चैप्टर को बोर्ड लेवल पे भी पढ़ाया जा सकता है, जिसमें आपको जो होमवर्क दिया जाए उसमें 10 on 10 आपसे सवाल हो जाए। इसी को थोड़ा मीडियोकर लेवल मेंस लेवल पर और एक किसी को एडवांस लेवल पर अच्छे सवाल जो हमारे सेट्स के बनते हैं, इंटरवल्स पर बनते हैं, नंबर सिस्टम पर बनते हैं, उस पर भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम जिस मॉड्यूल की बात कर रहे हैं ये कोटा का मॉड्यूल है, जिस पर आपको अच्छी डिफ़िकल्टी लेवल्स आपको देखने को मिलेंगी और उन सभी के क्रिस्पी सॉल्यूशन, पूरा थॉट प्रोसेस, पूरा जो उसके पीछे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं वो आपको सीखना है। और जो ये स्टूडेंट पूरे जब 2 साल की जर्नी में इसको सीख लेता है तो डेफिनेटली उसके लिए थिंग्स बहुत पॉजिटिव रहती हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो कुछ भी पहले सवाल के सॉल्यूशन देखें, पहले ये एडवाइस है कि आप पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अच्छे से अटेम्प्ट जब आपके पास वो हो जाए उसके बाद ही आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे। बस ये प्रॉमिस अपने आप को करना है, तभी आपकी जो लर्निंग है वो मैक्सिमम होगी। अगर आप सोचें कि बस मैं हिस्ट्री की तरह सिर्फ वीडियो चल रहा है वो सॉल्यूशन देखते जाऊँ तो आपको एक भ्रम हो जाएगा, आपको एक फॉल्स आपके बारे पता लगेगा कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप अकेले सवाल के साथ बैठेंगे तो आपसे पेन नहीं चलेगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए पहला तरीका यही है, खुद अच्छे से ट्राई करें। सर मैक्सिमम टाइम पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने दें? 10, 12, 15 मिनट लास्ट है, मैक्सिमम है 15 मिनट। तो अगर आप फुल्ली फोकस्ड हैं 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा किसी सवाल को देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी में आगे बढ़ जाइए। फिर एक बार जब पूरी एक्सरसाइज हो जाए, जैसे O1 एक्सरसाइज आपने कर ली, तो फिर आप उसके सॉल्यूशंस देखिए। ठीक है, आंसर की मैच कीजिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका आंसर किसी रीज़न से आ गया और आपको तब भी फील नहीं आ रही कि यार मज़ा नहीं आया, आंसर तो मैच कर गया लेकिन कॉन्सेप्चुअली मुझे अभी भी फील नहीं आई, उसके सॉल्यूशन से आप ज़रूर देखिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने किसी मेथड से सॉल्व किया और उसको सॉल्व करने के 2 या 3 मेथड्स हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लर्निंग सीखनी है, अच्छे से सीखनी है, डीपर लेवल पर सीखनी है। अगर आपने जो सपना देखा है 18 बनने का, अगर आप वो शुरू से कन्वर्ट करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसी प्रारूप से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये मॉड्यूल सभी को करना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 जो बात मैं बता रहा हूँ अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। उसी में इस बात का भी ध्यान रखिए, जब आप पूरी एक्सरसाइज एक बार कर लें, चाहे वो O1 कर रहे हों, O2 कर रहे हों, O3 कर रहे हो या O4 कर रहे हो, एक एक्सरसाइज 1 गो में करिए, चाहे आप वो 2 दिन में कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद जब पूरी कंप्लीट हो जाए फिर उसके आंसर की देखिए। ऐसा मत कीजिएगा, मैं बार बार ये बात समझाता हूँ कि क्वेश्चन 3 का आंसर देखा आपने ए है, तो फिर आप 4th को अटेम्प्ट करते टाइम हमारी आंखों को दिख जाता है कि 4th का आंसर सी है। तो ए बोला था, 3 का ए था, आपने चेक कर लिया, 4th का सी हमको दिख गया, तो फिर 4th हमने सॉल्व नहीं किया, हमने प्रूव किया है। तो कोशिश कीजिए 1 गो में आप पहले एक बार पूरा अटेम्प्ट कर लें, फिर उनके आंसर की आप मैच कीजिए, कितने सही हुए कितने गलत हुए। और मैं आपको ये पहले ही बता दूं, अच्छे सवाल हैं, डिफ़िकल्ट सवाल हैं, बहुत आसान सवाल नहीं है कि आपसे सारे ही हो जाएंगे। तो अगर सारे नहीं भी होते हैं तो परेशान मत होइएगा, उनको और समझाने के लिए ही ये सेशंस आपके लिए हैं। और अच्छे से पढ़िए, प्रोग्रेसिवली पढ़िए, जो भी आपकी लर्निंग रहती है उसके ऊपर कमांड कीजिए। लर्निंग से मेरा मतलब ये है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है तो उसके 3 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, बिल्कुल ही नहीं हुआ, तब आपको वो कॉन्सेप्ट ही वीक है, आपको यही पता नहीं चला कि क्वेश्चन को एड्रेस कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, तो वहाँ से क्वेश्चन को पिक कीजिए। जब सॉल्यूशन के स्टार्टिंग के मैंने लाइन बाय लाइन समझाया है कि ये कैसे अप्रोच हुआ है क्वेश्चन को। ठीक है, सेकंड, हो सकता है आपसे आधा क्वेश्चन सॉल्व हुआ हो और बीच में जाके आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर नया थॉट नहीं दे पाए हों या स्टक कर गए हों, तो फिर उस सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच कीजिए, फिर देखिए कहाँ पर जाकर आप फंसे, इंटरमीडिएट स्टेप में कौन सी ऐसी नई बात आ गई थी, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग को सीखिए। और थर्ड, ये हो सकता है कि आपने कॉन्सेप्ट भी लगाए, मैनिपुलेशंस भी लगाए, लेकिन लास्ट में जाके कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, तो वो भी फिर आप सीखिए, क्योंकि कैलकुलेशन अगर हमारी पुअर है तो हम आंसर तक नहीं पहुंचेंगे, और आंसर तक नहीं पहुंचेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। फिर ऐसी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं जो आपकी मार्क्स में कन्वर्ट नहीं होती है। तो नॉलेज वही अच्छी जो मार्क्स में कन्वर्ट होती है, जो आता ही नहीं है उसके मार्क्स नहीं आए तो कम दुख होता है, ज़्यादा दुख उसका होता है जो आता था कॉन्सेप्ट और फिर उसमें मार्क्स नहीं आए, तो ये गिल्ट बहुत भारी पड़ जाता है। तो प्रोग्रेसिवली पढ़ लिए, अच्छे से पढ़िए, ये पूरा चैप्टर आपके लिए है, अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से। आपको इन सब के जो मॉड्यूल्स है, ये जो अपनी ऐप है अपलिफ्ट जेई ऐप, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे कोटा मॉड्यूल्स करके एक टैब है, वहाँ पे आपको इन सब के
जितने भी सेशंस हैं, जितने भी मॉड्यूल्स की बात करते हैं, उन सब के PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सो कीप लर्निंग। जो सपना आपने देखा है वो सपना हमारा भी है। और आपको फिर भी अगर इन कोर्सेज में कोई इशू लगता है इस डिस्कशन मॉड्यूल के अंदर, तो आप मेरे थ्योरी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अलजेब्रा की बुक को आप ले सकते हैं, जो पियर्सन की बुक्स चलती हैं, जो सेट आपके लिए अवेलेबल है। और अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, जो आपने सोचा है ज़रूर पूरा होगा। कीप लर्निंग। क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन ट्रू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट के लिए ये वाला सिंबल यूटिलाइज नहीं होता, ये सबसेट के लिए यूटिलाइज होता है। गलत है। 3 एलिमेंट है, ये सिंबल बिलोंग्स टू का साइन होता है, ये ट्रू है। यहाँ पर सेट बना दिया है, सेट बिलोंग्स टू नहीं होता है, गलत ऑप्शन। यहाँ भी सेट बनाया गया है कर्ली ब्रैकेट में और ये बिलोंग्स टू का सिंबल गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो आने वाला है जो आएगा आपके पास से बी। बी इसका करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन नल सेट, ये हमसे पूछा गया है। देखिएगा, इन सबको हम एक एक ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, तो कहां पर नल सेट यानी कोई एलिमेंट नहीं होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ हम बात करते हैं कि x ग्रेटर देन 1 है, यहाँ हम बात करते हैं x लेस देन 1 है। एंड कंडीशन यानी कॉमन की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि x 1 से भी ग्रेटर हो और सेम टाइम पर x 1 से भी छोटा हो। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जो सेट A है आपके पास, वहां पर कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा मतलब 5 आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारे पास से सही है। सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ 5 को एज ए एलिमेंट लिखा गया है। याद रखिए, ये जो 5 होता है, दिस इज नॉट इक्वल टू 5। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। 5 तब बनता है जब उसके अंदर कुछ नहीं। यहाँ अगर हम सॉल्व करके देखें तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, यानी x इक्वल टू 0 है। तो जो सेट B है उसके अंदर 0 रहेगा। तो एक एलिमेंट है 0, तो उसका वो सिंगलटन सेट बनेगा, इसके अंदर एक एलिमेंट है। दिस इज नॉट इक्वल टू 5। 5 का मतलब ये नहीं कि अंदर 0 रहेगा, 5 का मतलब अंदर कुछ नहीं रहेगा, ब्लैंक होना चाहिए। यहाँ x ग्रेटर देन और 1 है, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 1 है। दोनों का कॉमन लेंगे तो हमारे पास है x इक्वल टू 1, एक डेटा बनेगा। ग्रेटर और लेस देन से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, लेकिन इक्वलिटी दोनों जगह मेंटेन हो जाएगी, x इक्वल टू 1। तो जब सेट D लिखा जाएगा उसके अंदर ये नंबर रहेगा, which is not equal to 5। तो B C D में एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। जो आंसर हमारे पास मैच हो रहा है दैट इज A। तो A ऑप्शन को हम यहाँ पर मार्क करें। If A and B are two sets such that A common B और डैश लिखा हुआ है, क्या होगा? ये डिमॉर्गन्स के ऊपर है। यहाँ अगर हम देखें तो A कॉमन B है और यहाँ डैश है, तो ये सभी जगह डैश आ जाएगा, A डैश बनेगा, कॉमन का यूनियन हो जाएगा और B डैश। इसको डिमॉर्गन्स रूल कहते हैं, जो हमने थ्योरी में भी आपने देखा होगा, उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ से बी ऑप्शन हम इसके यहाँ से मार्क करते हैं। आप इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि अगर हम ए कॉमन बी डैश पूछना चाहते हैं तो देखिएगा ए कॉमन बी ये सेगमेंट होता है, दिस इज द ए कॉमन बी पार्ट। अब ये नहीं होना चाहिए, ऊपर डैश है तो इसके बाहर का सारा रीजन है, दिस इज द रीजन। ये रीजन हमने शो कर दिया है, ए कॉमन बी इसका कॉम्प्लीमेंट। और मैं कहता हूं ये ए डैश और बी डैश का यूनियन होगा। तो अब देखिए ए है, ये बी है, ए डैश इसके बाहर का, ये बनाया ए डैश, और आप यहीं पर बी डैश और बना लीजिए जो बी के बाहर का होगा। इट इज बी डैश। ये ए के बाहर का ए डैश है, बी के बाहर का बी डैश है। दोनों का अगर आप यूनियन लेंगे तो आप देखिएगा ये पार्ट इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये काउंट हो जाएगा। ये पार्ट इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये भी दोनों जगह काउंट हो जाएगा। ये वो पार्ट है जो दोनों जगह नहीं है, तो सिर्फ यही वाला पार्ट बचेगा, ये आपका इफेक्टिवली बन जाएगा। तो वेन डायग्राम से समझ लीजिए, डिमॉर्गन के जो रूल है कि यहाँ से डैश लेना तो सभी पर डैश आ जाएगा, एट डैश कॉमन यूनियन में, यूनियन कॉमन में इंटरचेंज हो जाता है। तो वी आर गोइंग टू मार्क बी एज द फाइनल आंसर।
ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। If A and B are two sets in the universal set, then A minus B is equal to क्या बनेगा? A and B are two sets in universal set की बात हो रही है, A minus B की हम बात कर रहे हैं। तो आप समझिए A minus B का मतलब होता है ये A है, यहाँ B है, तो A और B के साथ जो कॉमन पार्ट है वो हटा दिया जाता है। A means A minus B means only A. There should not be any portion जो A और B दोनों के अंदर कॉमन होता हो। So this is the segment of A minus B. अब ये किसके इक्वल है वो आप देख लीजिए। पहला वाला ऑप्शन क्या दिया गया है वो समझिए, A और B डैश के साथ जो कॉमन है क्या ये वो सेगमेंट है? तो बिल्कुल सही है। ये अगर आप बनाना चाहें आप वेन डायग्राम से देख सकते हैं। B डैश यहाँ A है, यहाँ B है, तो B डैश कौन सा सेगमेंट होगा? B डैश होगा जो B के बाहर है, ये सब B के बाहर है, तो ग्रीन वाला सेगमेंट है B डैश। अब आप इसका अगर A के साथ कॉमन लेंगे तो आपके पास यही टुकड़ा बचेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा A कॉमन B डैश। ये ऑप्शन इज ट्रू। आगे लिखा है A डैश कॉमन B, इसका मतलब ये होगा A डैश कॉमन B अगर आपको बनाना है तो B के साथ A के बाहर वाला सेगमेंट जो कॉमन आता है दिस इज द सेगमेंट, और ये दोनों इक्वल नहीं है, सो B इज नॉट आंसर। A कॉमन B तो बीच वाला पोर्शन होता है, ये वैसे भी इसका आंसर नहीं है। इन चारों के अंदर से जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन हमारे पास निकल के आ रहा है वो है A। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आप इसको एक दिन बैठिए 2-3 घंटे और इनकी प्रैक्टिस कीजिए, आपके पास ऑटोमेटिकली ये सब आपसे बात करना शुरू कर देंगे और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाएंगे कि बातचीत कैसे हो रही है, उसको ट्राई कैसे करते हैं, हाउ डू वी अप्रोच अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो आप सीख जाएंगे। A is a subset of B and A common B हमसे पूछा जा रहा है। A आप देखिए यहाँ से, तो हुआ क्या होगा, A सबसेट है B का, तो यहाँ अगर ये B है तो A जो होगा इसके अंदर ही रहेगा, सबसेट है, so A is a subset of B। और अगर हम यहाँ पर A कॉमन B निकालना चाहते हैं तो A और B का कॉमन ये पूरा पोर्शन आपके पास से यही कॉमन आ जाए, so this is equal to A। So we are marking A as the final answer। ये आपके पास है ऑप्शन ए इसका सही आंसर बन जाएगा, क्योंकि ए जो है बी का सबसेट है तो ये इसके अंदर है, कॉमन लोगे तो वापस से कॉमन पूरा पोर्शन ए ही निकल गया। If A and B are any two sets such that A union B common B हमसे पूछा जा रहा है, आप इसको वेन डायग्राम से बना सकते हैं या इसको मैं दो तरीके से समझा दूंगा आपको, एक वेन डायग्राम से और दूसरा जो सेट्स का ऑपरेशंस होते हैं वहां से भी हम सीख सकते हैं। ये A है, ये B है। आप देखिए ये जो सेगमेंट है, ये जो टुकड़ा है जो हम यहाँ मार्क करने वाले हैं, दिस इज A कॉमन B। ये A और B का कॉमन पार्ट है। अब अगर मैं इसको A के साथ अगर यूनियन लेना चाहता हूं, A यहां पर है, तो आप बताइए क्या बनेगा। इस A में अगर मैं इस सेगमेंट को ऐड करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास वापस से A आ जाएगा, मेरे पास वापस से A आ जाएगा। ये तो हुआ वेन डायग्राम से। इसका सेकंड मेथड सीखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स लर्न द सेकंड मेथड। सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं कि अगर हमारे पास A यूनियन B कॉमन C लिखा गया है तो पहले ये जो सिंबल्स अगर अलग अलग है, यहाँ यूनियन यहाँ कॉमन है, तो A यूनियन B आपके पास बनेगा और A यूनियन C के साथ क्या है और बीच वाला सिंबल आपके पास एज इट इज आ जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रूल कह लो, लॉ कह लो, एक ही बात है। अब जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। वी आर इंटरेस्टेड A यूनियन A कॉमन B। अब ये यूनियन वाला दोनों जगह ऐड होगा, A यूनियन A यूनियन B, और ये बीच वाला जो नंबर है इसको हम कॉमन लिख लेंगे, सेंटर।
अब बताइए ए का ए के साथ अगर यूनियन लिया जाए तो वो ए ही रहता है, और ए यूनियन बी अगर हम बनाएंगे, आप बताइए ए यूनियन बी के अंदर ए भी आता है, बी भी आता है और कॉमन पार्ट भी आता है। उसका अगर आप ए के साथ कॉमन लेंगे तो ए तो छोटा नंबर है, ये छोटा सेट रहेगा, ये आपके पास कंप्लीटली ए आ जाएगा। ए यूनियन बी का अगर ए के साथ कॉमन लेंगे तो अपने पास ए आंसर बनकर आएगा। आप सोच लीजिए ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी ये नंबर ये सेट होता है आपके पास। आप इसका ए के साथ कॉमन लेंगे तो अपने पास ए ही बनेगा। ऑपरेशन से देख सकते हैं, यहाँ मैंने आपको यही बात वेन डायग्राम से भी समझा दी, दोनों तरीके से आप देख लीजिए, करेक्ट आंसर हमारे पास ए ही रहेगा। We'll always find A as the final answer. If A and B are not disjoint, इसका मतलब disjoint अगर होते तो आपके पास A और B का कॉमन 5 आ जाता, बट ऐसा नहीं है, दे आर नॉट disjoint। इसका मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, दोनों एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। आपसे पूछा है A यूनियन B क्या होगा, तो फिर इसका तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास आता है, जो बनता है n of A plus n of B plus minus n of A common B। ठीक है, we are going to mark B as the final answer। मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि अगर A common B disjoint आ जाते, ये कैसे है disjoint, तो फिर आपके पास ये वाला पोर्शन चला जाता, ये वाला सेगमेंट चला जाता, और आपके पास से A यूनियन B का फॉर्मूला उस केस में आपके पास आता n of A plus n of B, अगर ये डिसजॉइंट होते तो। ठीक है, तो अगर डिसजॉइंट वाला केस नॉट लिखा होता तो फिर ए ऑप्शन आ जाता, यहाँ नॉट डिसजॉइंट बोला यानी कॉमन रहेगा, तो हम बी वाले ऑप्शन को मार्क कर देंगे। ठीक है, डुएबल है। In a college of 300 students, every student reads 5 newspapers. Every newspaper is read by 60 students. Then find the number of newspapers is। आपके पास कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं? 300 है, और लिखा हुआ है कि every student reads 5 newspapers। तो आप ये बताइए टोटल न्यूज़पेपर्स की काउंटिंग कितनी आ रही है, ये बता दो। न्यूज़पेपर्स 300 स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो 1500 न्यूज़पेपर्स आपके पास आ रहे हैं। अब लिखा है कि एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट्स, एवरी न्यूज़पेपर, और हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स। सो लेट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स, ये हमारे पास x है, और हर न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 60। तो ये x into 60 आपके पास से टोटल काउंटिंग ऊपर वाले से निकल के आ जाएगी। इतने आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। So we are going to have this as 60। ठीक है, कैंसिल कीजिए इसको, 25 आपके पास से आपको, so 25 is the final answer। C हम यहाँ से मार्क कर देंगे। याद रखिए हर स्टूडेंट के बारे में बात क्या है, फॉर एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर, तो कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं? 5 into 300 1500 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं स्टूडेंट एंड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर अगर हम x मान लें तो ये भी लिखा गया है दैट एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट, ये कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? x into 60, दोनों इक्वल आ जाएंगे, जितने टोटल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है हमारे पास एग्जैक्टली पता चल जाता है कि 25 टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। The number of integers lying between 200 to 2023 both are inclusive, दोनों को ऐड करना है, मतलब इसके अंदर कंसीडर्ड है, which are divisible by 2 and or 5, ऐसी बात। चलिए हम सेट ए बनाते हैं जो आपके पास से इससे लेके इसके बीच में रहेंगे, which are divisible by 2, जो 2 से डिविजिबल है, इसका हमें सेट बनाना है। ठीक है, तो यहां से हम इसके बारे में सेट ए की बात कर लेते हैं। सो वी आर टेकिंग अ सेट ए, एक ऐसा सेट हम बना रहे हैं जिसके बीच में लाई करते हैं। आप बताइए 200 है, 2 से डिविजिबल होता है, 202 है, 204 है, दिस गोज ऑन, 20 20
2022 यहाँ तक आपके पास नंबर्स रहने वाले हैं। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये हम देखना चाहते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। ये 200 से लेके 2022 तक हमें जाना है, ये हमें नंबर हमें फाइनली निकालने में इंटीजर्स ही हैं, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे ये हम देखना चाहते हैं। तो अब देखिएगा, अगर हम इसको देखें 200 से लेके आप पहुंच गए हैं 2022 और हर बार 22 का डिफरेंस चल रहा है, तो या तो आप काउंटिंग कर लीजिए कि ये नंबर कितना बनेगा। एपी बन रहा है तो हम बात करते हैं कि nth टर्म हमारे पास 2022 है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम्स डी। 2022 है, यहाँ से आपके पास फर्स्ट टर्म इज 200 इज n-1 into 2। n-1 अगर आप देखेंगे यहाँ से आप 200 हटा दीजिए, 911 आता है और n की वैल्यू आपके पास है 912। सो इसके अंदर 912 एलिमेंट्स आपके पास ए के अंदर लिखे गए। हम चाहते हैं 5 से डिविजिबल हो, उसकी बात करते हैं। सेट बी 200 से 2023 डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल की हम बात करते हैं। पहले 200, 205, 210 और ये सिंबल चलता चला जाएगा 2020 तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट है वो भी पता कर लेते हैं। 2020 है, यहाँ से शुरू होगा, ये है n-1। यहाँ हर बार 5 का इंक्रीमेंट होता है, तो n-1 अगर आप देखेंगे तो 2020 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 5, 1820 बाय 5 आपके पास लिखा गया है। 3 टाइम्स कैंसिल होंगे, 15 आता है, 15 है आपके पास, 3 है तो 6 टाइम्स 30 and 4, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 365। यहाँ पर अपने पास n ऑफ a इतना निकल के आया है, n ऑफ b की अगर हम बात करेंगे वो है 365। अब हमें दोनों का कॉमन भी निकालना है, a और b में कॉमन, यानी वो 2 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो, a कॉमन b, इसका मतलब आप जा रहे हैं 200 से लेके 2023 डिविजिबल बाय 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 200 होगा, 210 होगा, 220 होगा, यहां तक आप नंबर्स पहुंचेंगे। फिर वही बात, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आते हैं इसमें हम इंटरेस्टेड हैं, n-1 into 1820 अपॉन 10 आपके पास से आता है 182, सो द n की वैल्यू आती है 183। तो हमें जो पूछा है, देखिए और कंडीशन यहाँ पर है, वी आर इंटरेस्टेड कि n ऑफ a यूनियन b क्या बनेगा। ये बनेगा n ऑफ a, ये बनेगा n ऑफ b, ये बनेगा n ऑफ a कॉमन b। 912 365 183 ये नंबर आपके पास से बनता है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, नंबर्स बनाते हैं, क्या बात बनेगी उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। 912 है, आप डिफरेंस लीजिए, 2 आता है, 182 आपके पास से बन जाएगा, ये 4 है, यहाँ 9 है और ये 10 है। अगर कैलकुलेशन ठीक है तो ये नंबर यहाँ होना चाहिए 1094, दैट इज द बी ऑप्शन। अब यहाँ से बी ऑप्शन को मार्क कर लेंगे। ये जो सेट्स की प्रॉब्लम्स है जिसके अंदर एपी के फॉर्मूले भी चल रहे हैं, ये एपी बन रहा है, तो एपी के हिसाब से हमने सम ऑफ 2022 कौन से नंबर के टर्म होंगे, तो यहाँ काउंटिंग है। काउंटिंग आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि आप 2 से डिवाइड करके देख लेते तो 100, 101, 102 और ये 1011 पहुंच जाता, वहां से भी आप नंबर्स निकाल सकते हो। सिंपल फॉर्मूला लगाना ज्यादा आसान होता है, कोई मिस्टेक नहीं होती है ना। तो फाइनल आंसर वी आर गेटिंग एज 1094। यूनियन पूछा था तो ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर वैसे भी एप्लीकेबल होना था, ए यूनियन बी हमसे पूछा गया था। अगर यहाँ पर एंड लिखा होता तो फिर हमें सिर्फ ये निकालना था, दोनों का कॉमन हमें निकालना था, 183 आपके पास नंबर आ जाता। और वहां और लिखा हुआ है वेरी स्मार्टली, तो फिर हम समझ गए कि हमें पहले इंडिविजुअली एन निकालना है, एन बी निकालना है, फिर दोनों का कॉमन भी यहाँ पर कंप्यूट करना है। Number of integers in between 500 to 2023 which are divisible by 3 or 5 but not multiple of 2.
3 से डिविजिबल हो या 5 से हो, बट 2 से डिविजिबल, 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। 2 का मल्टीपल नहीं है इसका मतलब क्या है, जितने भी इंटीजर्स होते हैं या तो ऑड होते हैं या इवन होते हैं। अब अगर ये 2 का मल्टीपल नहीं है इसका मतलब वो कैसे हैं, वो ऑड है। वो नंबर्स कैसे हैं, ऑड है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले सेट बनाया कि नंबर्स आपके पास 500 से लेके 2023 है, उसमें से भी कौन से नंबर्स, ऑड नंबर्स लेंगे विच आर डिविजिबल बाय 3। तो 3 से डिवाइड होने वाले ऑड नंबर्स। 3 की डिविजिबिलिटी सिंपल सी है, जब सम ऑफ डिजिट्स का सम आपके पास, डिजिट्स ऑफ सम का वैल्यू 3 से डिवाइड हो जाए। 500 में सम निकालोगे तो 5 ही आता है। अगला नंबर अगर मैं जाता हूं तो 501 मेरे पास बनकर आता है। देखिए 5 + 0 + 1 की वैल्यू 6 आती है। 6 3 से डिवाइड हो जाता है। आगे चलिए, अगर आप इसमें फिर से 3 ऐड करेंगे तो आपके पास से इवन नंबर आएगा, 504 आएगा, नहीं चाहिए, ऑड चाहिए। तो फिर आप 3 की जगह इसके अंदर 6 ऐड करिए। फिर आप सब जगह इसमें 3 की जगह 6 का नंबर ऐड करते चलिए। एपी बनेंगी जिनका कॉमन डिफरेंस आपके पास से 3 रहेगा, 3 नहीं 6 रहेगा। वापस से 6 आप ऐड कीजिएगा, 513 आपके पास से नंबर बनता है। ऐसे आप लास्ट वाले नंबर्स का सम निकाल के देखिए यहाँ पर, तो आपके पास ये 2022 बनता है जो 3 से डिविजिबल है, लेकिन वो एक इवन नंबर है। तो आप और उसमें से कम करिएगा, तो आपके पास 20, मैं इसको नंबर को बनाना चाहूँगा आपके पास 19। दिस इज़ द नंबर, लास्ट नंबर, चेक कर लीजिए। इसकी सम ऑफ डिजिट्स निकालिए, 2 + 1 = 3 और 3 और 9 12 आता है। तो ये आपके पास से बन रहा है। अगर आप चाहें कि वो कौन सा नंबर है तो आप एपी के हिसाब से बना सकते हैं। ये है फर्स्ट टर्म प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस 6 है, n-1 आपके पास से आया 2019 - 501/6। आपके पास यहाँ से 15 आता है और ये 18 बनेगा। 6 से आप डिवाइड करेंगे, तो ध्यान से नंबर्स को लिखते हुए चलेंगे। 6 से डिवाइड कर दीजिए 2 टाइम्स, 12 आता है आपके पास से। तो फिर 3 और 1 आपके पास से आता है, 30 आता है और 3 बनता है। दिस इज व्हाट द नंबर इज। ठीक, तो आपके पास n की वैल्यू आ गई है 254। तो जो सेट ए है आपके पास से, इसका कार्डिनल नंबर है आपके पास से 254। आगे पहुंचते हैं। अभी हमें चाहिए जो 5 से डिविजिबल हो। द नेक्स्ट नंबर इज जो बिटवीन 500 to 2023, लेकिन ये भी ऑड होना चाहिए, और यहाँ पर है डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल हो। तो अब देखिए ऑड होना चाहिए, तो 500 तो 5 से डिविजिबल है लेकिन ऑड नहीं है, तो इसकी शुरुआत ही आपके पास से 505 से शुरू होगा। 5010 नहीं, 510 नहीं ले सकते, 515 मुझे ऑड नंबर ही लेने होंगे। तो हर बार यहाँ पर 10-10 नंबर ऐड होता चला जाएगा और 2015 तक आप रुकेंगे। 2020 बनेगा लेकिन वो एक इवन नंबर है, ऑड चाहिए, तो यहाँ तक आप पहुँचेंगे। यहाँ पर हर जगह कॉमन डिफरेंस 10 का चल रहा है। यहाँ कितने एलिमेंट्स है आइए वो देख लेते हैं। तो ये है 505 + n-1 इंटू 10, n-1 आपके पास से 5010 505 डिवाइडेड बाय 10 आपके पास से नंबर बनेगा। नंबर्स बना के देखते हैं, तो यहाँ से 20 में से अगर 5 जाता है तो 15 आता है, एंड दिस इज व्हाट द नंबर इज 151। ये नंबर आपके पास से बनेगा। ठीक है, 151 और n-1 है, सो वैल्यू ऑफ n इज 152। तो हमारे पास से ये अगर सेट ए है, सो लेट्स कॉल दिस एज अ सेट बी। सेट ए पहले लिखा जा चुका है, वी विल कॉल इट एज अ सेट बी। तो आपके पास से सेट बी के कितने नंबर्स बनेंगे वो आपको पता चल गया, 152। हमारे पास और लिखा गया है, तो हम इंटरेस्टेड है ए यूनियन बी में। यहाँ से आपके पास n ऑफ ए आता है, n ऑफ बी बनता है, माइनस n ऑफ ए कॉमन बी हमें इंटरेस्टेड है। तो ए और बी का अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो उस डेटा को कंप्यूट करते हैं। तो यानी अब नंबर इनके बीच में हो, ऑड हो, 5 का भी डिविजिबिलिटी रखता हो, 3 का भी डिविजिबिलिटी रखता हो, तो क्या हमें कोई ऐसा नंबर इनके बीच में फर्स्ट कॉमन दिखेगा, उसके बारे में हम सोचेंगे। तो अगर हम ए कॉमन बी निकालना चाहें तो नंबर्स वही है, 500 से लेके 2023 हो,
ऑड नंबर होता हो एंड डिविजिबल बाय बोथ, डिविजिबल बाय 3 and 5, 3 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो, ऑड नंबर हो। तो कोई नंबर अगर हमें दिखता है 3 और 5 से, तो कॉमन इनका एलसीएम लेंगे तो 15 बनेगा। फर्स्ट नंबर हम मैच करना चाहते हैं, यहाँ से आप देखिए 3, 5, 1, 3 पहुँच रहा है, और आप नंबर्स देखिए इनमें से कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट्स आपका 3 से डिविजिबल होना चाहिए। पहला नंबर मुझे 525 नज़र आता है, ये वो नंबर है जो 3 से डिविजिबल आएगा। तो ये नंबर सेट आपके पास से स्टार्ट होगा 525 से, 5 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। जो इनका कॉमन डिफरेंस रहने वाला है, अगर इनका हम एलसीएम लेते हैं तो वो 15 बनता है। लेकिन जब जैसे ही 15 ऐड करता हूँ, मेरे पास एक नंबर बनेगा 540। फिर मैं 15 ऐड करूँगा तो मेरे पास नंबर आएगा 555। पर हमें ऑड चाहिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, 540 नहीं ले पाएंगे फिर हम। तो फिर 525 के अगला नंबर फिर आपके पास 555 बनेगा। तो कॉमन डिफरेंस 15 की जगह डबल हो जाएगा, 30 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 30। तो ये 540 हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 5555 एंड दिस विल गोज ऑन। अब हमारे पास डी पता है, फर्स्ट टर्म पता है, दोनों का अगर हम देखें तो 2015 और 2019 से बड़ा वो नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो अपने पास अगर हम टी एन लिखना चाहें 525 प्लस n-1 इंटू 30, ये लेसर देन होना चाहिए 2015 से, 2015 से कम होना चाहिए। n-1 हमने बनाया, ये 525 डिवाइडेड बाय 30 भी हमारे पास लिखा गया है। थोड़ा नंबर्स को देख लेते हैं। अगर ये 515 होता तो आपके पास 15 चला जाता और ये 1500 के आसपास बन जाता। ठीक है, तो आपके पास ये नंबर 10 और बचेगा वहाँ से। तो 1500 अपॉन 30 माइनस 15 बाय 30, 10 बाय 30, कितना? 10 बाय 30, ऐसा कुछ ये नंबर बनता है। तो आप डिवाइड करके देखिए, ये यहाँ से आपके पास से 50 बनता है। ठीक है, एक और जाएगा 51 बनेगा, -1/3। सो n की जो वैल्यू पॉसिबल है वो 50 पॉसिबल है। कितनी पॉसिबल है? 50 पॉसिबल है। अब हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है अपने पास। ठीक है, इस फॉर्मूले की बात करेंगे आप यहाँ से। तो n ऑफ a का वैल्यू आपके पास है 254 है, ये रहा। n ऑफ b की वैल्यू आपके पास है 152 है, 152 है, और यहाँ पे आपके पास से कॉमन नंबर 50 है। तो यहाँ से 102 आता है। सो नंबर इज कमिंग एज 356 एज द फाइनल आंसर। 356 आपके पास से ए ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर ए ऑप्शन की बात कर लेंगे। अच्छे सवाल है, अच्छे से एपी को नंबर्स के साथ खेला जाता है, नंबर्स को यूटिलाइज किया जाता है। क्या चांसेस हैं? ऑड नंबर है, 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ करवाया गया, 5 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट यहाँ पर है, कॉमन के अंदर है, और ऑड नंबर्स लेंगे तो कॉमन डिफरेंस 15 की जगह 30 हो जाता है। टॉप क्लास क्वेश्चन, अच्छे सवाल है, बनाते रहिए। एक सेट S है जो 1, 2 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट हमें इस सेट के निकालने हैं कि A और B हैं, सच दैट के A और B का यूनियन पूरा का पूरा सेट वापस से बन जाए। तो इस सेट S के अगर हम सबसेट्स बनाने की कोशिश करें तो एक तो आता है 5, एक आता है 1, एक आता है 2, एक आता है 1 and 2। अगर हम इनमें से कोई भी एक सेट लेंगे, हमें दूसरा सेट ऐसा लेना होगा कि यूनियन लेने पर वापस से क्या बन जाए? S आ जाए, जो कि अपने पास 1 and 2 है। जैसे ये मैंने अगर लिया तो फिर इसके साथ मुझे 1 and 2 लेना ही होगा, तभी आप दोनों को कंबाइंड करके S बना पाएंगे। अगर मेरे पास ये लिखा गया है तो फिर मुझे यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि मुझे दोनों का यूनियन लेने पर वापस ये नंबर बन जाए। लेकिन मैं यहाँ पर इसी सेट के अंदर 1 and 2 भी ले सकता हूँ, ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि 1 और 1 and 2 का यूनियन भी 1 and 2 ही बनेगा। यहाँ अगर 2 लिखा गया है
तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन है कि 1 वाला सेट हो और एक ऑप्शन है कि 1 और 2 मेरे पास लिखे गए हों। इन दोनों का यूनियन भी ये बन जाएगा और इन दोनों का यूनियन भी ये बन जाएगा। वहीं अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो फिर मेरे पास कई सारे ऑप्शन हैं। 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 1 और 2 भी ले सकता हूँ और 5 भी ले सकता हूँ, क्योंकि इसका यूनियन मैं किसी के भी साथ बनाऊंगा मेरे पास हमेशा यूनियन का से कैपिटल एस बन जाएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो गई आप काउंट कर लीजिए। यहाँ पर मेरे पास सिंगल चॉइस है कि इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। ये दोनों ले सकते हैं, ये दोनों ले सकते हैं। यहाँ भी मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, फर्स्ट 2 या फिर ये वाला। और यहाँ मेरे पास 1 2 3 4, यहाँ मेरे पास 4 चॉइसेस हैं। कितनी चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस। ये मैं बना रहा हूँ किसके लिए? सेट ए के लिए। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सेट बी के लिए। तो 4 4 यहाँ से आप सबका सम निकाल दीजिए। 9 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास से टोटल आ रही है। सो वी आर गोइंग टू मार्क 9 एज द फाइनल आंसर। तो आप इसके अंदर कितने एलिमेंट्स रहेंगे? 9 एलिमेंट्स आप इस तरीके से बना सकते हैं, जिसमें सेट ए के कॉम्बिनेशन ये लिखे हुए, बी की पॉसिबिलिटीज़ मैंने यहाँ लिख दी है कि कैसे भी करके आप इनका यूनियन लीजिए। आपके पास वापस से सैम्पल स्पेस जो अपने पास सेट एस है वापस से क्रिएट हो जाएगा। ये बात थोड़ी सोचने में कम आती है कि होता है तो इंसान क्या 1 ही सोचता है। 1 और 2 भी तो ले सकते हैं। 1 और 2 का इसके साथ यूनियन लेंगे तो ये पूरा ही बनेगा। इसके साथ सिमिलरली 4 ऑप्शन है, इन दोनों का यूनियन भी एस बनेगा, इन दोनों का भी एस है, इन दोनों का भी एस बनेगा, और 5 के साथ यूनियन लेंगे वो भी एस बनेगा। स्मार्ट क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आई विल मार्क दिस एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करता है। बस ऐसे सवाल बनाते रहिए, थिंग्स विल बी फाइन एट योर एंड। रोज़ का होमवर्क रोज़ करते हुए चलिए। जो जो नए कॉन्सेप्ट आप हर क्लास में सीखते हैं उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। आपके लिए मैथमेटिक्स एक ईजी जर्नी रहेगी, ठीक है। How many integers between 100 and 999? All 3 digits of integers are not distinct, inclusive. ये दोनों नंबर इंक्लूसिव हैं। और एक लाइन और बताई गई है, all 3 digits of integers are not distinct. तीनों डिजिट्स उस इंटीजर की डिस्टिंक्ट नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, अगर वो ABC फॉर्म का है, ये तीनों इक्वल नहीं होने, तीनों अनइक्वल नहीं होने चाहिए। मतलब दो एलिमेंट्स तो इसके कम से कम 2 डिजिट सेम आए या तीनों भी सेम आए। पूछा यह है कि हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सम परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब होता है कुछ अरेंजमेंट करना, उनको आपस में रीअरेंज करना। ऑफ इट डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 11 बिटवीन 100 and 999। इसको जब हम 3 डिजिट्स को आपस में रीअरेंज करें तो फिर वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए 3 डिजिट नंबर देखो, तीनों अलग अलग हैं, नहीं है, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। अब यहाँ से 111 जो है ये 11 से डिवाइड हो जाता है, चाहे ये वाला 11 से डिवाइड ना हो। लेकिन बोला ये गया है कि सम, वहाँ लिखा, पढ़ो देखो, कि सम परमुटेशन ऑफ दिस डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 11। कुछ परमुटेशन जब आप बनाएंगे, जैसे 1 to 1 है या 2 1 1 है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इनमें से एक नंबर ऐसा हो जो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो आप देखिए अगर यहीं से, तो इसके बारे में सोचना है। पहली बात, तीनों डिस्टिंक्ट नहीं होने चाहिए। पहला केस बनाते हैं जब तीनों ही सेम हो। क्या ये पॉसिबल है? 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर आप a प्लस a कर देंगे और माइनस a करेंगे, यहाँ बाय 11 आता है। 11 से डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कहता है कि डिजिट्स का सम जो ऑड प्लेसेस पर है a और जो इवन प्लेसेस पर है उसका डिफरेंस आपके पास से डिविजिबल होना चाहिए। a बाय 11 आता है। अब ये डिविजिबल होने के लिए आपके पास 0 का एक ही केस है, और ये 0 होगा तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। 0 हो जाएंगे तो 0 0 0 बन जाएगा। और जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो किसके बीच में रहती हैं? वो 0 1 2 से लेके 9 के बीच में रहती हैं। इससे पता चला कि ऑल 3 डिजिट्स से इक्वल नहीं हो सकती, कैन नॉट बी इक्वल। जो कंडीशन हमें दे रखी है उसके हिसाब से तीनों डिजिट्स इक्वल नहीं हो सकती, तीनों अलग अलग नहीं हो सकती। तो फिर सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि 2 रिपीट होती हों, 2 सेम होती हों। तो आपके पास यहाँ से मैं बना रहा हूँ A और B, इस तरह का कोई नंबर हो जिसमें 2 डिजिट सेम आए। तो यहाँ अगर हम इसको देखें, ये जो पॉसिबिलिटी मैंने लिखा है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ
ABA, दो डिजिट्स मैंने रिपीट कर दिए। 11 से डिविजिबिलिटी का मतलब होता है A प्लस A आपके पास से बनेगा माइनस B है और ये 11 से डिवाइड होगा, तो डेटा आपके पास बनता है 2A माइनस B बाय 11। अब ये तब हो सकता है जब यहाँ हमारे पास 0 बन जाए, यानी B जो है वो 2A बन पाए, यानी बीच वाला नंबर आसपास का डबल होता हो। तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाइए। आप 1 to 1 लिख सकते हैं, देखिए आप, है ना। और क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा, बीच वाला 4 बन जाएगा। 3 6 3 आप लिख सकते हैं, ये सब 11 से डिविजिबल हैं। 4 8 4 आप बना सकते हैं। और आप यहाँ से आप जब आगे जाएंगे तो 5 नहीं लिख पाएंगे, आप 5 लिखेंगे तो बीच में 10 आ जाएगा। 5 तो फिर सिंगल डिजिट्स है। तो ये सारी आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। इनके अरेंजमेंट कितने होंगे वो आप देख लीजिए। आप 1 to 1 लिख सकते हैं इसको, और 1 1 2 भी लिख सकते हैं, और 2 1 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से जैसे 1 1 to 1 है तो सभी 11 से डिविजिबल हो ऐसा नहीं है। एक कॉम्बिनेशन आपने बनाया, उसमें से लिखा हुआ है कि सम परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट जो 11 से डिविजिबल हो। तो अगर मेरे पास 1 to 1 है तो 1 to 1 के हमारे पास 1 2 1 2 1 1 और 1 1 2 तीन कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिसमें से एक कॉम्बिनेशन भी अगर 11 से डिविजिबल है तो ये चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास यहाँ पर जिसमें देख रहे हैं कि 1 to 1 डिविजिबल है, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2 to 4 लिख सकते हैं, और लिख पाएंगे इसको 4 2 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ 3 3 6 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 6 3 3 भी हम इसको बना सकते हैं। यहाँ 4 4 8 लिख सकते हैं, और ये 8 4 4 भी लिखा जा सकता है। कितने नंबर्स हमारे पास बन चुके हैं, एक बार थोड़ा काउंट करके इस कैटेगरी में डाल देते हैं। 1 2 3 और 1 2 3 4 आपके पास से 12 आ चुके हैं, ठीक है, जब b की वैल्यू 2a के बराबर आती है। और पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं। अभी हम 2a माइनस b को 11 से डिविजिबल के लिए हमने ऊपर वाला नंबर ही 0 कर दिया था। दूसरी पॉसिबिलिटी केस 2 ये बनता है, डिविजिबिलिटी का एक क्वेश्चन है कि 2a माइनस बी आपके पास से 11 बन जाए। अगर ऊपर वाला नंबर आपके पास से 11 बन जाता है तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आप पहुंचे, डेटा बना आपके पास, 2a की वैल्यू है b प्लस 11। क्या पॉसिबिलिटीज हैं, देखिए b अगर 11 हुआ तो b अगर 1 हुआ तो आपके पास a का वैल्यू 6 आता है। जो नंबर हम अज्यूम कर रहे हैं वो ABA है, तो आपके पास से एक नंबर बनता है 616, ये डिविजिबल होगा, ठीक है। b अगर हमने यहाँ से 2 लिया है, आप देखिएगा तो a आपके पास से 2 लेंगे तो बात बनेगी नहीं, आप 3 लीजिए, 3 लेंगे तो ये 14 बनेगा, 7 आ जाएगा। फिर b का वैल्यू आप अगला ऑड नंबर लीजिए 5, आपने अगर यहाँ 5 लिया तो फिर ये a का वैल्यू आपके पास से 8 आता है, जिसका वैल्यू आप 6 लीजिए, 6 नहीं ले पाएंगे, 7 लीजिए, ऑड नंबर्स 7 लेंगे तो 11 प्लस 7 इज 9, 18 बनेगा, डिवाइड होते ही 9 आ जाएगा। 9 से ज़्यादा सिंगल डिजिट हो नहीं सकता। यहाँ पर आप कॉम्बिनेशंस बनाइए ABA के हिसाब से, ये 7 3 7 है, यहाँ आपके पास से 8 5 8 आता है, ये 9 7 9 बन जाता है। तो ये हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आए, इनके कॉरस्पॉन्डिंग और डेटा हम बना सकते हैं कि 6 6 1 बन जाएगा, 1 6 6 बन जाएगा, 7 7 3 बन जाएगा, 3 7 7 बन जाएगा, 8 8 5 बन सकता है, एंड 5 8 8 भी बन सकता है। इनमें से आपके पास यहाँ पे 9 9 7 बन सकता है, एंड 7 9 9 भी आपके पास से बन सकते हैं। तो ये सारे और नंबर्स अपने पास आए, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, आपके पास से 12 नंबर्स यहाँ से और आ गए। पहले 12 लिखे हुए हैं, वापस से हमारे पास से 12 नंबर्स और बन गए हैं। और हम सोचना चाहते हैं क्या कुछ और पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर किसी और नंबर के बारे में। हमने शुरुआत यहाँ 1 से की थी, 9 अगर रखेंगे तो फिर ये 10 पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंशियली हम आगे बढ़ रहे हैं, तीनों डिस्टिंक्ट नहीं है, 2 डिजिट्स हमारे रिपीट कर रही हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता है। केस नंबर 3 अगर आप सोचें कि सर आपने 11 ही क्यों लिया, अगर ये -11 होता तो -11 भी 11 से डिविजिबल हो जाता है। आगे हम पहुंचते हैं तो इस डेटा को हम लिख सकते हैं कि 2a की वैल्यू है b -11। अब a और b की वैल्यू 0 से 9 के बीच में रहती हैं, तो 11 से अगर आप माइनस करोगे तो ये तो माइनस ही रहेगा, और a की वैल्यूज हमेशा आपके पास 0 से
1 के 0 से 9 के बीच में रहेगा तो ये पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो ये पूरा केस ही रिजेक्ट हो जाता है, ये पूरा केस हमारे पास से रिजेक्ट बन जाता है। ठीक है, अब हम और आगे सोचते हैं क्या कुछ और पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं बनाने के लिए। केस नंबर 4 हम अगर सोचें, अभी हमने ए के बारे में सोचा है, 0 अगर हम ए और बी को रखने की सोचें कि बी अगर 0 हो जाए या यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखा जाए उसके बारे में सोचा जाए। अभी हमने ए के बारे में सोचा है। सो नाउ थिंकिंग, इफ अगर हम 11 से डिविजिबिलिटी को दिमाग में रखें तो मैं अगर ए 0 वाला नंबर बनाने की सोचता हूँ, सपोज कीजिएगा यहाँ इसके दोनों केसेस के हमारे आंसर्स 12 + 12 आया है, 24 अपने पास आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ 11 से डिविजिबिलिटी में अगर ऐसा होगा कि ऑड प्लेसेस का डिजिट्स का सम आप इवन वाले से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 ही आता है और ये डिवाइड हो जाता है। ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं आप देखिए, 110 बना सकता हूँ, 220 बना सकता हूँ, 330, फिर आपके पास 440 भी है, और ऐसे करते करते हम 990 तक जा सकते हैं, और ये सब 11 से डिविजिबल हैं और तीनों डिजिट डिस्टिंक्ट भी नहीं है। हम इसको पहले वाले पर 0 नहीं रख सकते, इसको 101 लिख सकते हैं, 202 भी बना सकते हैं, 303 लिख सकते हैं, 404 भी लिख सकते हैं, और 909 भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको 011 नहीं लिख सकते, 011 लिखते ही ये 2 डिजिट का बन जाएगा, बोला है 3 डिजिट। तो कितने कॉम्बिनेशन हमारे पास आ रहे हैं, 1 से लेके 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, आपके पास से 9 + 9 18 आपके पास से नंबर बन गया है। सो फाइनल आंसर इज 18 + 24, ये हम निकाल देंगे, आपके पास से अल्टीमेटली द नंबर कमिंग एज 42। अच्छे से काउंटिंग करके डिविजिबिलिटी के साथ ही सवाल पूछा गया, टॉप क्लास क्वेश्चन है, 42 को हम यहाँ से मार्क कर देंगे। वी आर गोइंग टू मार्क सी एज द फाइनल आंसर। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन ए रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल। जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिखा जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमटेरियल है मतलब उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट अपने पास ट्रू है। While writing a set in a roster form, an element is not generally repeated. बिल्कुल सही बात है, जब एलिमेंट्स को लिखा जाता है तो एलिमेंट्स को जनरली रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने रिपीट कर भी दिया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको नेक्स्ट टाइम हम री राइट करके हटा सकते हैं। लिखा एक ही बार जाता है, अगर 2 बार लिख दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वापस उसको हटा दीजिए। कार्डिनल नंबर काउंट करते टाइम हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का ही नंबर्स काउंट करके लिखते हैं। The collection of 5 most renowned mathematician is not a set। अब देखो 5 most renowned mathematicians है, ये बोला है, कोई क्राइटेरिया नहीं बताया है। रिनोन्ड मतलब क्या है, जिन्होंने कोई रिसर्च पेपर हुआ हो या तो ऐसी कोई कंडीशन बताएं, क्योंकि फेमस को स्केल करने का सच कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रिनोन्ड मतलब या तो ये बोला जाता है कि स्पेसिफिक अवार्ड मिला हो तो एक रूल अच्छे से बनता। ठीक है, या जिन्होंने बोला कि इनके इतने पेपर्स पब्लिश हो गए हों, या जो ऑथर कैटेगरी में आते हों, ऐसा कुछ बोला हो, वो भी रिनोन्ड हाउसेस के साथ ऐसा लिखा होता तो बात बनती है। यहाँ पर जो रूल है वो क्लियरली मेंशन नहीं है और इसीलिए बोला जाए इसको हम सेट नहीं कह सकते, बोला गया इज नॉट अ सेट। बिल्कुल ट्रू, दिस इज ट्रू। वेल डिफाइंड नहीं है, बेटर वर्ड ये है। क्लियर, उसको आप लॉजिकली बताइए तब हम बात करते हैं। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ इन अ सेट। अब देखिए मोस्ट डेंजरस एनिमल का मतलब क्या है, देखा जाए तो वहाँ पे फूड साइकिल होता है तो हर एक दूसरे के लिए हर एनिमल है डेंजरस ही है, तो मोस्ट के लिए आपको यहाँ पर कोई बेटर वर्ड या बेटर लॉजिक बताना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ सेट, दिस इज नॉट अ सेट। तो आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट कितने हैं, 3 करेक्ट स्टेटमेंट है, आप मार्क करेंगे यहाँ पर थर्ड वाले को। ठीक है, तो सेट की डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कोई रूल अच्छे से डिफाइंड हो तब हम उसको कहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे बात समझ में आ रही है। ठीक है, जहाँ पर एम्बिग्यूटी लगे, क्लैरिटी ना दिखे, वेल डिफाइंड ना हो तो उसको हम सेट की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सेट्स, ये हमसे पूछा गया है। फर्स्ट के अंदर लिखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो आप देखिए ये सेट बन सकता है, जैसे हमारे पास
जनवरी है, फैब नहीं है, मार्च नहीं है, अप्रैल नहीं है, मई नहीं है, फिर जून आएगा, जून, देन देयर इज अ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं है। तो एक डेफिनेशन लॉजिक दे रखा है, तो यस इट इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, अब ये जो लिखा है ना मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ये कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। या तो ये लिखते हैं भाई ऐसे राइटर्स जिनकी रिसेंटली बुक आई है, या ऐसे राइटर्स है जिनको कोई अवार्ड मिला है, वो स्पेसिफिक बात डिफाइन करते हैं। मोस्ट टैलेंटेड ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ये किसी सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा, वेल डिफाइंड नहीं है। थर्ड पे आते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये देखो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन क्या लिखा है, ये भी स्पेसिफाई नहीं किया है। ये जो बेस्ट बोला है, या तो ये बोलते ऐसे बैट्समैन जिनके 50 100s हैं, या जिनकी स्ट्राइक रेट इतनी है, ऐसा कुछ रूल देना होना चाहिए था। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन किस हिसाब से बेस्ट बोल रहे हैं, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है दोनों ही जगह। मोस्ट टैलेंटेड, बेस्ट क्रिकेटिंग, फिर यहाँ कुछ लिखते हैं ऐसा कि ऐसे 11 बैट्समैन बताइए जिनके टोटल रन्स ओडीआई में, वनडे में या T20 में 1000 के ऊपर हैं, 10,000 से ज़्यादा हैं, 20,000 से ज़्यादा हैं। ऐसा कोई रूल यहाँ पर क्लियरली लिखा होता तब इट इज़ ईजियर टू डिफाइन कि वो सेट की कैटेगरी में हम रखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, अब देखो ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो क्लास में जब एडमिशन लिया होगा तो फॉर्म फिलअप किया होगा, वहाँ पर जेंडर हमेशा स्पेसिफाई किया ही होगा कि वो गर्ल है या बॉय है। तो यहाँ पर ये डिफाइंड होगा कि क्लास में जितने भी हैं स्टूडेंट्स हैं उनमें से बॉयज़ का नंबर पता होगा, तो दिस इज द सेट, नो प्रॉब्लम। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर लेसर देन 100, ये भी क्लियर है। 1 2 3 आपके पास लेस देन बोला है तो 98 99 पर आकर ये रुक जाएगा, तो ये भी एक सेट है, वेल डिफाइंड है। सो आपके पास से 1 2 एंड 3, सो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर आपके पास से कैसे हैं सेट्स में लिखे जा रहे हैं, 3 आपके पास है, आप मार्क करेंगे यहाँ पर सी ऑप्शन को, ठीक है। तो सिक्वेंशियली चलिए, जो सेट के डेफिनेशन में वेल डिफाइंड कर रखा हो उसको हम मार्क कर देंगे, ठीक है। जहाँ पर एम्बिग्यूटी है, क्लैरिटी नहीं है, तो वो फिर सेट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर मोस्ट बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑन व्हाट बेसिस, स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं या किस बारे में बात कर रहे हैं, रन्स की बात कर रहे हैं, और ऊपर लिखा हुआ है मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स अबाउट व्हाट, ठीक है। रूल हैज़ टू बी डिफाइंड, किसकी बात यहाँ पर की जा रही है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये हमसे पूछा गया है। नंबर 1 है लेट a इज इक्वल टू x इक्वल टू 1 से लेके 2 तक, x इज अ नेचुरल नंबर एंड a इज अ एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज अ नो नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। तो यहाँ पे हमसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। तो देखो x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है और x आपके पास से नेचुरल नंबर है। अगर x नेचुरल नंबर है और अगर ये 1 से 2 के बीच में है तो हमारे पास ये सेट में कुछ भी नहीं आएगा, 5 ये रहेगा। तो लिखा गया है दिस इज अ एम्प्टी सेट, करेक्ट 5 है, नल सेट है बिकॉज दे नो नेचुरल नंबर 1 एंड 2, तो दिस इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, इसको हम करेक्ट मार्क कर देंगे। सेकंड पे चलते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है x स्क्वायर माइनस 2 है, यहाँ पर जो लिखा गया है दिस इज एन x स्क्वायर, थोड़ा टाइपिंग का है, यहाँ पर x स्क्वायर है। तो यहाँ से आपके पास से दो डेटा बनेंगे, प्लस माइनस √2 आएगा। सो x एंड x इज अ रैशनल नंबर, और ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों तो रैशनल नंबर होते ही नहीं है, बट बताया गया है क्या कि x तो रैशनल है और ये रैशनल नहीं आए हैं, तो दोनों बातें कैसे ट्रू हो सकती है, एंड यहाँ पर लिखा गया है। तो b भी कैसा होगा, एम्प्टी सेट होगा बिकॉज x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी रैशनल नंबर, करेक्ट। ये तो इररेशनल के लिए जाके 0 होता है, तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। हमारे पास सेट बी जो है वो भी 5 रहेगा, नल सेट रहेगा, एम्प्टी सेट रहेगा, वॉइड सेट रहेगा, ठीक। सी एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, देन सी इज अ एम्प्टी सेट। देखो जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ना, प्राइम नंबर्स में 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है। 2 is the only even prime number, और इससे ग्रेटर जितने भी होते हैं वो सब ऑड होते हैं। All prime numbers are odd numbers except 2।
तो यहाँ लिखा गया है कि इवन प्राइम नंबर है बट ग्रेटर देन 2 की बात कर रहे हैं, तो ऐसा एम्प्टी सेट ही बनेगा। तो सी सेट अगर आप बनाएंगे वो भी 5 आपके पास से रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास से ट्रू बन जाएगा, ट्रू है, करेक्ट है। अब आगे चलते हैं और हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। डी लिखा गया है यहाँ पर, देखिए इस पर भी एक्स का स्क्वायर है, ये जो लिखा गया है दिस इज एन एक्स स्क्वायर। तो ये है एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 आता है, एक्स का वैल्यू ±2 है, और दोनों ही केसेस में कैसा है, इवन है। हमें बोला गया है कि यहाँ पर एक्स कैसा होना चाहिए, ऑड, लेकिन एक्स आ कैसा रहा है, इवन आ रहा है। बिकॉज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी ऑड नंबर्स, ये आपके पास से बात नहीं बनती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, बट बोला गया है कि x कैसा है, x इज एन ऑड नंबर। तो अगर हम यहाँ से सेट बनाएंगे d का, वो भी एम्प्टी सेट बनेगा, 5 बनेगा। ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमारे पास चारों ही ऑप्शंस करेक्ट है, 1 2 3 4। पूछा है करेक्ट कितने होंगे, तो करेक्ट आ जाएंगे आपके पास से 4। डी ऑप्शन को हम यहाँ से मार्क कर देंगे, वी कैन मार्क डी एज द फाइनल करेक्ट आंसर। ठीक है, अंडरस्टूड। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये हमसे पूछा गया है। पहले वाले की हम बात करते हैं। डब्ल्यू बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। डेज ऑफ द वीक अगर हम बनाना चाहें तो हमें पता है कि वो क्या होते हैं, संडे, देयर इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो फाइनाइट होंगे, 7 डेज होंगे। तो ये फाइनाइट सेट होगा, यस। अगर इसका कार्डिनल नंबर निकाला जाए तो वो 7 ही रहेगा। सो यस, ट्रू, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, पहला वाला करेक्ट है। सेकंड, एस विद द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आइए आप इसका सॉल्यूशन बनाइए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, x का वैल्यू ±4 आता है, तो आइए आपके पास से सॉल्यूशन सेट आ गया, +4 एंड -4। तो s इज ए फाइनाइट, यस। जो s सेट है आपके पास से वो -4 एंड 4 आता है, इसका कार्डिनल नंबर आप निकालेंगे तो 2 आता है, ये भी फाइनाइट है, करेक्ट है, स्टेटमेंट 2। थर्ड, g विद द सेट ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन। एक लाइन है आपके पास, इसके ऊपर सेट ऑफ पॉइंट्स है। कितने सारे पॉइंट्स आएंगे आप बताइए लाइन के ऊपर। ये जी है, तो इसमें आपको पता है कि इसके अंदर सेट ऑफ पॉइंट्स लिखेंगे तो वो आपके पास इनफाइनाइट आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, इनफाइनाइट आ जाएंगे इसके अंदर। तो हम कौन सा मार्क करेंगे, कितने स्टेटमेंट सही हो गए, तीनों सही है। सो वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज द डी पार्ट। तो हम इसका डी वाला आंसर मार्क कर देंगे, तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर ट्रू है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। हमें यहाँ पर इनकरेक्ट मार्क करना है, कितने इनकरेक्ट हैं। जैसे यहाँ देखिए सेट ए लिखा हुआ है 1 2 3 4, और यहाँ 3 1 4 2 लिख दिया, ऑर्डर आगे पीछे लिख दिया। ऑर्डर आगे पीछे लिखने से सेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेट ए इक्वल टू सेट बी रहेगा, यस, दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। सेकंड पढ़ते हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेसर देन 6 एंड बी बी द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। 30 के फैक्टर्स बताइए कितने होंगे, 3 × 2 × 5, यही होते हैं 2 3 5। और लेसर देन 6 के 6 से छोटे प्राइम नंबर्स भी यही होते हैं 2 3 5। तो जो फर्स्ट वाले सेट के अंदर आ रहे हैं वो भी 2 3 5 है, पी सेट के अंदर भी 2 3 5 आ रहे हैं। तो सेट ए एंड बी आर इक्वल सिंस 2 3 5 आर द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 एंड ऑल्सो दीज आर लेसर देन 6, यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। 6 से छोटे प्राइम नंबर 2 3 एंड 5 ही होते हैं, और 30 के प्राइम फैक्टर्स यही है। फैक्टर्स की बात करेंगे तो 1 भी फैक्टर है पर 1 प्राइम नहीं होता है, 30 भी फैक्टर है पर 30 प्राइम नहीं है, 15 भी फैक्टर है पर वो प्राइम नहीं है। प्राइम फैक्टर्स तो इसके 2 3 एंड 5 ही रहेंगे। थर्ड पे आते हैं, अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल सेट ए 1 2 3 एंड आपने रिपीट कर दिया 2 2 1 3 3 लिख दिया, आर इक्वल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीट कर भी दिया है तो वो कंसीडर एक ही बार होगा।
इसको हम a के बराबर लिख सकते हैं. Since each element of a is in b, vice versa, that's why we generally do not repeat any element in describing set. Correct? True. ये स्टेटमेंट भी ट्रू. बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं. अगर रिपीट करके लिख भी दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 2 जो है सिंगल टाइम ही लिखा जाएगा, 3 3 भी बनी तो अल्टीमेटली ये 1 2 3 ही बनेगा जो कि वहाँ लिखा गया है. दिस इज ऑल्सो ट्रू. तीनों आपके पास से ट्रू आ गए हैं. तो आपके पास पूछा इनकरेक्ट कितने हैं. इनकरेक्ट हो गए आपके पास 0. ऑल 3 आर करेक्ट. सारे 3 आपके पास से करेक्ट आते हैं. सो वी आर गोइंग टू मार्क हियर एज ए एज द फाइनल आंसर. ए इज द फाइनल आंसर मार्क कर देंगे. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इसको हम ट्राई करना चाहते हैं. ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन अ रोस्टर फॉर्म. ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड इन ए रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स बनाते हैं तो हम सबको नहीं लिख पाएंगे. जैसे नेचुरल नंबर्स ही हैं. नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 फिर हमें डॉट 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 करके लिखना ही पड़ता है. अगर मैं 5 करोड़ भी पहुंच जाऊंगा उसका आगे भी नंबर है. 1000 करोड़ के आगे भी एक नंबर आएगा तो हम सबको नहीं लिख पाएंगे. हमें डॉट 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 करके लिखना पड़ेगा. इनफाइनाइट सेट्स को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते रोस्टर फॉर्म में. वी कांट राइट ऑल ऑफ देम. आगे पूछा जा रहा है कि दिस इज ट्रू. तो W is a set of the days of the week, then W is a finite. अगर अभी set of the days of the week है तो finite ही होगा. बिल्कुल आप लिख सकते हैं संडे है, मंडे है, आप पूरा लिख सकते हैं. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, ये सारे आपके पास आ जाएंगे. तो बिल्कुल ये फाइनाइट सेट बनेगा. दिस इज ट्रू. x लिखा गया है 1 से 2 के बीच में. x इज ए नेचुरल नंबर. कोई भी x की वैल्यू नेचुरल नंबर है तो 1 से 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता. नेचुरल नंबर या तो 1 होता है या फिर 2 होता है. इन बिटवीन कोई और नहीं होता. इसीलिए ये नल सेट बन रहा है. ये क्या बनेगा? फाई सेट. ऐसा कोई सेट नहीं बनेगा. तो दिस इज अगेन ट्रू. G इज अ पॉइंट ऑन सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन ए लाइन. एक लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं तो फिर ये इनफाइनाइट होगा. आपके पास काफ़ी सारे पॉइंट्स अगर एक लाइन पर लिखे रहें आपके पास तो फिर ये क्या बन जाएंगे? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. स्ट्रेट लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और इतने सारे पॉइंट्स होंगे तो फिर वो सेट कैसा बनेगा? इनफाइनाइट बनेगा. यहाँ से आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा. तो आपके पास कितने स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? चारों स्टेटमेंट्स ही हमारे पास यहाँ से ट्रू आते हैं. विल मार्क दिस ऑप्शन ए. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इसके ऊपर हमें फोकस करना है. इफ ए इज अ सबसेट ऑफ पी. देखिए पी स्टेटमेंट की हम बात करते हैं. ये ए है और यहाँ आपके पास से बी है और ये आपके पास ए है. ए इज अ सबसेट ऑफ बी. तो स्मॉल ए अगर ए को बिलोंग करता है तो ये बी को भी बिलोंग करेगा. क्योंकि आप देखिए ए पूरा ही बी में आ जाता है. तो अगर ये इसको बिलोंग करेगा तो फिर ये इसको भी बिलोंग करेगा क्योंकि ये इसके लिए सुपर सेट है. तो अगर ये ए को बिलोंग करता है तो बी को भी बिलोंग करेगा. दिस इज ट्रू. A is a subset of B. If A is an element of B, implies that A is also an element of B. बिल्कुल स्टेटमेंट 1 को ही ये बात कर रहे हैं. सबसेट अगर है तो कोई एलिमेंट अगर कैपिटल A सेट को बिलोंग करता है तो वही एलिमेंट सेट B को भी इम्प्लाई करेगा, बिलोंग करता है. फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. करेक्ट. फाई हमेशा हर सेट का सबसेट होता है और S यहाँ पे ऑप्शन लिखा गया है जिसमें पूछा गया है दैट S इज एवरी सेट ऑफ A इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. करेक्ट. जो एवरी सेट ऑफ A इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. जो A सेट है ये अपने आप का भी सबसेट होगा. इसको वैसे तो इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं क्योंकि सेम ही वापस लिख दिया है. बट दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो ऑल 4 आर करेक्ट हियर. चारों ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है. X plus y is given as 1 and x square plus y square given as 2. We are interested in the value of x power 4 and y power 4. स्क्वायर कीजिए. 2xy is equal to 1.
ये दोनों का स्क्वायर है, इट इज़ 2। आपके पास यहाँ से एक्स वाई का डेटा आता है -12। यहाँ से हम चलते हैं और इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एक्स पावर 4 वाई पावर 4 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स वाई का स्क्वायर है, इसका वैल्यू -12 आता है। आपके पास से नंबर्स आएंगे 4 - 1/2। वी आर गेटिंग 7/2 एज द फाइनल आंसर, विच इज ए सी ऑप्शन। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल क्वेश्चन है। परफेक्ट, पहले यहाँ स्क्वायर किया, एक्स वाई के वैल्यू आ गया, ये डेटा गिवन था, इसका फिर से स्क्वायर किया और हमारे पास अल्टीमेटली डेटा बन गया एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। x इक्वल टू 2 पावर 1/3 माइनस एक्स 2 पावर 1/3 माइनस 1/3, और फिर आपसे एक डेटा पूछा गया है, तो इसको थोड़ा देखते हैं। ये क्या लिखा गया है, दिस इज द नंबर जो हमारे पास से लिखा जा रहा है। ठीक, तो ये a माइनस बी जैसा दिखता है, यहाँ पर जैसा दिख रहा है, तो क्यों ना यहाँ पर फिर हम एक्स क्यूब सबसे पहले निकालें। तो जब आप एक्स क्यूब निकालेंगे तो आपके पास से a माइनस बी का क्यूब बनेगा, जो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका बनेगा क्यूब, यहाँ डेटा है, इसका भी आपके पास से क्यूब बनेगा। आप चाहें तो इस माइनस साइन को बाहर लगा सकते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, 3 है 2 पावर 1/3 एंड 1/2 पावर 1/3, 2 पावर 1/3 1/2 पावर 1/3। यहाँ पर एक्स क्यूब आपके पास लिखा है, ये 2 रहेगा, यहाँ हाफ रहेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 आपके पास से बचेगा। ये डेटा आपके पास से आता है, ये है एक्स क्यूब, यहाँ पे आप जाएंगे तो ये बनता है 3/2 3, और ये नंबर क्या है वो देखिए आप, दिस नंबर इज एक्स क्यूब प्लस 3x का डेटा आता है आपके पास से 3/2, 2x क्यूब आता है, 6x आता है, डेटा बना 3। यहाँ पर यही हमसे पूछा है 2x क्यूब प्लस 6x, विद आंसर इज 3। कौन सा ऑप्शन है अपने पास वो देख लीजिए, सी आंसर आ रहा है। तो बस इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। मैथ्स के जनरल फॉर्मूले जो है वो हमारे बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए कि कैसे हम उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। दिस इज द फॉर्मूला विच वी आर यूजिंग हियर, a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, इज वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल। कंसिडर द ऑपरेशन माइनस द रेसिप्रोकल ऑफ डिफाइंड एज a एंड देयर इज अ सिंबल। अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो ये a माइनस बी बन जाएगा। यहाँ पर इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो आप देखिएगा पहले 1, ये सिंबल डायमंड जैसा सिंबल है, सो लेट्स मेक दिस सिंबल 2। तो ये बनता है, अगर ऐसा लिखा है तो 1 माइनस 1/2, विच आई एम गेटिंग एज 1/2। फिर हमसे पूछा गया है कि 1 डायमंड 2 ब्रैकेट डायमंड 3, ये पूछा गया है। अब ये जो पहला वाला है ये तो बन चुका है 1/2, ये 1/2 डायमंड एंड 3 बनेगा आपके पास से, विच इज 1/2 माइनस 1/3, 1/6 आपके पास से आता है। सिमिलरली हम वहाँ क्या चाहते हैं वो देख लीजिए, इसको निकाल लेते हैं 2 द सिंबल 3, 2 माइनस 1/3, a और b है तो a माइनस 1/b आता है आपके पास से, तो ये आपके पास बनेगा 5/3। 1 दिस सिंबल, 2 ये सिंबल और 3, 1 है और ये सिंबल है, और इसका वैल्यू आपको पता है कि 5/3 आया है। सो 1 माइनस 3/5 इसका रेसिप्रोकल, 5 आप रखेंगे, 5 माइनस 3 इज 2/5। अब जो डेटा हम चाहते हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वी आर लुकिंग फॉर दिस डेटा।
फर्स्ट वाला हम कंप्यूट कर चुके हैं, 1/6 आया है, फिर बीच में एक माइनस साइन है और यहाँ है 2/5, इसका नंबर है 2/5। 30 हम लेंगे एलसीएम, 5 - 12 -7/30 इज कमिंग एज माय फाइनल आंसर। दिस इज ए। तो मेरे पास यहाँ से फाइनल आंसर बना देंगे ए। तो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो जानते ही हैं। अगर कभी कोई नया ऑपरेटर डिफाइन कर दिया है, जैसे यहाँ डिफाइन कर दिया है, तो जो उसकी डेफिनेशन है, जो उसका रूल है, उसके अकॉर्डिंग चलिए। जैसे यहाँ पर 2 बार यहाँ अप्लाई कर रखा, 2 बार वहाँ अप्लाई कर रखा, कोई बात नहीं, एक बार में एक ही ऑपरेटर को हमने सिंप्लीफाई किया। 1 ये वाला सिंबल, 2 इसको सिंप्लीफाई किया, ये डेटा आ गया यहाँ रखा, फिर ये 2 में बन गया, फिर से सॉल्व किया। तो सिक्वेंशियली सॉल्व कीजिए। 2 और ये सिंबल 3 के साथ इसको सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करने के तो ये वाला डेटा हमें पता है 5/3, इसके लिए फिर फॉर्मूला लगा दिया। माइनस चाहते हैं माइनस कर दीजिए, प्लस चाहते हैं प्लस कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा कोई नई डेफिनेशन, नया सिंबल, नया ऑपरेटर मैथमेटिकल लाया जाए, उसकी डेफिनेशन दे रखी हो, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करने की हमें कोशिश करनी है। Pranshi has written down one integer 2 times and another integer 3 times. The sum of 5 numbers is 100 and one of the numbers is 28. Find the other number. तो देखो प्रांशी के पास क्या है, एक नंबर इसने 2 बार लिखा है। सो लेट्स से देयर इज अ नंबर x, इसने 2 बार लिख लिया x एंड x, एंड इंटीजर है, ध्यान रखिएगा, एंड अनदर इंटीजर 3 टाइम्स y एंड y, ये लिखा। इन सब का सम निकाला गया जो बनता है 2x + 3y, इसका वैल्यू 100 आपके पास से आया। ये गिवन है हमें। अब या तो x या y दोनों में से कोई एक नंबर आपको बताया जा रहा है, कितना है, 28 है। दोनों में से एक नंबर 28 है, तो हमें यहाँ मालूम है चाहे वो x हो या y हो, है वो नेचुरल नंबर ही, क्योंकि दोनों नंबर, एक नंबर पॉजिटिव दिया है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो ये नेचुरल नंबर्स ही है। ठीक है, यहाँ से हमें इसको बनाकर लेकर आना है, क्या इसका सिंबल है, किसको कैसे सिंप्लीफाई करके देखें। तो देखिएगा, यहाँ है 3y, मैं इसको 99 लिख सकता हूँ, और ये 1 - 2x है। y मेरे पास आएगा, ये बनेगा 33, और ये है 1 - 2x/3। अब ये इंटीजर आना चाहिए, तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करना होगा कि क्या इसका नंबर हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द नंबर। अब ये कि 33 के आसपास है। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो x कितना है, 28 है, एक नंबर दिया हुआ है, या फिर y आपके पास से 28 आता है। तो आप देखिए, अगर हमने x को 28 लिया, यहीं से बना सकते थे वैसे, कि लेट्स से x इज़ 28, तो आपके पास से 56 आता है, यहाँ है 3y एंड दिस इज 100, तो आपके पास 3y आप यहाँ से हटाएंगे तो 44 आता है। y आपके पास से 44/3 आ रहा है, जो कि एक इंटीजर नहीं है, तो ये वाला केस तो आपके पास से रिजेक्ट हो गया। तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये हो गया आपके पास से केस 1, और अब आप बनाने चाह रहे हैं केस 2। केस 2 हम ये लेते हैं कि y की वैल्यू 28 है, तो 3 × 28 = 100। यहाँ आप गए, आपके पास है 2x है, नंबर बना 16, x की वैल्यू आती है 8। यस, ये नेचुरल नंबर है, एक्सेप्टेड। तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसके बिना ही हमने यहाँ बना दिया है। सो यस, x = 8 लेंगे, y 28 होना चाहिए, तभी दूसरा इंटीजर आता है। जब x को हमने ट्राई किया था, तो हमारे पास y इंटीजर नहीं आया था, वो केस रिजेक्ट हो गया था। तो x = 8, द अदर नंबर इज 8, तो हम यहाँ से मार्क कर देंगे b। जैसी कंस्टेंट दे रखी हो, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते रहिए, ज़रूर बनेंगे। और कभी अगर बाई चांस फंस भी गए ना, तो वहाँ पर जब आप सोल्यूशन देखेंगे या लॉजिक समझेंगे, तो आपकी लर्निंग मैक्सिमम होगी। जी बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा। बस अपने कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के चलिए। आंसर लाने के लिए कोई टेढ़े मेढ़े तरीके भिड़ाने की कोशिश मत कीजिए। आप लॉन्ग जर्नी जब जेईई की पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उलझ ही जाएंगे। कॉन्सेप्ट से वर्क करिए, कैलकुलेशन को इम्प्रूव करते हुए चलिए, बाकी मैथ्स फिर आसान है। If x and y are natural numbers, then something is given to us, xy - 3x - 2y = 54, और हमसे ऑर्डर्ड पेयर x, y यहाँ पर निकालने को बोला जा रहा है।
चलिए कोशिश करते हैं। ये जो डेटा है ना एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 54। थोड़ा कोशिश करो आप यहाँ बनाने की कि अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो ये y माइनस 3 बनेगा। यहाँ 2y है तो हमने यहाँ पर प्लस 6 किया माइनस 6 किया, ताकि y माइनस 3 हमारे पास एज ए कॉमन निकल के आ सके। इस वाले 6 को उधर ले चलेंगे तो आप देख पाएंगे y माइनस 3 हमारे पास कॉमन है और ये है x माइनस 2। सामने आपके पास आ रहा है 54 प्लस 6 इज 60। बताया जा रहा है कि x और y दोनों जो है वो दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 60 लिखा हुआ है, तो अब हम 60 के फैक्टर्स करने की कोशिश करते हैं। x एंड y दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट यहाँ बनने वाला है इसके फैक्टराइजेशन पे हम जाएंगे। तो क्या क्या फैक्टराइजेशन पॉसिबल है आप देखिए। 1 एंड 60 पॉसिबल है, 2 एंड 30, 3 एंड 20, 4 एंड 15 आपके पास पॉसिबल है, 5 एंड 12 पॉसिबल है, 6 एंड 10 ये भी पॉसिबल है। 7 इसका फैक्टर है नहीं, 8 है नहीं, 9 है नहीं, 10 बनेगा। तो वापस से जो इधर इधर लिखे हुए ना चेंज हो जाएंगे इनके ऑर्डर। 10 और 6 बन जाएगा, 12 एंड 5 बन जाएगा, 15 एंड 4 बन जाएगा, 20 एंड 3 बन जाएगा, 30 एंड 2 बन जाएगा, 60 एंड 1 बन जाएगा। सो ऑल दीज आर पॉसिबल केसेस। तो 6 केसेस यहाँ है, 6 केसेस यहाँ पर है। अब आप सिक्वेंशियली इनको प्रोसेस करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे ये दोनों नंबर्स आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं तो यही पॉसिबिलिटीज़ है। -1 और -60 की पॉसिबिलिटीज़ नहीं बन पाएंगे। अगर इनके नेगेटिव बनने का चांस भी है तो y की वैल्यू जब 1 और 2 होगा तभी बनेगा, और ये जब x की वैल्यू 1 होगा तब बनेगा। और उन दोनों केसेस में इसका प्रोडक्ट 60 कभी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये दोनों नंबर्स कैसे रहेंगे, y का वैल्यू ग्रेटर देन 3 ही रहेगा और x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 ही रहेगा, तब ये नंबर्स फिजिबल होंगे। आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट वाले केस के लिए। यहाँ हम पहुँचे तो आपने बनाया y माइनस 3 का वैल्यू 1 है एंड x माइनस 2 का वैल्यू 60 है। आगे आपके पास पहली पॉसिबिलिटी, दोनों नेचुरल नंबर्स हैं, परफेक्ट। सेकंड पे हम पहुँचे, y माइनस 3 का वैल्यू 2 है, x माइनस 2 का वैल्यू आपके पास है 30 है, y 5 और x का वैल्यू 32 आपके पास आता है, ये भी परफेक्ट है। तो हर नंबर के लिए हमारे पास केसेस आ जाएंगे। आप लास्ट वाले के लिए जानना चाहते हैं, बना दीजिए। y माइनस 30 की वैल्यू 60 है और यहाँ से x माइनस 2 की वैल्यू 1 है। तो देखिए y 63 आया है, यहाँ से x का वैल्यू 3 बना है। तो ये सारे नंबर्स अलग अलग बनेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से। ये 62 और 3 था, लास्ट वाला 63 एंड 63 बन गया है। तो 1 और 60 और 60 और 1 दोनों अलग अलग केसेस देंगे, क्योंकि x और y की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर्ड पेयर भी हमारे पास अलग अलग आएंगे। कितने आएंगे, क्योंकि हमें सॉल्यूशन से मतलब है, काउंटिंग से। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक एक को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स एंड वाई की काउंटिंग अगर हम करेंगे तो 6 यहाँ पे आए हैं, 6 यहाँ पर आए हैं, इट इज 6 + 6। द करेक्ट आंसर इज कमिंग एज 12। तो 12 यहाँ पर आपके पास सी ऑप्शन में है, हम मार्क करेंगे सी एज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये बहुत कॉमन फंडा है, बहुत अप्रोचेबल नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको जनरल मैथ्स में मिलेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, ज़रूर आप सीखें। हाउ मेनी ऑर्डर ट्रिपलेट एक्स वाई जेड फॉर पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग। एलसीएम लिया है एक्स एंड वाई का 72, एलसीएम लिया है एक्स एंड जेड का 600 एंड एलसीएम लिया है वाई एंड जेड का 900। ठीक है, ये जो नंबर्स हमारे पास लिखे हुए हैं 72, अगर हम देखें तो इसके फैक्टर्स आपके पास 2 एंड 3 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ 2 3 एंड 5 का कॉम्बिनेशन दिखता है, और इसमें भी 2 3 एंड 5 का नंबर्स का कॉम्बिनेशन दिखता है। तो जो एक्स वाई जेड हैं उसको हम प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंगली ब्रेक कर लेते हैं। लेट्स से इट इज 2 पावर p 3 पावर q एंड आप चाहो तो इनको 3 एंड 5, ये p1 है, q1 है, r1 है। y भी हमने इसी अकॉर्डिंग बना दिए, p2 है, q2 है, r2 है। और z भी हमने बनाया, p3 है, q3 है,
R3 है। x की वैल्यूज लिखी है हमने 2, 3, 5, P1 Q1 R1, P2 Q2 R2, P3 Q3 R3। अब जो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अब हम कंडीशंस बनाते हैं। एलसीएम निकाला जाता है x एंड y का, तो वो 72 आता है। 72 को आप थोड़ा पहचानिए, 9 × 8 आता है, यानी ये 2 पावर 3 बनेगा और 3 का पावर स्क्वायर बनता है। तो जब हम एलसीएम लेने जाएंगे आप समझिए, यानी आप 2 पावर P1, 3 पावर Q1 एंड 5 पावर R1 कॉमा y है 2 पावर P2, 3 पावर Q2 एंड 5 पावर R2 की बात करने वाले हैं, और ये आना चाहिए। क्या रिजल्ट आपको दिखते हैं? मतलब 5 की पावर कुछ नहीं रही होगी, तभी तो एलसीएम कुछ नहीं आया आपके पास, वरना अगर एक भी जगह 5 प्रेजेंट होता तो एलसीएम में 5 आ जाता। एलसीएम होता लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो अगर एक भी जगह 5 प्रेजेंट रहा होता तो फिर 5 एलसीएम का पार्ट बन जाता। तो अभी हमारे पास ये पता चल गया कि R1 और R2 दोनों का वैल्यू 0 है। यहाँ देखिए P1 P2 में बड़ा कौन है? 3 आ रहा है। इसका मतलब ये निकल के आया कि मैक्सिमम अगर मैं निकालूं P1 एंड P2 का तो वो 3 आएगा। दोनों में जो ज़्यादा पावर होगी वो यहाँ आ जाती है। और दूसरा रिजल्ट मुझे दिखता है Q का, वो भी बात करते हैं Q1 Q2 की, कि Q1 एंड Q2 ये 2 आना चाहिए। ये कंक्लूजन हमारे पास फर्स्ट वाले एलसीएम से बना सकते हैं कि Q1 Q2 में जो बड़ी पावर है, एलसीएम यही तो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, Q1 Q2 में जो बड़ी पावर है वो 2 है, P1 P2 में जो ग्रेटेस्ट पावर है, इन दोनों का जो मैक्सिमम है दैट इज 3। ये हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। आगे हम पहुंचे, फिर से एलसीएम निकाला गया y एंड z का, जो हमारे पास लिखा गया है y एंड z कहाँ है? लास्ट में है 900, या सेकेंड वाला ही काम में ले लेते हैं x एंड z। सेकेंड वाला है आपके पास से x एंड z। तो जितना अच्छे से हम एलसीएम समझते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उतना बेटर ये आपके पास से बन जाएगा। 600 होता है 2 × 3, और ये 100 है आपके पास है, जो 25 4 बन जाएगा 100। तो यहाँ पर मैं एलसीएम लेना चाहूँगा 2, 3, 5, P1 Q1 R1, और Z क्या है आपके पास से? P3 Q3 R3। ये आना चाहिए 2 पावर 3, 3 पावर 1 एंड 5 पावर 2। ये डेटा है। अब हमें एक बात तो पता है कि R1 0 है, तो फिर इसको बार बार घसीटने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ये 0 आ रहा है, दिस इज 0। एक कंफर्म हो गया, वो 0 लिख दिया। अब आप देखिए P का ग्रेटेस्ट 3 आपको दिख रहा है, तो यानी इन दोनों में अगर मैक्सिमम में लिखूं P1 और P3 में तो वो 3 आता है। और वहीं अगर मैं मैक्सिमम लिखता हूं किसका? Q1 एंड Q3 का, वो 1 आना चाहिए। 0 एंड R3 R² लिखा है, कन्फर्म है R3 की वैल्यू 2 है, क्योंकि यहाँ तो 0 था R1, तो यहाँ स्क्वायर रहा होगा तभी स्क्वायर बनेगा। 3 पावर 1 आया है, तो Q1 और Q3 का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और P1 और P3 का मैक्सिमम वैल्यू 3 है। एक रिजल्ट हमारे पास ये भी आ रहा है। अब हम चलते हैं लास्ट कंडीशन की तरफ, जो है हमें निकालना एलसीएम ऑफ y एंड z। वो हमें दिया हुआ है 900 है। 900 होता है 3 स्क्वायर, यहाँ से आपके पास 2 का स्क्वायर बनेगा 25 है, 3 का स्क्वायर 9 है, और 5 का भी स्क्वायर है, तीनों के स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है, 25 और 9 आपके पास यहाँ से 25 एंड 4 100 900। अब यहाँ पे आप देखिए एलसीएम, यहाँ है 2 पावर P2, 3 पावर Q2 और 5 पावर R2 तो 0 है, कॉमा लेंगे 2 पावर P3, 3 पावर Q3 एंड 5 पावर R3। ये आपके पास से आने चाहिए। एलसीएम कितना है? ये डेटा है। फिर से आप देख सकते हैं कि R3 तो कंफर्म है, R3 तो 2 ही होगा, क्योंकि यहाँ 0 है। अब यहाँ P2 P3 का मैक्सिमम आप देखिए कितना बन रहा है। P2 P3 2 आता है, वहीं आप Q2 Q3 का भी मैक्सिमम बना लीजिए। Q2 Q3 का मैक्सिमम 3 की वैल्यूज 2 बनती है।
बस अब यहाँ पर सिर्फ एक ही डिस्कशन है, P1 P2 के कितने कॉम्बिनेशन हैं, Q2 Q3 के कितने कॉम्बिनेशन है, और R1 R2 R3 इनके कितने कॉम्बिनेशन है, बस यही हमें मेजरली देखना है। तो सबसे पहले हम P1 P2 का डिस्कशन खत्म करते हैं। आ जाइए, मैक्सिमम ऑफ P1 P3 P1 P2 ये तीन चाहिए, एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहां वाला भी लाइए, P1 P3 दिस इज कमिंग एज 3, और आपके पास एक और डेटा है P2 P3, ये आता है 2। क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो आपको दिखता है, नजर आता है, सोच के बताइएगा। देखो P2 P3 की मैक्सिमम पावर 2 हो सकती है, क्योंकि अगर इन दोनों में कोई भी एक नंबर 3 रहा होता तो फिर मैक्सिमम 3 आ जाता। करेक्ट बात है, पर हमें दिख रहा है कि P2 P3 का मैक्सिमम भी 2 ही है, तो इसका मतलब यहां 3 आया है, तो इसको डिसाइड करने वाला P1 रहा है कि P1 3 रहा होगा, तभी यहाँ वो P2 P3 का मैक्सिमम 2 है। तो दोनों में बड़ा अगर P1 3 हो गया तो फिर P2 P3 कुछ भी हो मैक्सिमम 3 ही आएगा, और यहाँ पर किसी एक को 2 भी होना पड़ेगा तभी मैक्सिमम 2 बनेगा। तो यहाँ अगर हम इसको कंक्लूड करें तो रिजल्ट निकलता है कि P1 तो 3 ही होगा, कंफर्म बात है। लेकिन P2 P3 में आप थोड़ा खेल सकते हैं कि इनका मैक्सिमम 2 रहे तो कोई एक नंबर आपका 2 रहेगा, दूसरा 0 भी हो सकता है, और ये भी सिचुएशन हो सकती है P2 P3 में, और 1 2 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है। क्या ये सब इसको सेटिस्फाई करते हैं, ये तीनों कंडीशंस को? बिल्कुल करते हैं। आप देखिए, P3 को 3 ले लो, अब P2 P3 को कुछ भी ले लो आप, 0 1 2 तक, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू 3 ही आएगी। P2 P3 में जब बात जाएगी तो आप किसी एक नंबर को 2 ले लीजिए, अब बाकी दूसरा नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो, मैक्सिमम हमेशा 2 निकल के आ जाएगा। सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ट्रिपलेट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर? P1 P2 और P3 के 5 कॉम्बिनेशंस मेरे पास बन रहे हैं। कितने कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं? 5 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं Q1 Q2 की, Q2 Q3 की, और Q3 Q1 की। जिन्होंने नंबर सिस्टम पहले पढ़ा हुआ है उनको तो इजी रहा होगा, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो थोड़ा सा पेशेंस बना के करिएगा, बन जाएगी बात जी। जो ओलंपियाड की तैयारी करते हैं वो सब चीज़ों को बना लेते हैं, या फिर जनरल मैथ्स की बातें चल रही है। तो देखिए Q1 Q2 अपने पास, Q1 Q2 का मैक्सिमम यहाँ पर 2 आता है। ये देखिए Q1 Q3 का मैक्सिमम 1 है, यहाँ Q2 Q3 का मैक्सिमम 2 है। अब आप यहाँ से कंक्लूजन कीजिए, रिजल्ट निकालिए यहाँ से कि क्या पॉसिबिलिटीज आपको नजर आती है। यहाँ पे देखिए आप, Q1 Q3 का मैक्सिमम 1 है, अच्छा तो यानी इनमें से कोई एक 1 है या दूसरा 0 बनेगा। यहाँ देखिए Q1 Q3 में डिसाइड हो गया कि इनमें से मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है, तो यहाँ से आपको रिजल्ट निकलता है कि Q1 Q3 तो एक से ज्यादा जा नहीं सकता, Q2 आपके पास से 2 आ चुका है, कंफर्म बात है, तभी एलसीएम 2 आ रहा है ऊपर। तो Q1 और Q3 की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये 1 से कम है या 1 के बराबर है, 1 से कम है 1 के बराबर है। अगर 2 आया है तो वो Q2 की वजह से आया। किसकी वजह से आया? Q2 की वजह से आया है। अब आप यहाँ पर Q1 और Q3 के क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो देख लीजिए। 1 0 हो सकता है, 1 तो होना ही पड़ेगा, दोनों का एक मैक्सिमम है। दूसरा 1 1 हो सकता है, तीसरा 0 1 हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी आपके पास 3 है। आप किसी को भी 2 ले लेंगे अगर इनमें से, तो मैक्सिमम 2 बन जाएगा। तो Q1 Q2 Q3 के हमारे पास यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। अब बारी आती है R3 की। R3 में ऐसा है कि हमारे पास R1 और R2 तो दोनों पहले ही 0 आ चुके हैं, R3 का सिर्फ एक डेटा आता है 2 है। तो आपके पास R1 R2 R3 का सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है। चाहते क्या है हम, कैसे कितने ऑर्डर ट्रिपलेट XYZ के बनाए जा सकते हैं आप बता दीजिए। XYZ के नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हैं? P1 P2 P3, P1 P2 P3 2 की पावर्स डिसाइड करते हैं। इसका एक कॉम्बिनेशन है जो R की पावर्स पर है, इसके 3 कॉम्बिनेशंस हैं।
तो एक्स वाई जेड अलग अलग P1 P2 P3 के लिए अलग अलग चेंज होंगे, तो टोटल आपके पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे 5 × 3 × 1, 15 कॉम्बिनेशन हमारे पास यहाँ से जनरेट हो जाएंगे। 15 कॉम्बिनेशन यहाँ से बनेंगे। सो वी आर गोइंग टू मार्क बी एज द फाइनल आंसर। बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है, प्रैक्टिस करते रहिए, ज़रूर सीखेंगे। अभी टेस्ट दूर है, जब आपका टेस्ट हो तब तक उनकी और प्रैक्टिस कीजिए। कई बार ये होता है कि सर रिसोर्स नहीं मिल रहा कि कहाँ जाकर तैयारी करें। यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी। एक यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सेट ए है 1 2 3 5 6 एंड सेट बी है 2 3 4 7 8 एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन द फॉलोइंग आर करेक्ट, ये हमसे पूछा गया है। ए यूनियन बी अगर हमें लेना है तो आप देखिए ए यूनियन बी, यहाँ पे आप नंबर्स देख लीजिए, 1 है 2 है 3 है आपके पास से, और यहाँ देखिएगा 1 2 3 आ चुका है, 4 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ है, ये 6 है, 7 यहाँ पर है और 8 भी यहाँ पर है। सो 1 से लेके 8 तक आता है, 1 से लेके 8 तक यहीं पर है। जी बिल्कुल सही है। ए यूनियन बी अपने पास से कितना निकल के आ रहा है, यूनिवर्सल सेट आ रहा है। वहीं अगर मैं आपसे ए कॉमन बी के बारे में पूछूं तो आप देखिएगा ए और बी के बीच में कॉमन क्या है। एक तो मुझे 2 नज़र आता है, दोनों जगह 2 है, 3 नहीं है, 3 भी है यहाँ पर, यहाँ भी 3 है, 4 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, 6 है, 5 और 6 दोनों यहाँ पर नहीं है। 2 और 3 अपने पास कॉमन है। अगर हम b माइनस ए बनाना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, b माइनस ए का मतलब है b में से दोनों के कॉमन पार्ट हटा दीजिए। दोनों के कॉमन पार्ट हटा देंगे तो आपके पास 2 और 3 हटने के बाद 4 7 और 8 आएगा। यहाँ 1 5 6 लिखा है, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन, ये गलत बात है। ए डैश हम निकालना चाहते हैं, उस बारे में बात कीजिए। ए डैश होता है कि यूनिवर्सल में से ए हटा दीजिए आप, ये जो यूनिवर्सल है इसमें से ए हटा दीजिए, 1 2 3 हटा दीजिए, आपके पास बचता है फिर 4, और फिर आपके पास से 5 और 6 भी हटा दीजिए, 4 7 8 आपके पास से बनेगा। तो अगर हम 1 2 3 एंड 5 6 हटा दें, 4 7 8 बनता है ए डैश, और ए डैश का यूनियन लेंगे हम बी के साथ। ये रहा बी, बी के साथ आप यूनियन ले लीजिए, ये ए डैश है, ये बी है, तो आपके पास यहाँ से बनेगा 2 3 4 7 8। तो 2 3 4 7 8, 4 7 8 ऑलरेडी यहाँ पर है, 4 7 8 यहाँ पर ऑलरेडी है, इसका यूनियन लोगे तो आपके पास से सेम ही बन जाएगा, विच इज़ अ बी। जो 4 3 4 7 8 आपके पास 2 3 4 7 8 आपके पास से सी ऑप्शन करेक्ट आ गया, जो कि वापस से क्या बन चुका है, बी। आगे चलते हैं, ए माइनस बी आपको निकालना है, ये निकाला हमने ए माइनस बी। मतलब बताइए ए माइनस बी का, ए के अंदर से जो दोनों के कॉमन है वो हटा दीजिए। 2 और 3 कॉमन है, हटा देंगे तो आपके पास से 1 5 और 6 बचता है। अब हमें a माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से हम a माइनस बी हटाना चाहते हैं। डैश लिखा है तो ये यूनिवर्सल सेट में से 1 5 6 आप हटा दीजिए। तो 1 5 6 हटाने के बाद बचेगा 2 3 4 7 और 8। 1 5 6 हट जाएगा, 1 5 6 2 3 4 7 8 आपके पास बचेगा, और वही प्रिसाइजली यहाँ पर लिखा गया है 2 3 4 7 8 डी। तो करेक्ट आंसर्स हमारे पास यहाँ से बनेंगे ए सी डी, जिनको हम मार्क कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़े से कॉन्शियसली ट्राई कीजिएगा, बात बनेगी। सोच सोच के करना है। ए माइनस बी डैश क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना, क्योंकि एक भी अगर जगह गलती की तो फिर हम आंसर तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, कीप लर्निंग। ए सेट गिवन है 1 2 3 4 है, बी सेट गिवन है 3 4 5 6 है, सी सेट गिवन है 5 6 7 8 है, डी सेट भी गिवन है 7 8 9 10 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू, ये हमें निकाल के बताने हैं। ए यूनियन सी हम लेना चाहते हैं, आप बताइए ए यूनियन सी। तो ए वाले सेट को देखिए, सी वाले सेट को देखिए, तो यहाँ से 1 2 3 4 और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 6 7 8 ये सेट बनेगा आपके पास 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 8 तक, दिस इज ट्रू। ए सेट ट्रू आ गया है। बात करते हैं बी की, वहाँ लिखा गया है बी यूनियन डी।
ये रहा B 3 4 5 6 और D है 7 8 9 10। तो यहाँ से सेट बनाएंगे यूनियन 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बनेगा। चेक करिए 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10, तो ये वाला बात भी करेक्ट है। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पूछा है A यूनियन B यूनियन D, ये बनाइए C ऑप्शन। A यूनियन B बना लो पहले A यूनियन B। A और B को क्लब करके लिखिए 1 2 3 4। 3 4 कॉमन है जो यहाँ भी आ चुका है, नो प्रॉब्लम। 5 6 बचा है, तो 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बात बन जाएगी। अब A यूनियन B यूनियन D आपको लिखना है, तो इस सेट के अंदर D के एलिमेंट जो है 7 8 9 10 इसके अंदर ऐड कर दीजिए। तो आपके पास है नंबर्स 1 2 3 4 5 6, ये तो पूरा है A यूनियन B। अब इसके अंदर आपको D ऐड करना है जो अलग नंबर्स हैं 7 8 9 10। 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स आएंगे, ये बिल्कुल यही लिखे गए हैं। C इज ऑल्सो है करेक्ट आंसर। आगे पहुंचते हैं। यहाँ पे आप डेटा देखिए क्या लिखा है, B यूनियन C यूनियन D लिखा हुआ है। हमने B यूनियन D निकाला हुआ है, ये देखिए। तो इसी नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, B यूनियन D यूनियन C भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास निकला हुआ है, ये रहा B यूनियन D। अब इसमें मुझे क्या करना है, C ऐड करना है। तो ये नंबर आपके पास C वाले एलिमेंट कौन से हैं, 5 6 7 8 आप इसमें लिख दीजिए। तो आपको दिखेगा 5 6 7 8 ऑलरेडी इसके अंदर हैं, तो यही आपके पास वापस से सेट बन जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये सेम नंबर आपके पास से फिर से आ गए हैं। ये वाला ऑप्शन भी अपने पास से करेक्ट है। सो फाइनल आंसर्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं A B C D। आई होप इस सवाल ने आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया होगा और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बना पाए होंगे। जब यूनियन या कॉमन दोनों जगह हो तो आप ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसको एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, सो A B C D आर द करेक्ट ऑप्शंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट, ये हमें मार्क करके देखने हैं। तो देखिए यहाँ पे A ऑप्शन में क्या लिखा गया है, 2 and 10 में से 2 and 10 हटा दिया गया है। तो पहला वाला है, यहाँ 2 आता है, यहाँ 10 आता है। क्लोज इंटरवल्स का मतलब है कि ये दोनों डार्क सर्कल्स हैं, फुल सर्कल्स हैं। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये 2 से 10 लिखा है तो आपके पास से 2 और 10 दोनों इंक्लूडेड है। माइनस हो गया है क्या, जब 2 और 10 नहीं आएगा तो फिर क्या बन जाएगा, आपके पास से ओपन इंटरवल बन जाएगा, जिसका मतलब है कि x की वैल्यू 2 से लेके 10 के बीच में रहेगा। इक्वलिटी हट जाएगी। A इज करेक्ट। आगे चलते हैं। अब देखिए 3 और 5 क्लोज इंटरवल है, 5 हटा दिया है, तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए, आप B का सोचिए। अगर हमारे पास 3 और 5 दोनों इंक्लूडेड हैं और 5 हमने हटा दिया है तो 3 पर तो क्लोज रहेगा, 5 पर ये ओपन बनेगा। तो 5 वाला बाउंड्री हटाया तो 5 पर ओपन बनेगा, 3 पर तो क्लोज तब भी रहेगा। ये स्टेटमेंट कुछ और लिखा है, दिस इज अ रॉन्ग वन। यहीं पर है, चलो D को भी बना लेते हैं। यहाँ है -2 और 15 है, बोला गया है कि आप 2 से लेके 15 इसमें से हटा दीजिए। नंबर लाइन देखिए आप, ये -2 आता है, ये 15 आता है, यहाँ 2 आता है, दोनों जगह क्लोज है, फुल सर्कल दोनों जगह। यहाँ देखिएगा ये ओपन है और यहाँ पर आपके पास से फुल सर्कल है। ये इसमें से हटाना चाहते हैं हम, तो जब इसमें से ये हटेगा तो आप मुझे बताइए फिर क्या बचेगा। ये वाला टुकड़ा बचेगा -2 से लेके 2 के बीच में। अब देखिएगा यहाँ पर जो रिमूव किया जा रहा है वो ओपन है, इसका मतलब 2 की वैल्यू सस्टेन करेगी, क्लोज रहेगा यहाँ पर। -2 से 2, D इज करेक्ट। D इज करेक्ट आंसर। आगे आते हैं C पर। C को देखिए, -3 से 5 क्लोज है और -3 हमने यहाँ से हटा दिया है। -3 इसमें था ही नहीं, पहले भी नहीं था। ओपन इंटरवल है -3 पर, -3 इसमें ऑलरेडी नहीं था। आपके पास जो बचा हुआ है वो सेम ही रहेगा जो -3 से 5 के बीच में है। -3 इसके अंदर ऑलरेडी नहीं था, यहाँ +3 कर दिया है। दिस इज सम रैंडम डेटा, गलत है। तो आपके पास से करेक्ट आंसर्स यहाँ पे हम मार्क करेंगे AD। नंबर लाइन पर इंटरवल्स में इन सारे ऑपरेशंस को हमें हैंडल करना अच्छे से आना चाहिए, वरना आगे जब हम मैथमेटिक्स में बढ़ते जाएंगे
और अगर ये बेसिक्स हमारे कवर नहीं है तो फिर हम आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपको इस टाइप के बताए जा रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ कि इंटरवल्स में से कैसे डेटा उसको फाइनली आंसर तक कंक्लूड किया जाता है, यूनियन लिया जाए, कॉमन लिया जाए, माइनस किया जाए, ये समझने की बातें हैं। ओपन इंटरवल का क्या मतलब है, क्लोज का क्या मतलब है, कुछ करली ब्रैकेट माइनस किए हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है। सो कीप प्रैक्टिसिंग। A is a subset of B, then which one of the following option is not correct, ये हमसे पूछे गए हैं। देखिए A हमें गिवन है इज अ सबसेट ऑफ B, ऐसा हम चाहते हैं। तो इनमें से कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमारे पास सही होने चाहिए। इसका मतलब वेन डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखें तो ये B है और ये B के अंदर आपके पास कहीं से A आता है, A B का सबसेट है, ये कहानी चल रही है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं सिक्वेंशियली और क्या बात बनती है उस बारे में बात करते हैं। यहाँ A डैश और B डैश की भी बात करने वाले हैं हम। तो अब देखिएगा ये तो आपके पास से गिवन था, दिस इज गिवन। अगर हम यहाँ पर A डैश निकालें और B डैश की बात करें तो वो आप समझिएगा, B डैश का मतलब ये हुआ कि आप यूनिवर्सल सेट में से B हटा दीजिए, इसके बाहर वाला, और जो A डैश होगा वो यूनिवर्सल में से A हटा दीजिए। ये B है और ये है आपके पास से A, मतलब समझिएगा A डैश बनेगा ये पूरा रीजन आएगा। वहीं अगर मैं B डैश की बात करूंगा, B डैश ऐसा होगा, यहाँ A है यहाँ B है, B डैश इसके बाहर का रीजन आएगा। अब आप खुद देख सकते हैं ये जो लिखा गया है A डैश U माइनस है, इसमें सिर्फ ये सर्कल जो A है इसके बाहर का रीजन है और इसके अंदर इस B वाले सर्कल के बाहर का रीजन है। तो क्लियरली दिख रहा है कि A डैश इज नॉट अ सबसेट ऑफ B डैश, दिस इज रॉन्ग। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि B डैश इज सबसेट ऑफ A डैश, ये बात हम कह सकते हैं कि ये जो सेक्शन आ रहा है ये इसके अंदर भी आ रहा है। तो B डैश जो है वो A डैश का सबसेट हो सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारे पास से गलत है। उल्टा अगर होता तो बात ठीक था कि B डैश इज अ सबसेट ऑफ A डैश, ये बात हम लिख सकते थे। तो B डैश इज अ सबसेट ऑफ A डैश, ये बात हम लिख सकते हैं, दिस इज ट्रू। बी ऑप्शन आपके पास से ट्रू बन जाएगा। आगे देखिए A और B डैश का कॉमन आपको निकालना है। B डैश आपने निकाला, दिस इज B डैश। अब B डैश का अगर आप A के साथ कॉमन लेंगे, A कौन सा है, A इसके अंदर एक छोटा सर्कल, तो आप मुझे बताइए क्या कॉमन आया। ये B डैश है जो B के बाहर गया और एक A है, A इसके अंदर का है, इन दोनों के बीच में कॉमन फाई आ जाएगा, कंफर्म बात है। B डैश B के बाहर का है, A यहाँ पर है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, ये बाहर बाहर का रीजन, ये अंदर अंदर का कॉमन इज गोइंग टू बी फाई, दिस इज ट्रू। A डैश और B के बीच में क्या कॉमन है वो आप देखिएगा, दिस इज A डैश, ये बना रखा हमने A डैश, और इसको किसके साथ कॉमन लेंगे, B के साथ। तो इस छोटे वाले सर्कल के बाहर का रीजन आने वाला है, B के साथ में कॉमन लूंगा तो ये सेक्शन बन जाएगा आपके पास से। अगर आप थोड़ा ध्यान से देख पा रहे हैं, ये अगर A है तो ये सेक्शन बनता है, ये B है तो ये सेक्शन बनेगा। A डैश यानी A के बाहर का रीजन जो B के साथ कॉमन है, तो दोनों के बीच का जो सेगमेंट है वो पूरा आ जाएगा, एंड विच इज नॉट फाई। तो दिस इज रॉन्ग। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस आ रहे हैं B एंड C। B एंड C को मार्क करेंगे। वेन डायग्राम की उपयोगिता है, कैसे इन सबको हम सॉल्व करके देख सकते हैं। बढ़िया सवाल। Which one of the following intervals are subset of 2 and 3? नीचे आपको इंटरवल्स लिखे हुए हैं, पूछा जा रहा है कि सबसेट है क्या नहीं 2 से 3 के बीच में। जी पहला वाला आप देखिए क्या पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन A, 0 से लेके हम 2.3 तक जाएंगे, यूनियन लेंगे, 2.3 से लेके 3 पर क्लोज इंटरवल, कॉमन लेंगे 0 से 2.3 तक। तो देखिए 0 से 2.3 इंक्लूडेड है, फिर 2.3 से 3 जाना है, तो एक्चुअल में फिर आप 0 से 2.3 फिर 2.3 से 3 जाना चाहते हैं, आप 0 से 3 चले जाइए, नो प्रॉब्लम। और यहाँ है आपके पास है 0 से 2.3, क्या डेटा बनेगा
वही बन जाएगा 0 से 2.3, ये नंबर बनेगा। क्या ये 2 से 3 के बीच में लाई करता है? नहीं, ये तो 0 से 2.3 है, ये इसके बीच में लाई नहीं करता है। सो ए इज रॉन्ग ऑप्शन। आते हैं बी के पास। 2 से 2.5 जाना है, 2.5 को इंक्लूड करते हुए 2.5 से 4 जाना है, तो ये जो डेटा हमारे पास लिखा गया है ये 2 से लेके 4 पर क्लोज आ जाएगा। इस डेटा को हम ये लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, 2 से 2.5 क्लोज, 2.5 इंक्लूडेड है, फिर 2.5 से 4 जाएंगे, यानी 2 से 4 चल जा चुके हैं, 2 ओपन है, 4 क्लोज है, और इसके अंदर से माइनस होने वाला है 0 से 2.3। तो आप नंबर लाइन पे बनाइए, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2 पर ओपन है, 4 पर क्लोज है। हम क्या हटाने वाले हैं वो भी आप देख लीजिए, यहाँ 0 है, यहाँ 2.3 है, ये रीजन इसमें से हटेगा, दोनों जगह ओपन है, और ये रीजन अगर इसमें से हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा वो आप देखिए, ये रीजन बचेगा जो आपके पास आएगा 2.3 से लेके 4 तक, 2.3 से लेके 4 तक आपके पास आएगा। क्या 2.3 से 4 इसका सबसेट बनेगा? नहीं। क्या ये इसका सबसेट है? नो, दिस इज अगेन फॉल्स। 4 तक जा रहा है, हमें तो परमिशन सिर्फ 3 तक जाने की है, वो भी इसका आंसर नहीं बनने वाला। आगे पहुंचते हैं सी ऑप्शन के लिए, देखिएगा आगे क्या पूछा है। 2.2 से 2.5 और 2.5 से 4 जाना है, तो 2 से 4 आप जा चुके हैं, क्लोज इंटरवल आपको कॉमन लेना है, 0 से लेके 3 तक बना दीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3 है, ये दोनों जगह ओपन है, और यहाँ ओपन है, 4 पर क्लोज है। क्योंकि कॉमन है बीच में तो हमें कॉमन लेना होगा, तो दोनों साथ साथ कब हैं? तो दोनों साथ साथ आप जब लेने जाएंगे तो 2 से 3 आपके पास से ओपन बनेगा, यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन है, यहाँ क्लोज है, लेकिन कॉमन लेंगे तो ओपन बनेगा, और 2 से 3 है आपके पास, और इंटरवल जिसका सबसेट की बात की जा रही है वो क्लोज है। यस, 2 से 3 का सेगमेंट 2 से 3 का सबसेट होगा, ये वाली बात ट्रू है, दिस इज ट्रू। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें 2 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ 2 और 3 और बीच की वैल्यूज भी हैं। यस, इट इज अ सबसेट ऑफ दिस। वी आर गोइंग टू मार्क सी एज द करेक्ट आंसर। ए गलत है, बी गलत है। अब चलते हैं डी के पास। 0 से हम गए 2.3, 0 से आप जा रहे हैं 2.3, यूनियन आपको लेना है 2.2 से 3, ये पूछा जा रहा है। तो 2.3 तक आप जा चुके हैं और फिर 2.2 से 3 जा रहे हैं, यूनियन हम लेने वाले हैं, तो ये तो 0 से लेके 3 बन जाएगा क्लोज तक, नो प्रॉब्लम। 2.3 तक जा चुके हैं और 2.2 इसका पहले है, तो आप अगर इसको नंबर लाइन पे भी बनाकर देखेंगे तो ये 0 है, यहाँ 2.3 है, यहाँ 2.2 होता है, यहाँ 3 है, ये ओपन और ये यहाँ पर फुल सर्कल, डार्क सर्कल, 2.2 ओपन और यहाँ पर फिर से डार्क सर्कल। तो यूनियन लेना है, दोनों को एक साथ बनाते हुए चलना है। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्ट चले जाओ, कोई भी वैल्यू ड्रॉप नहीं हुई है, 0 से 3 आ गया है। अब हमें इसमें क्या करना है, कुछ वैल्यूज हटानी है। अब क्वेश्चन ये है कि आप 0 से 3 में से कुछ वैल्यूज हटा दीजिए। 0 से 2.3 कितना, 0 से 2.3, तो 0 से 2.3 अगर आप हटाएंगे तो आप हटाइए, इसमें नंबर लाइन बनाइए। ये 0 है, यहाँ 3 है, ये ओपन है, यहाँ पर फुल सर्कल है, ये 0 है, यहाँ पर आपके पास से 2.3 आता है, ये डेटा आपने बनाया 0 से 2.3। आपको ये सेगमेंट इसमें से हटाना है, तो हटा दीजिए। क्या डेटा बनेगा आप बताइएगा। आपके पास 2.3 वाली वैल्यू इंक्लूडेड होगी और आप ऐसा 3 तक इसके अंदर जा सकते हैं। सो 2.3 इंक्लूडिंग और उसके बाद 3 तक आप जा सकते हैं, और ये बिल्कुल 2 से 3 के बीच का सबसेट होगा। ये पूरी लाइन इंटरवल 2 से 3 के बीच में आ जाती है, 2.3 से 3, 2 से 3 के बीच में ही लाई करता है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये भी अपने पास से करेक्ट है। सो फाइनल आंसर हम गोइंग टू मार्क इट हियर एज एन सी डी एज द फाइनल आंसर। सी डी को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट हमसे पूछा गया है।
देखिए यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि ए को इंक्लूड करना है और बी को एक्सक्लूड करना है। यहाँ अगर ए है और अगर ये बी है तो क्लोज ब्रैकेट है तो डार्क सर्कल रहेगा और ये ओपन रहेगा। तो इसका मतलब है इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए एंड एक्सक्लूडिंग बी। करेक्ट, दिस इज ट्रू। ये वाली बात सही है, इंक्लूडिंग ए को इंक्लूड करना है और बी को एक्सक्लूड करना है। आइए बी की बात करते हैं। अब बी में क्या हुआ, ए पर ओपन है, बी पर क्लोज है। तो इसके लिए अगर हम बनाएं, यहां ओपन है, यहां क्लोज है, तो ए एक्सक्लूड होगा, बी इंक्लूड होगा। तो एक्सक्लूडिंग ए एंड इंक्लूडिंग बी, करेक्ट, ये दोनों करेक्ट हो चुके। सी की बात हम यहीं पर बना लेते हैं। ये देखिए ये ओपन इंटरवल है, जहाँ पर ये शायद हम बना ही चुके हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट यही है, इंक्लूडिंग बी एंड एक्सक्लूडिंग ए, दिस इंटरवल ना, इसमें ए इंक्लूड होता है, बी एक्सक्लूड होता है। तो ये सी इज द रॉन्ग ऑप्शन। दिस इज द सिंबलाइजेशन ऑफ दिस एंड दिस इज द सिंबलाइजेशन, इसको रिप्रेजेंटेशन ये कह सकते हैं। डी ऑप्शन में ए और बी पर क्लोज है, तो आप देख सकते हैं कि बी इंक्लूडेड है, या इंक्लूडिंग ए बोला है, एक्सक्लूडिंग बी बोला है। ये वाला ऑप्शन भी गलत है। तो क्या देख पा रहे हैं, फाइनल आंसर हमारे पास से ए बी आता है। जिस पर बॉक्स बना है वो वैल्यू इंक्लूड होती है, जिस पर ओपन बना है तो वो वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है। तो चार में से दो ऑप्शन एक ही के ऊपर डिपेंडेंट है, बॉक्स ऑफ ए टू ओपन इंटरवल बी, और दो ऑप्शन है ओपन इंटरवल ए से लेके क्लोज इंटरवल बी। जब बॉक्स है वो वैल्यू इंक्लूडेड है, जब ओपन है वो वैल्यू एक्सक्लूडेड है। इसी के ऊपर बेस्ड है सिंपल क्वेश्चंस। फ्रॉम एडजॉइनिंग वेन डायग्राम फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट, ये हमसे पूछा गया है। एक वेन डायग्राम गिवन है जिसमें सेट ए है, एक यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। और ये सेट ए है, ये बी है, 2 4 1 3 0 8 5 6 7 9 ऐसे नंबर्स लिखे गए हैं, एलिमेंट्स बता रखे हैं। ए डैश का मतलब क्या, जो ए के बाहर के एलिमेंट है। तो ए के अंदर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 4 3 0 8। तो इसके आउटसाइड नंबर कौन से हैं, 1 5 6 7 9, 1 5 6 7 9, ए इज करेक्ट। बी डैश देखिए, यानी बी के बाहर के, ये रहा बी, इसके बाहर के एलिमेंट कौन से, 1 2 4 7 9, 1 2 4 7 9, बी डैश भी करेक्ट है। ए और बी का कॉमन कौन सा है वो आप देख लीजिए। ए और बी में कॉमन आपके पास से 308 आता है, यानी 0 है, 3 है और 8 आता है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास लिखा गया है जिसमें सभी नंबर्स आएंगे, वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आप अगर ए कॉमन बी का डैश निकालना चाहते हैं, वो यूनिवर्सल सेट में से आपको इसको हटाना होगा। आप देख लीजिए 308 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्या क्या बचेंगे वो आप देख लीजिए। 308 यानी 1 एंड 2, 3 आएगा हट जाएगा, 4 5 6 7 एंड 9। तो सिंपल सा फंडा डायरेक्ट डायग्राम से करना है, इसको हाइड कर दीजिए। तो आपके पास आएंगे 1 2 4 1 2 4 5 6 7 9, 5 6 7 9, करेक्ट, यही बात है। ए माइनस बी का डैश पूछा गया है, वो बताइए। ए माइनस बी ये सेक्शन होता है, दिस इज ए माइनस बी, दिस इज ए माइनस बी। अब इस पर डैश है, यानी इनको छोड़कर बाकी एलिमेंट लिख दीजिए, तो आएगा उसके अंदर सबसे पहले ए माइनस बी का अगर आपने डैश लिखा तो आपके पास एलिमेंट में सबसे पहले आएगा 0 1 3 5 6 7 8 एंड 9, ये नंबर्स आएंगे आपके पास। ये आपके पास ए माइनस बी के डैश की वैल्यू होगी, और ये नंबर हमें यहाँ पर नहीं लिखा गया है, दिस इज इट इज रॉन्ग। तो ए माइनस बी, ए में से बी का कॉमन पार्ट हटा दिया, यानी 2 और 4 हट जाएंगे। यहाँ 2 और 4 लिखे हुए, ये हो ही नहीं सकता। तो 2 और 4 हटने के बाद बाकी सारे नंबर्स, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर ए बी एंड सी। तो मार्क करेंगे यहाँ से ए बी सी, वेन डायग्राम को हमने डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व किया। गुड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन आर ट्रू, ये हमसे पूछा गया है।
अब देखिए ए यूनियन ए डैश, यूनियन बनेगा, ये बात पूछी जा रही है। ए यूनियन ए डैश अगर हम देखें, ए डैश क्या होता है, ये ए है, ए डैश इसके बाहर का सेगमेंट है, ये बाहर वाला पोर्शन है, दिस इज ए डैश। और ए जो होता है वो आप जानते हैं कि वो ए है, यहां पर है, दिस इज ए। अगर आपने इन दोनों को ऐड किया तो देखिए इस सर्कल के बाहर का रीजन और सर्कल इसमें ऐड हो जाएगा, तो फिर हमारे पास कंप्लीट यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ए इज ट्रू। ए अगर बी का सबसेट है, बात समझिएगा, ए जो है वो बी का सबसेट है, दिस इज ए, दिस इज बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो आप देख लीजिए, अगर मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो मेरे पास ये सारा ही सेगमेंट आ जाएगा विच इज बी, करेक्ट। अगर ए बी का सबसेट है, आराम से देखिएगा, ए अगर बी का सबसेट है तो फिर इन दोनों का कॉमन निकाला जाएगा तो वो आपके पास से ए बन जाएगा। अगर ए कॉमन बी निकाला जाएगा तो ये सेगमेंट हमारे पास से बनेगा, दिस इज ए कॉमन बी एंड विच इज इक्वल टू ए। ये वाला स्टेटमेंट भी अपने पास ट्रू है। ए का 5 के साथ कॉमन लेंगे तो 5 ही आएगा, दिस इज ऑल्सो ट्रू। हमारे पास ऑप्शंस आने वाले हैं यहाँ पर ए बी सी डी। जनरल स्टेटमेंट से हमने इन सबको यहाँ पर बनाकर देखा। Which one of the following option is not true? ये हमसे पूछा जा रहा है। A is a subset of B and A is not equal to B, then A is called a proper subset of B. True. इम्प्रॉपर तब होता है जब दोनों सेट इक्वल होते हैं। इक्वल होने से मना कर दिया है, इसका मतलब फिर ये अगर A सबसेट ऑफ B लिखा है तो इसका मतलब फिर वो दोनों कैसे, वो कैसा सेट है, वो उसका प्रॉपर सबसेट है। A is a subset of B, B is called the superset. True. A is a subset of B लिख सकते हैं और इसको ये भी बोल सकते हैं B is a superset of A। तो ये जो पीछे वाला है ये सबसेट होता है और जिसके बाद कंपैरिजन हो रहा है B, ये सुपरसेट बनता है। ट्रू। 1 2 3 is not a proper subset of 1 2 3 4. This statement is wrong. ये एक प्रॉपर सबसेट होगा क्योंकि 1 2 3 4 है और हमने 1 2 3 लिया है। नॉट प्रॉपर तब होता जब दोनों इक्वल होते, तो दिस इज फॉल्स। आपके पास ये फॉल्स आएगा, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इट इज अ प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर तभी होता जब वो दोनों इक्वल आते हैं, ए एंड बी आर नॉट इक्वल। क्लियर देख सकते हैं। यही स्टेटमेंट यहां पर भी लिखा गया, ए और बी इक्वल अगर नहीं है तो ये प्रॉपर सबसेट बनेगा। ये दोनों इक्वल नहीं है इसलिए प्रॉपर बनेगा। यहां लिखा है नॉट प्रॉपर, इट इज रॉन्ग। ए हैज ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, तो इसका कार्डिनल नंबर 1 हो गया, देन इट इज कॉल्ड एट ए सिंगलटन सेट। यस, जिनके भी कार्डिनल नंबर 1 होते हैं या उसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है उन सबको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ये ट्रू है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है। फाइनल आंसर हमारे पास आता है ए बी डी। फाइनल आंसर हमारे पास आता है ए बी डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ए इज नॉट इक्वल टू बी? दोनों सेट इक्वल नहीं आने चाहिए। पहले वाले की बात करते हैं, ए सेट की बात करते हैं। देखिएगा x इज +2 इज इक्वल टू 3, आपके पास से x का वैल्यू 1 निकल के आता है। x इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेसर देन 2। नेचुरल नंबर 1 से 2 से 3 4 5 6 होते हैं, एक 2 से छोटा लिखेंगे तो 1 ही आएगा। इस वाले केस में हमारे पास a इक्वल टू बी आ गया है, ये नहीं है, ये गलत माना जाएगा क्योंकि हमें नॉट इक्वल वाले मार्क करने हैं। x इज ए नेचुरल नंबर सच दैट 3x - 1 इज, बी ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं। ये आपने लिखा, मेरे पास 3x आता है, यहाँ पर 3 आता है और x का वैल्यू लेस देन 1 आता है। बट हम जानते हैं x तो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 0 से चालू होते हैं, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, ये 1 से लेसर है, तो आपके पास से सेट ए के अंदर कुछ नहीं आएगा। सेट बी की बात करते हैं, x इज ए होल नंबर। अब हम सेट ए की बात हो गई, अब हम चलते हैं बी के पास। x है होल नंबर्स और आपके पास से 3x - 1 लेसर देन 2 लिखा गया है। यहां से x की वैल्यू लेस देन 1 आती है। और अगर ये होल नंबर है
तो आपके पास x का वैल्यू जो आता है वो 0 आता है। 0 परमिसिबल है, यहाँ पर अगर हम सेट B लिखेंगे उसके अंदर 0 रहेगा। तो क्लियर है ये फाई है और यहाँ पर 0 लिखा है। सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट B। B इज करेक्ट आंसर। गोइंग टूवर्ड्स C ऑप्शन, क्या लिखा है पढ़िए। x नेचुरल नंबर होगा इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 36। ओके, 36 के फैक्टर्स आप देख लीजिए क्या क्या है। 1, यही सब फैक्टर्स हैं 36 के। 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, ये सब प्राइम फैक्टर। इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से ये बताइए। अगर हम प्राइम की बात करें तो वो 2, 3 है आपके पास, बस 4, 6, 9, 12 नहीं होते हैं। तो सेट A के अंदर मेरे पास सिर्फ 2 और 3 रहेगा और B के अंदर इतने सारे एलिमेंट हैं, तो A और B दोनों बराबर नहीं है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत था। आते हैं D ऑप्शन पर, पढ़िएगा, क्योंकि सेट इक्वल नहीं चाहिए। x इंटीजर आए जब x² लेसर देन 4 है। फैक्टराइजेशन, -2 से 2 के बीच में आता है और हम बात कर रहे हैं कि x आपके पास से इंटीजर है। तो इंटीजर के डेटाज हम बना लेते हैं। -1 है, 0 है और 1 आता है आपके पास से। -1 है, 0 और 1 है, 3 एलिमेंट अपने पास से आएंगे। ये लिखा हुआ है सेट A। दिस इज द सेट A। सेट B की बात करते हैं। ये डेटा आपके पास लिखा गया है। x-1 है, x-2 है, इज इक्वल टू 0 है। आपके पास से 1 और 2 आता है। सेट B अगर आप बनाएंगे तो रियल नंबर्स में सॉल्यूशन आपके 1 और 2 आएंगे। वहाँ -1, 0 और 1 आ रहा है, यहाँ 1 और 2 आ रहा है। क्लियर है, सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट B। तो आपके पास से ये भी ऑप्शन सही काउंट होगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहे हैं BCD। BCD को हम यहाँ से आंसर मार्क कर देंगे। गुड क्वेश्चन टू सॉल्व, जहाँ पर हम नॉन इक्वल सबसेट्स की बात, नॉन इक्वल सेट्स की बात कर रहे थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ ए नल सेट। नल सेट बनना चाहिए, उसकी बात हो रही है। ऑड नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, बताइए क्या ये पॉसिबल है। ऑड नंबर होगा तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। हम चाहते हैं ऑड हो, 2 से डिविजिबल हो, ये तो बात ही नहीं बनी। इसके लिए ये तो बनता है 5। A इज ट्रू। C लिखा है x इज अ नेचुरल नंबर लेसर देन 5 हो, ग्रेटर देन 7 हो। ये कैसे पॉसिबल है, ये भी 5 ही आएगा। 5 से छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो, ये कैसे पॉसिबल है आ जाइए। B लिखा गया है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर से आपके पास से सेट बन जाएगा, 2 आएगा। दिस इज नॉट अ नल सेट, ये गलत हो गया है। तो B इज नॉट द नल सेट। Y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस हैं, इनके कॉमन पॉइंट्स ढूंढने हैं। पैरेलल लाइन से डिस्टिंक्ट हैं, ये नेवर इंटरसेक्ट करती हैं, इनका एक भी कॉमन पॉइंट नहीं बनेगा। ये रहेगा आपके पास से 5। तो 0 कॉमन पॉइंट्स बनेंगे। सो करेक्ट आंसर हम यहाँ पर मार्क कर देंगे ACD। तो एक एक ऑप्शन को ध्यान से सुनना है, सोचना है, फिर उसके बारे में कमेंट करना है, तो आपके पास ज़रूर आंसर्स आपको मिलेंगे। कंसिडर द फाई ABC। 3 सेट हमारे पास गिवन है। एक फाई है, एक सेट A है 1 और 3, एक सेट B है 1, 5, 9, एक सेट C है 1, 3, 5, 7, 9। और कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, ध्यान से पढ़ा कीजिए, कई बार यहाँ पर इनकरेक्ट भी लिखा रहता है। चलिए, सो फाई इज अ सबसेट ऑफ B। B में 1, 5, 9 है एंड फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ट्रू। नल सेट हमेशा हर सेट का सबसेट होता है, नो प्रॉब्लम। A B का सबसेट है यानी ये पूछा जा रहा है। A के अंदर 1 और 3 है, मुझे यहाँ 3 नज़र नहीं आ रहा है, नहीं है। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट भी सही है। 3 A को बिलोंग करता है और 3 B को बिलोंग नहीं करता है। A इज अ सबसेट ऑफ C। A इज अ सबसेट ऑफ C। 1, 3 है, 1, 3 यहाँ भी है, बिल्कुल सही है। 1 और 3 A को बिलोंग करते हैं और ये C को भी बिलोंग करता है। दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट।
B इज अ सबसेट ऑफ C। B में देखिए 159 है, 159 यहां भी लिखा गया है, 159 यहां भी है। B is a subset of C, correct, because each element of B 159 also an element of C, true. We are going to mark here as A, B, C, D. सारे statements यहाँ पर true है, कोई problem यहाँ पर नहीं है. So we are going to mark A, B, C, D as the final answer. Which one of the following options are correct? ये हमसे पूछा गया है, correct mark करने. Set Q of rational numbers is a subset of set R of real numbers. Then we can write Q is a subset of R. क्योंकि देखिए रियल नंबर्स के अंदर दोनों आते हैं, रैशनल भी आते हैं, इररेशनल भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू। सो रैशनल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, दिस इज ट्रू। A is a set of all divisors of 56 and B is a subset of all prime divisors of 56. अब देखिए सारे डिवाइजर्स हम लिखेंगे वो आएंगे किसके अंदर, सेट ए के अंदर, और सेट बी में कौन से लिखे जाएंगे, उसमें सिर्फ प्राइम डिवाइजर्स लिखे जाएंगे। तो वो तो बी तो फिर ए का सबसेट हो गया, क्योंकि सारे डिवाइजर्स तो प्राइम होते नहीं है। तो फिर यहाँ से क्लियर बात है कि बी किसका सबसेट रहेगा, ए का सबसेट रहेगा। क्लियर है। आप फिर भी अगर चाहें तो मैं बना के दिखा सकता हूँ। 56 के फैक्टर्स हम लिखने जा रहे हैं। तो 56 होता क्या है, 7 × 8 होता है, यहाँ है 2 पावर 3 × 7 पावर 1। तो इसके अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो जो सेट ए है मेरे पास उसमें रहेगा पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 7, फिर 8, फिर आपके पास है 14, फिर आपके पास है और कितना रहेगा 28, देन 56। ये सारे नंबर्स आपके पास से बनेंगे। और अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं तो प्राइम फैक्टर्स तो मेरे पास यहाँ पर 2 और 7 ही रहेगा, और कोई नहीं है। तो क्लियर दिखता है कि B इज ए सबसेट ऑफ A। B स्टेटमेंट इज ट्रू। A लिखा है 135 और B लिखा है आपके पास से x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेसर देन 6। एक ही हमने बात की, ये ऑप्शन कर रहे हैं हम C सॉल्व। यहाँ पर 1, 3 और 5 हमने लिखा है। अब बारी है B की, जो एक ऑड नंबर है लेस देन 6 है। लेस देन ऑड नंबर 6 से छोटा कौन सा होता है, नेचुरल नंबर, यही होते हैं 135। 6 से छोटे नंबर्स ऑड हैं जो 135 ही होंगे, और दोनों बराबर हैं। A अगर B का सबसेट है, B अगर C का सबसेट है, तो फिर A = B होगा। बिल्कुल सही बात है, दोनों इक्वल हैं, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट भी होंगे। C इज ट्रू। A, E, I, O, U, A, B, C, D, A is not a subset of B, करेक्ट, क्योंकि यहाँ E है, E मुझे यहाँ नहीं दिखता, और B भी A का सबसेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर B है, मुझे वहाँ B नहीं दिखता है। तो ना A B का सबसेट है, ना ही B यहाँ पर इसका सबसेट है। तो D इज ऑल्सो ट्रू। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे आंसर्स A, B, C, D। स्ट्रेट फॉरवर्ड, चारों ऑप्शंस यहाँ पर भी सही है, A, B, C, D। Which one of the following options are, ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट हमसे पूछा है, गलत कौन से है ये पूछा गया है। 2, 3, 4, 5, 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स तब बोला जाता है जब उनका कॉमन निकालने पर 5 आता है। तो अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, 2, 3, 4, 5 का कॉमन अगर हम निकालें 3 और 6, तो मेरे पास कॉमन निकल के आता है 3। सो दे आर नॉट डिसजॉइंट। क्या बोला है, डिसजॉइंट है, तो दिस इज अ रॉन्ग, गलत बात है। बी, A, E, I, O, U कॉमन लीजिए, A, B, C, D, मेरे पास है A कॉमन आता है दोनों जगह से, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दे आर नॉट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट तो वो है जब उनके अंदर कुछ भी कॉमन ना रहे। जैसे यहां देखिए आप 2, 6, 4, अगला जो नंबर है 2, 6, 10, 14 कॉमन लीजिए आप, 3, 7, 11 और 15। यहाँ सारे इवन हैं, यहाँ सारे ऑड हैं, कुछ कॉमन नहीं आएगा, 5 आएगा। आगे चलिए, 2, 6, 10 आपके पास लिखा गया है,
कॉमन आप लेंगे 3, 7 एंड 11 के साथ, ये भी 5 है, ये इवन है, ये ऑड है, ये दोनों आपके पास से डिसजॉइंट होंगे, ये दोनों आपके पास से डिसजॉइंट है। पर मुझे क्या मार्क करना है, ध्यान रखिए, इनकरेक्ट। तो ये भी सही है, ये वाला भी सही है। इनकरेक्ट कौन से हैं? इनकरेक्ट हमारे पास है ए बी ऑप्शन से। सो वी आर मार्किंग ए बी एज द फाइनल आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेट S1 लिखा गया है जो रियल नंबर से और 0 से लेके 10 के बीच में है। तो S1 आपके पास है 0 से 10 में ओपन इंटरवल बन जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, जहाँ पर x रियल नंबर है 0 से 10 के बीच में। इंटीजर्स नहीं बोले हैं। S2 बोला गया है कि यहाँ पर आपके पास से इंटीजर्स आएगा -10 से 10 के बीच में। तो ये -10, -9, -8 करेंगे, 0, 1, 2 से लेके 9 एंड 10 हमारे पास आता है। वही हमारे पास S3 भी लिखा हुआ है। ये Q यानी रैशनल नंबर्स को बिलोंग करता है जो 10 से लेके 15 के बीच में है। तो यहाँ पर आपके पास सभी P/Q वाले फॉर्म वाले नंबर्स बनेंगे S3 के अंदर। S3 एक रैशनल नंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ इंटीजर्स मत लिखिएगा। जैसे 10 से 15 है तो ये आपके पास से 10.1 भी एक रैशनल नंबर है, 10.2 भी एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर्स यहाँ पर आएंगे। अब जो हम जानना चाहते हैं उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। S2 और S3 में बात करते हैं। S2 में देखिए आप 10 तक जाएंगे और S3 जो है वो 10 से आगे स्टार्ट होता है पर रैशनल। तो यहाँ 10 से ग्रेटर है और ये 10 से कम है। 10 दोनों का कॉमन आता है और 10 रैशनल भी है। यहाँ आपके पास से सिर्फ 10 आएगा। S2 एंड S3 का कॉमन है 10। आगे बनते हैं S2 एंड S3 का कॉमन हमने ले लिया। S3 एंड S1 का कॉमन हम लेते हैं। S3 एंड S1 0 से 10 रहता है और ये 10 के आगे रहता है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला। दिस इज 5। जो हमें ए ऑप्शन के अंदर पूछा उसके बारे में बात करते हैं कि S2 कॉमन S3 यूनियन आपके पास है S3 कॉमन S1। तो आप देखिए फर्स्ट वाला डेटा इस 10 आता है, फिर इससे यूनियन एंड इट इज 5। 5 के साथ यूनियन लेंगे तो वापस से आपके पास से 10 ही आ जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ये हमारे पास से बात बनी। कार्डिनलिटी नंबर S1 कॉमन S2 अगर निकाला जाए तो वो 10 आता है। वापस से देखें S1 और S2 यहाँ ओपन है। S1 और S2 का कॉमन निकाल लेते हैं। इसमें सिर्फ 0 से 10 आते हैं नंबर्स, बीच वाले नंबर्स भी हैं और यहाँ आपके पास -10 से 10 है इंटीजर्स के बीच में। लेकिन इसके साथ अगर आप कॉमन लोगे तो आपके पास नंबर्स क्या बनेंगे? शुरुआत कहाँ से होगी? 0 के अगले नंबर से शुरू होगा, 1, 2, 3। लेकिन कब तक? ये 10 नहीं जा सकता, ये 9 पर आकर रुक जाएगा। तो अगर हम इसका कार्डिनल नंबर निकालेंगे तो वो हमारे पास से 9 आता है। दिस इज द सी ऑप्शन जो हमसे पूछा गया है। यहाँ 10 बोला है, ये बात गलत है, ये वाली बात गलत हमारे पास लिखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। और हमें क्या पूछा? डी ऑप्शन शायद हम बना सकते हैं। आपसे पूछा S1 S2 का कॉमन ले लीजिए। ये रहा S1 S2 का कॉमन, ये है। S2 S3 का कॉमन ये रहा, S2 S3 का कॉमन ये रहा। तो अगर मैं यहाँ पर, आप ही बताइएगा, डी ऑप्शन बनाने जा रहा हूँ। S1 कॉमन S2, फिर यूनियन लेना है मुझे। S2 कॉमन S3, S1 S2 का कॉमन है, यूनियन है S2 S3, S2 S3 S1 S2 का कॉमन, यूनियन लेना है हमें। अब आप देखिएगा, ये रहा S1 S2 का कॉमन, ये रहा 1 से लेके 9 तक, और S2 S3 का जो कॉमन है, S2 S3 का कॉमन है 10। तो जब इसके अंदर ये ऐड होगा तो आपके पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे 1, 2, 3 से लेके 9 एंड 10 तक आप पहुंच सकते हैं। 10 नंबर्स आपके पास आते हैं, 1 से लेके 9 और यहाँ 10 है। तो इसके अंदर कार्डिनल नंबर अगर हमसे किसी ने पूछ लिया इसका कि इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, तो आपके पास 10 नंबर्स आएंगे। ये लिखा कार्डिनलिटी इज 10, ये आपके पास से लिखा गया। आगे चलते हैं। अब आगे पूछा है एक बी ऑप्शन हमारे पास है, उसके लिए हम डिसाइड करते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। S2 माइनस S1 का क्या मतलब है, आइए समझिए। S2 माइनस S1, S2 में से वो नंबर्स हटा दीजिए जो 0 से लेके 10 के बीच में आते हैं। यानी S1 S2 का कॉमन कितना है आपके पास? S1 S2 का कॉमन ये रहा। S1 S2 का कॉमन 1 से 9 आता है।
करेक्ट। तो 1 से 9 अगर हम S1 S2 का कॉमन है तो आपको वो S2 में से हटाना होगा। S2 में से 1 से 9 हटा देंगे तो आपके पास से ये डेटा बनेगा S2 के हिसाब से -10 -9 -8 -2 -1 0, कॉमन 1 से 9 चला जाएगा और आपके पास से 10 बचेगा। दिस इज S2 - S1, जिसको हम इसी को हम लिखते हैं S2/S1। ये भी यही है, ये डेटा निकाला। आगे चलते हैं। S3 में से हमें ये डेटा बनाना है कि S3 में से S1 हटाया जाए। S1 0 से 10 है। S3 आपके पास कहाँ है वो देखिए, S3 ये रहा 10 से लेके 15। तो देखिए 10 से 15 है और ये 10 तक है। तो इनमें से क्या हुआ है कि S3 में से -S1 करना है, जो दोनों का कॉमन होगा S3 में से हटाएंगे। दोनों का कॉमन कुछ नहीं है। S3 और S1 का कॉमन 5 है। यहाँ रेशनल नंबर्स की बात होती है 10 से ज़्यादा, यहाँ 10 से कम रियल नंबर्स हैं, कुछ कॉमन नहीं है, 5 है। तो यहाँ से कुछ घटेगा भी नहीं, आपके पास फिर से S3 आ जाएगा। S3 आपके पास जो लिखा गया है वही आपके पास सेट बनेगा 10 से लेके 15 तक, और X आपके पास कैसा रहेगा, रेशनल नंबर्स की बात यहाँ पर की जाएगी जो 10 से लेके 15 तक रहेंगे। और अगर ये 10 से लेके 15 तक सभी रेशनल नंबर्स की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, क्लोज इंटरवल जिसमें X कैसा है, रेशनल है आपके पास। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों का कॉमन लेना है। तो ये 10 से 15 है, यहाँ 10 की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए क्या 5 आने वाला है। दोनों का कॉमन लेंगे तो मुझे 10 दिख रहा है। तो जो S2/S1 है इसका जब हम कॉमन लेंगे S3 दिस नंबर इसके साथ, नॉट द कॉमन वन, /1 दिस नंबर S3/S1। तो 10 से 15 सभी रैशनल नंबर्स यहाँ के साथ कॉमन जब लिया जाएगा हमारे पास 10 आएगा, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 5, विच इज नॉट इक्वल टू 5। यहाँ 5 लिखा हुआ है, ये गलत ऑप्शन। तो मेरे पास करेक्ट आंसर्स यहाँ से बन रहे हैं AD। तो आप आराम से सोचकर आंसर मार्क करेंगे तो जरूर आप आंसर तक पहुंचेंगे। सीक्वेंशियली चलिए, हर टर्म का मतलब समझिए, और सारे मैथमेटिशियंस उसका मतलब समझते हैं, आपको भी समझना है। कुछ भी मन से मत लिखिए, जो लिखा है वो सॉल्व करना है, जो आपको आता है, जो आपको याद है उसको सॉल्व नहीं करना है, जो पूछा गया है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो सीक्वेंशियली आप बनाएंगे तो सारी बात बन जाती है। फाइनली वी आर मार्किंग AD एज द फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन दिया गया है जो पूछा जा रहा है कि ABC आर सबसेट ऑफ कैपिटल X, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन आर ट्रू, ये हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ एक एक ऑप्शन को हमें वेरीफाई करना होगा, जैसा कि सामने दिख रहे हैं। यहाँ देखिए A और B के बारे में ही बात हो रहा है। तो A ऑप्शन के लिए अगर हम बात करें, जैसे इस वाले सेगमेंट को पिक करते हैं, पहला वाला लिखा है A/A, B, जिसका मतलब अगर हम बॉक्स बनाकर देखें वेन डायग्राम से, तो इसका मतलब ये है कि A और B में जो दोनों का कॉमन पार्ट है वो A से हटा देना चाहिए। A से हटाएंगे तो ये सेगमेंट बनेगा। तो A में से A और B का कॉमन हटाने के बाद ये बचता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर हम चाहते हैं कि B में से भी हमें A और B का कॉमन पार्ट हटा देना चाहिए। तो पूरे वेन डायग्राम बना बना के हम सब बातों को समझ सकते हैं। यहाँ A है, यहाँ B है, समझिएगा। अब B के अंदर से A और B का कॉमन पार्ट हटा देंगे तो ये बचेगा। अब इसका यूनियन लेना है हमें दोनों का, और आगे एक और यूनियन लेना है जो है A कॉमन B। A कॉमन B यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये A है और ये B है, ये A कॉमन B है। आप देखिए सभी जगह यूनियन है, यूनियन है। इन तीनों का हमें आगे जाके यूनियन लेना है। आप बताइए क्या बचेगा। ये वाला सेक्शन है, अब ये वाला शेडिंग भी आ जाएगा, ये वाला रीजन भी आ जाएगा। जब हम सबका यूनियन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ABC। आपके पास से ये डेटा बन जाएगा। C तो इसके अंदर नहीं है, A और B ही है, तो आपके पास से
ये पूरा सेक्शन बन जाए ए यूनियन बी। सामने भी वही लिखा हुआ है, सो ए ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, पहले वाले को हमने वेन डायग्राम से समझ लिया। आगे आते हैं, आगे सीखते हैं। यहाँ लिखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है और फिर उसका बी के साथ यूनियन लेना है। ये थोड़ा समझने की बात है कि क्या हो रहा है। ए यूनियन बी आपने बनाया, ये ए है, ये बी है, यहाँ पर है हम, और इसका कॉम्प्लीमेंट आपने ले लिया है। ए और बी का अगर हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया यहाँ पर, तो हम पहुँच गए हैं बाहर वाले सेक्शन पर। दिस इज द सेक्शन, ये है आपके पास से ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको अगर आपने बी के साथ ऐड कर दिया तो इसमें बी वाला सेक्शन भी आ जाएगा, ये आपके पास से बनेगा। आगे पूछा गया है कि ए यूनियन बी है, उसको बनाते हैं। और बी के साथ जो कॉम्प्लीमेंट है, बी का कॉम्प्लीमेंट यानी बी के बाहर का जो सेक्शन है उसकी बात हो रही है। तो इसका मतलब है बी के बाहर का जो सेक्शन है, बी के बाहर का सेक्शन ये है। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। हमें यूनियन लेना है ए यूनियन बी के साथ। अब आप देखिए, ए यूनियन बी होता है ए और बी को मिलाकर। तो अगर हम ए यूनियन बी लेंगे, ए और बी का दोनों का सेक्शन भी इसके अंदर आ जाएगा, तो ये तो कंप्लीट बन जाएगा। सो इट इज लाइक कंप्लीट यूनिवर्सल सेट एक्स। ये बन गया आपके पास से एक्स आता है। ठीक है, अब हमें दोनों का कॉमन लेना है। तो ये तो पूरा यूनिवर्सल सेट ही है, इसमें इन दोनों का अगर हमने कॉमन लिया तो हमारे पास से फिर कॉमन सेक्शन क्या बचेगा, यही आ जाएगा। तो जो हमसे पूछा जा रहा है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, आपके पास लिखा आपने कॉमन लेना है, आपके पास है ये पूरा एक्स है। ठीक है, ए यूनियन बी को बी के बाहर वाले के साथ ऐड कर दिया है, तो ये डेटा बना। तो आपके पास से वापस यही बन जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ये सेक्शन आपके पास बना। और क्या ये ए माइनस बी के बाहर का कॉम्प्लीमेंट है? आप थोड़ा समझ के बताएं तो आप शायद बता सकते हैं कि ये जो लिखा गया है एक्चुअल में ये जो होता है ये ए माइनस बी होता है। ए में से बी का कॉमन पार्ट हटा दिया और उसको हटाने से उसको अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो पूरा सेक्शन आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट है, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, यही हमारे पास बी ऑप्शन में लिखा गया है। सो बी इज ट्रू। अब आगे चलते हैं, सी ऑप्शन की बात करते हैं। सी ऑप्शन में क्या लिखा है, मैं थोड़ा लिख लेता हूँ। सी में लिखा है ए यूनियन बी, फिर आपके पास से कॉमन है, आपके पास है ए कॉमन सी, और फिर आपको इसके साथ कॉमन लेना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और आगे आना चाहिए ए स्लैश बी। आराम से लिखेंगे फिर देखेंगे, और फिर हमारे पास से स्लैश है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, ये कॉम्बिनेशन। तो पूरा थोड़ा ठीक ठाक बना दिया। ए यूनियन बी ए कॉमन सी, ए यूनियन बी ए कॉमन सी, कॉमन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। यहाँ पर है ए कॉमन सी स्लैश बी, इस वाले की ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ए स्लैश बी। ठीक है, इसके बारे में पूछा कि ट्रू है या फॉल्स है। पहली बात तो यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान से बनाते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए यूनियन बी आपके पास है, ये है, दिस इज ए यूनियन बी, और हम ए कॉमन सी निकालना चाहते हैं। ए कॉमन सी ढूंढिए, ए और सी के बीच में जो कॉमन है वो ये है, ये ए और सी का कॉमन है। हमें ए यूनियन बी और ए कॉमन सी का कॉमन लेना है। तो आप मुझे बताइए क्या कॉमन बना। ए यूनियन बी ये पूरा ग्रीन वाला रीजन है, और मुझे इसका अगर ब्लू वाले के साथ कॉमन लेना है तो मेरे पास ये ब्लू वाला ही कॉमन आ जाएगा। दिस इज गोइंग, क्योंकि ये दोनों के अंदर है, तो मेरे पास ये जो सेगमेंट है दिस इज कमिंग एज ए कॉमन सी। अब इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है बी सी से, मतलब जो बी के बाहर का सेक्शन है, बी के बाहर का सेक्शन है उसका इसके साथ क्या कॉमन है। तो आप शायद थोड़ा ध्यान से देख पाएँ तो शायद रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे।
देखिएगा ध्यान से। तो पहले मैं फिर से समझा दूं क्या लिखा। ए यूनियन बी, ये ग्रीन वाला रीजन ए और बी, ए और सी का कॉमन, ए और सी का कॉमन ये ब्लू वाला है। दोनों का कॉमन लेंगे तो ग्रीन जो है उसका सबसेट है ब्लू वाला, तो ब्लू वाला पूरा कॉमन आ जाएगा। तो ये जो आपके पास लिखा गया है एक्चुअल में ये है ए यूनियन सी, और ये पूरा डेटा ये बन जाता है। तो ए और सी का जो कॉमन है, अब देखिए बी के बाहर का रीजन, उसका अगर ए और सी में से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ ये टुकड़ा बचेगा। दिस इज द सेगमेंट ओनली। सो बी के सर्कल के बाहर उसका ए और सी के कॉमन के साथ सिर्फ ये सेक्शन होगा जो कॉमन आएगा। ये आपके पास से RHS में लिखा गया, LHS में लिखा गया है। अब हम बात करते हैं इसकी, ये क्या लिखा है वो समझिए। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये है ए, यहाँ है बी, यहाँ है सी। ए माइनस बी की बात हो रहा है, तो दिस इज ए माइनस बी, दिस इज द सेक्शन ऑफ ए स्लैश बी। ए और बी में ए और बी का कॉमन पार्ट हटा दिया। अब हम सी का कॉमन पार्ट, इसमें सी का कॉम्प्लीमेंट, पहली बात तो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसके बाहर, तो मैं यहां पर बना देता हूं सी का कॉम्प्लीमेंट। ये है ए, यहाँ है बी, यहाँ है सी। सी का कॉम्प्लीमेंट ये है सी का कॉम्प्लीमेंट। सी को छोड़ दीजिए, उसके बाहर का पूरा रीजन आपका है। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। अब ए स्लैश बी में से जो इसके बाहर का रीजन है वो हटाना है, तो कौन सा कॉमन पार्ट इनका आ रहा है वो आप देखिएगा। इस सर्कल के बाहर का पूरा रीजन, इसके साथ कॉमन कौन सा है, ये जो ए वाला पार्ट है ये इसके अंदर दिख रहा है हमें। दिस इज द कॉमन पार्ट, ये कॉमन पार्ट है, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है ये इसके अंदर नहीं है। देखो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, ये पूरा ये वाला सेक्शन है। मतलब मैं ये बताना चाहूँ आपको कि इस सर्कल को छोड़ दीजिए, बाकी सारा है। तो सर्कल के अंदर ये सेक्शन आता है, तो इसके बाहर में ये कॉमन आ जाएगा। आप जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास पता चलेगा कि ये हट जाएगा, सिर्फ यही सेक्शन बचेगा जो यहाँ लिखा हुआ है। तो यस दे आर सेम, यस दे आर सेम, सो वी कैन मार्क दिस वन एज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ से हमने सी ऑप्शन भी ट्रू मार्क कर दिया। अब बारी आती है डी के बारे में। डी के बारे में सोचते हैं कि क्या लिखा गया है। यहाँ पर है, मैं इस डी पार्ट को भी लिख लेता हूँ। ए कॉमन है, ए कॉमन है, बी कॉम्प्लीमेंट है, कॉमन है, ए कॉम्प्लीमेंट है, फिर कॉम्प्लीमेंट है, जैसा मुझे एक बार में दिखा। बी कॉम्प्लीमेंट, कॉमन, ए कॉम्प्लीमेंट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर उस पूरे बॉक्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। तो काफ़ी सारे सी हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। फिर यूनियन लेना है ए के साथ, वो एक्स आना चाहिए। और एक्स क्या है, एक्स है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। ठीक है, डे मॉर्गन से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आप सोच के बताइए। इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ कॉम्प्लीमेंट लेना है तो ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, कॉमन का यूनियन बनेगा, और ये डेटा बना, तो ये आपके पास बनेगा बी यूनियन ए, जिसको हम ए यूनियन बी भी बोलते हैं। तो ये पूरा जो आपके पास से LHS लिखा जा रहा है वो एक्चुअल में लिखा गया है ए, कॉमन लेंगे हम ए यूनियन बी। ये पूरा टुकड़ा ए यूनियन बी है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है फिर ए के साथ। अब आप मुझे बताइए, ए यूनियन बी से ए को अगर कॉमन लेना चाहेंगे तो क्या बचेगा। ये ए है, ये बी है, ए यूनियन बी ये पूरा आता है। इसमें से अगर हम ए को कॉमन लेंगे तो अपने पास ये पूरा टुकड़ा ए ही बन जाएगा। ये डेटा आपके पास बनेगा, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट अगर ए के साथ ऐड करेंगे तो फिर क्या बनेगा। ए मतलब ए है और उसके बाहर वाला इसमें ऐड हो जाएगा, तो ए के बाहर का पूरा रीजन ए में ऐड होगा, तो ये तो आपका पूरा यूनिवर्सल सेट है यू, वही बन जाएगा। सेट ए में उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड करोगे, ए में ए जो ए नहीं है वो ऐड हो जाएगा, तो फिर तो हमारे पास पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। वहीं एसी का कॉमन ऐसे निकालते तो फाई आता, लेकिन यहाँ तो पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा, दैट इज रिटर्न एज एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये वाला आसान था, ये वाला पार्ट। तो यहाँ से ये ए यूनियन बी बना। ए यूनियन बी का ए के साथ कॉमन ए ही आता है,
ए का कॉम्प्लीमेंट ए के साथ निकालेंगे तो वो बनेगा यूनिवर्सल सेट। सो वी आर मार्किंग डी ऑल्सो एज द फाइनल आंसर। तो हमारे पास आंसर आ रहे हैं इसके ए बी सी डी एज द फाइनल कंक्लूडिंग आंसर, ये अपने पास से बन जाएगा। ए बी सी डी आर सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स लिखा हुआ है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन आर ट्रू, ये हम सॉल्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ए ऑप्शन में काफी सारे सेट्स देख रखे हैं, हर ऑप्शन के अंदर तो एक बार तो इस सवाल को देखते ही छोड़ने का मन करता है, पर डरिए मत, सिक्वेंशियली हम एक एक करके एक एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे और छोड़ेंगे नहीं सवाल को जब तक आंसर नहीं आ जाता, या हम पहचान नहीं पाए ए और बी सही है या नहीं, सी और डी सही है या नहीं, इस तरीके से पूरा एनालिसिस इसका करते हैं। पहले वाले ऑप्शन की हम बात करते हैं, इसको समझिएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ आपके पास है सी यूनियन बी है, इसका लिखा है कॉम्प्लीमेंट, फिर स्लैश यानी माइनस होगा, क्या वो दे आप देखिए, ए कॉमन और यहाँ पर है बी कॉमन सी, ये आप हटा रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं आप, जब बी में से सी हट जाएगा यानी जो कॉमन पार्ट है वो चला जाता है, तो छोटा छोटा सा वेन डायग्राम यहाँ बनाकर देख लेते हैं कि क्या कहानी चल रही है। तो यहाँ b माइनस सी है अगर, तो ये होगा b में से c का जो कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है, ये हटा दिया तो ये बचेगा, दिस इज b। ये वो सेक्शन है जो b माइनस सी यानी b और c का कॉमन पार्ट ये है, ये b में से हटा दिया तो ये बचा। अब इसका a के साथ कॉमन लेना है, a यहाँ पर है, इसका a के साथ कॉमन लेंगे तो ये वाला सेगमेंट बचेगा आपके पास, इसका a के साथ कॉमन ये बचता है। इस पूरे को हमने लिख लिया तो ये वो टुकड़ा है। अब यहाँ आप इसको देखिए तो क्या हमारे पास कुछ यहाँ से बचने वाला है, ये हम थोड़ा सा यहाँ देखना चाहते हैं। तो मैंने B के अंदर से जो C का कॉमन पार्ट है वो हटा दिया, ये टुकड़ा ये बचा आपके पास, इसका A के साथ कॉमन ये बनने वाला है। अब हमें ये इसके अंदर से माइनस करना है, वो आप देखिए ये क्या है, ये जो लिखा गया है ये है, दिस इज, ये A है, ये B है और ये C है। जो B यूनियन C होता है, B यूनियन C ये दोनों का टोटल बन जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट है यानी इनके बाहर का, इनके बाहर का, ये हो गया इनके बाहर का। ये जो आपने प्लॉट करके दिखाया है, दिस इज B यूनियन C कॉम्प्लीमेंट। इसमें से माइनस करना है ये वाला सेगमेंट, और ये वाला सेगमेंट तो यहाँ पर है, ये इसके अंदर है ही नहीं, कुछ कॉमन ही नहीं है इसका, तो ये जो सेगमेंट इसके अंदर अगर है ही नहीं, ये वाला वो टुकड़ा है, तो ये अगर इसके अंदर है ही नहीं तो माइनस भी नहीं होगा। तो आपके पास से अगर आप इस सेगमेंट को यहाँ से जो माइनस करना चाहते हैं, यहाँ से माइनस होगा नहीं और आपके पास यही अल्टीमेटली डेटा बन जाएगा। तो अगर आप स्लैश करते हैं इसमें अंदर से A कॉमन B कॉमन C, तो आपके पास वापस से वही बन जाएगा, क्योंकि जो कॉमन पार्ट ये जो सेगमेंट है ये इसके साथ कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन नहीं है तो माइनस भी नहीं होगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली वापस यही बन गया। और डिमॉर्गन से हम इसको लिख सकते हैं, ये B का कॉम्प्लीमेंट है, C का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, दिस इज ट्रू। हमारे पास पहला वाला ऑप्शन यहाँ से ट्रू आ जाता है। आगे बढ़ते हैं B ऑप्शन के पास। B ऑप्शन पढ़िए क्या पूछा है, यहाँ देखिएगा, यहाँ मैंने पहले तो क्वेश्चन को सेम वैसे ही लिख लेता हूँ जैसा हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, फिर कॉमन है, B है, यूनियन है, A है, कॉमन है, B है, ये ब्रैकेट, फिर ये। चलिए इतना देखना है, यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ही, या दोनों जगह यूनियन लिखा हुआ है। आप देखिए सभी जगह A और B में बात हो रही है, C का रोल नहीं है, सिर्फ दो हैं। A यूनियन B बड़ा होता है, उसमें अगर आपने A यूनियन कर दिया तो आपके पास A यूनियन B ही रहेगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। A यूनियन B क्या होता है, इसमें A भी आ जाता है, B भी आ जाता है, कॉमन पार्ट भी आ जाता है। इसका अगर मैं A के साथ यूनियन लूंगा तो मेरे पास क्या यूनियन आएगा, ऐड कर रहा हूँ, A यूनियन B ही बनेगा। ये बना यहाँ पर, पहले तो ये सिंप्लीफाई हो गया। इसको पहचानिए, वहाँ मैंने क्या बनाया है, ये A होता है, ये B होता है, समझिएगा A कॉमन B ये बनता है, यहाँ A है, यहाँ B है,
तो अगर मैं B का यूनियन लेता हूँ A कॉमन B के साथ, A कॉमन B ये है, इसका अगर मैं B के साथ यूनियन लूँगा तो मेरे पास फिर से B बन जाएगा, फिर से B बन जाएगा। तो ये वाला जो टुकड़ा है आपके पास, ये जो बोला जा रहा है, ये फिर से B बन जाएगा। अब आगे चलिए, A यूनियन B दोनों होते हैं, A यूनियन B क्या होते हैं, दोनों होते हैं। इसका B के साथ कॉमन लेना है। आप बताइए क्या मतलब हुआ, दोनों है A यूनियन B के साथ कॉमन लेंगे तो पूरा आपके पास से B ही बनेगा। ये पूरा सेगमेंट आपके पास से B आता है और अल्टीमेटली आपके पास बना A यूनियन B। सही ऑप्शन, ये वाला आंसर भी सही है। तो डगमगाने की यहाँ पर कोई बात नहीं है, सब बात क्लियरली बनती जा रही है। अब यहाँ पर हम डी ऑप्शन लगे हाथ ये भी बना देते हैं। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, A यूनियन B है, यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B है, कॉमन है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ B है, कॉमन है, A यूनियन B है। ये देखिए A यूनियन B, ये दोनों का सेगमेंट आ जाएगा। आप यूनियन लेना चाहते हैं या फिर एक काम कीजिए, आप थोड़ा इसको, क्योंकि दोनों जगह सेम ही है तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, दोनों जगह यूनियन है तो इन दोनों का यूनियन लेंगे, पहले इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं। ठीक, थोड़ा रीअरेंजमेंट यहां पर चल रहा है और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये क्या बनेगा। आप देखिएगा जब B है और B के बाहर का यूनियन लेंगे तो हमारे पास यहां पर तो पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। B का B के कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लोगे, B और नहीं B हो, दोनों मिला देंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट आपके पास आएगा। यूनिवर्सल सेट का आप किसी के भी साथ यूनियन ले लीजिए, वापस आपके पास से यूनिवर्सल सेट ही बन जाता है। यहाँ की बात करते हैं, देखिए A यूनियन B ये दोनों बनेंगे आपके पास से, दिस इज A यूनियन B। अब आप B कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं, यानी B के बाहर का ये रीजन बनेगा, उसका इसके साथ अगर आप कॉमन लेंगे तो क्या बात बनेगी, A यूनियन B ये लिखा हुआ है। आप बताइए B का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये B का कॉम्प्लीमेंट होता है। ये B है अगर, तो ये B के बाहर का ये कॉम्प्लीमेंट है। दोनों का कॉमन क्या है ये बता दीजिए। एक तो जो बाहर वाला रीजन है ये इसके अंदर नहीं है तो नहीं आएगा। तो अब आप थोड़ा सोच के देखिएगा, B के बाहर का रीजन, यानी ये जो टुकड़ा आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो टुकड़ा आपको दिख रहा है वो यहाँ कॉमन है, तो B तो लेना नहीं है क्योंकि इसके साथ कॉमन नहीं है। तो ये सेगमेंट आपके पास बनेगा जो होता है आपके पास से A/B। A के अंदर से जो इसका कॉमन पार्ट बनता है, तो आप चाहो तो मैं इसको यहाँ बनाकर भी दिखा देता हूँ, दिस इज द सेगमेंट। अगर आप चाहें, जो हम पूछना चाहते हैं वो ये है, ये वाला रीजन है। तो A यूनियन B और ये B का कॉम्प्लीमेंट है, यानी B के बाहर का रीजन आप कॉमन लेंगे, ये बनेगा। और ये क्या है, A में से B का कॉमन पार्ट हटा दिया है। यूनिवर्सल सेट में से, यूनिवर्सल सेट पूरा होता है, इसमें से मैं ये वाले सेक्शन का कॉमन लूंगा तो मेरे पास वापस से यही आ जाएगा और यही हमारे पास यहाँ पर लिखा गया है। तो A करेक्ट है, B करेक्ट है, D करेक्ट है, 3 हमने यहाँ पर करेक्ट कर दिया है। अब बचता है हमारे पास C के लिए अब हम शुरुआत करते हैं। यहाँ जगह नहीं बचा है तो मैं अगले वाले पे लिख लेता हूँ। C का कॉम्प्लीमेंट है, फिर यूनियन है, काफ़ी सारे यहाँ बातें लिखी गई हैं। फिर है D का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, C कॉम्प्लीमेंट, फिर कॉम्प्लीमेंट। अच्छा खासा बना रखा है इसको, है ना, D/C कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट, ठीक है ना, गलती नहीं करनी है। और सामने लिखा हुआ है ये है, दिस इज व्हाट इट इज रिटन हियर, ये डेटा आपके पास से लिखा गया है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, जो अपने पास डेटा लिखा है उसके अकॉर्डिंग इसको हम लिख सकते हैं C कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इस दोनों जगह एक ही जैसे सिंबल है तो फिर ये बात है, भी हम इसका LHS लिख सकते हैं। अब उधर RHS पे भी नज़र लगाते हैं तो देखो ये तो सेम ही लिखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा हमें स्टडी करना है कि ये क्या डेटा लिखा हुआ है।
इसके लिए COD को यूटिलाइज करना है तो हम भी सबसे पहले COD को ही यूटिलाइज कर लेते हैं। तो C एक सर्कल है, D भी एक होगा इसके अंदर, दिस इज C, दिस इज D। तो पहले तो हम C का कॉम्प्लीमेंट बना लेते हैं। C का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, जो C के बाहर का है, दिस इज C कॉम्प्लीमेंट। अब हम उसके अंदर से D का कॉमन पार्ट हटा देते हैं। ये आप देख लीजिए, आराम से बिना परेशान हुए आगे की बात बनाते हैं। तो ये C के बाहर का रीजन है, इसका D के साथ जो कॉमन है ये सेगमेंट है, ये हट जाएगा तो आपके पास ये बचेगा। तो कुल मिला के ये जो होता है ना, ये C कॉमन D होता है, ये C कॉमन D होता है। अब C कॉमन D जो है, इसके बारे में हमसे बात पूछी जा रही कि भी ये C कॉमन D आप लिख सकते हैं इसको, ये जो लिखा गया है। अब देखिए, अगर आप थोड़ा ध्यान से, इन सब जगह C लिखा हुआ है और इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूं, ये इतना है, ये इतना है, और ये है C कॉमन D पर कॉम्प्लीमेंट है। डिमॉर्गन ये कहता है कि अगर कभी आपके पास ऐसा कुछ लिखा गया है तो आप सब पर कॉमन ले लीजिए और बाहर कॉम्प्लीमेंट बना दीजिए। ये कहानी होती है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये कॉम्प्लीमेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, C कॉमन D कॉमन, C कॉमन D कॉमन कॉम्प्लीमेंट। आप बताइए, जो COD का कॉमन है उसका कॉमन COD के कॉमन से ही लिया जा रहा है, तो इसका कोई सेंस बनता है क्या? ये वही आपके पास है C कॉमन D और इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी ये C कॉम्प्लीमेंट यूनियन D कॉम्प्लीमेंट, जो कि यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी हमारे लिए करेक्ट है। तो सारे ही हमारे पास ऑप्शन करेक्ट आ गए हैं। इस पर्टिकुलर ऑप्शंस के, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो बड़ा टाइम टेकिंग सा दिखता है, अच्छा सवाल है, चारों ऑप्शंस इसके करेक्ट होंगे। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनाते रहिए ताकि आपको लगे कि हाँ, हमने एक डेप्थ में तैयारी की है। Let A be a set and B is a set formed by A, capital S belongs to A cross PA। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा है A क्रॉस PA, यानी उसको बिलोंग करता है, A इसको बिलोंग करेगा, और इस तरीके से such that which of the following option B is not an empty set। हमारे पास B जो है वो एक empty set ना है, जो यहाँ बनाया गया है। हर ऑप्शन के अंदर सेट A गिवन है। सो लेट फर्स्ट केस A अगर हमारे पास 1 लिखा है, आप मुझे बताइए P ऑफ A क्या बनेगा? P ऑफ A होता है पावर सेट, ये आपके पास से P ऑफ A बना। ठीक, दो सेट्स इसके अंदर बनेंगे, दो सबसेट्स आएंगे यहाँ पर। B में लिखना चाहता हूँ, ऐसे लिखूंगा कि जो A कैपिटल S है, A ये किसको बिलोंग करते हैं, A को बिलोंग करेगा, और S जो है इसको बिलोंग करता है P ऑफ A यहाँ पर, और A जो है किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल S को बिलोंग करना चाहिए। चलिए, क्या हम ऐसा कोई B बना पाएंगे? देखिए, मैं अगर सबसे पहले यहीं पर पहले मैं एक एलिमेंट लिखूंगा, दैट इज 1, और फिर एक सेट लिखूंगा, ये मैंने लिखा। तब आप नोटिस कीजिएगा, है ना, A क्या है अपने पास, यहाँ पर एक एलिमेंट मैंने बनाया है, एलिमेंट बिलोंग कर रहा है S को। ठीक है, यहाँ पर तो क्या 1 इसको बिलोंग करता है? देखो आप ध्यान से, यस, जैसे बोला ना A S को बिलोंग करता है, तो हमें लिखना क्या था, आप देखिए A और S ही लिखना था। तो मैंने एक एलिमेंट लिखा, इसका सेट लिखा, 1 इसको बिलोंग करता है, जी बिल्कुल बिलोंग करता है। तो आपके पास क्या होना चाहिए था, ये जो है S, ये P ऑफ A में आना चाहिए। P ऑफ A ये रहा, इसी के अंदर है ये वाला नंबर। करेक्ट बात है, बना दिया आपने, तो सारी बात आ रही। तो क्या ये एम्प्टी सेट है? नहीं। अगर आप यहाँ पर इसका कार्डिनल नंबर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, A इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए A आपके पास ये लिखा है, अगर मैं P ऑफ A लिखना चाहूँ इसके यहाँ पर, तो इसके लिए क्या क्या बनेगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 2 बनेगा, 1 एंड 2, ये इसके क्या बन जाते हैं, सबसेट्स। बना दिए। अब हम क्या बनाना चाहते हैं, B बनाइए। एक एलिमेंट लिखना होगा जो A को बिलोंग करता है। A कितना है अपने पास, 1 एंड 2, तो आप 1 लिखिए पहले,
और 1 किस किस में आ सकता है, 1 इसमें आ सकता है। ऐसा लिखना है कि 1 इसको बिलोंग करे, तो 1 इसमें भी आता है, 1 और किस में आता है, 1 1 एंड 2 में भी आ सकता है, करेक्ट। फिर आप 2 रख सकते हैं, आप 2 लिखना चाहिए, 2 रखिए। 2 वाले सेट को भी बिलोंग करता है और 2 जो है 1 एंड 2 वाले सेट को भी बिलोंग करता है। यही तो बनाना था कि जो A है आपके पास इसको बिलोंग करे, A और A साथ में लिखे, मतलब A S को बिलोंग करे, 1 इसको बिलोंग करता है, 1 इसको बिलोंग करता है, 2 इसको बिलोंग करता है। तो आप क्लियरली ये कंडीशन देख सकते हैं कि एलिमेंट यहां पर बिलोंग करे। ये एक प्राइम कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जो बताई जा रही कि A आपके पास से कैपिटल A को बिलोंग करता है A बिलोंग, A कैपिटल S, इसको A बिलोंग करता है S को, जो इसके पास में लिखा गया है। ये सब जगह देखो, हर एलिमेंट जो पास में लिखे इनको बिलोंग करता है। यही कहानी थी। और ये PA के अंदर होना चाहिए, S PA के अंदर होना चाहिए, तो ये PA है। यही सारे लिखे हैं हमने, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऐसा एम्प्टी B नहीं होना चाहिए, नहीं है। हमारे पास B का कार्डिनल नंबर आप निकालेंगे तो 1 2 3 4 4 आ रहा है, ठीक। सिक्वेंशियली अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप C देखिए। इस बार हमने अज्यूम किया है कि सेट A हमारे पास 1 2 3 है, तो यहाँ पर अगर आप बनाना चाहेंगे तो P ऑफ A आपके पास बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, 5 आ सकता है, 1 आएगा, 2 बनेगा। तो आपको पता है N ऑफ PA कितना बनेंगे, 3 एलिमेंट अगर हो तो पावर सेट के अंदर आपके पास से 8 एलिमेंट आते हैं। यहाँ पर भी ये 3 आता है, ये 1 एंड 2 है, ये 1 एंड 3 है, ये 2 एंड 3 है, ये आपके पास है 1 2 एंड 3 है। ठीक है, ये बन गया है। तो क्या हम ऐसा B बना सकते हैं इनके लिए? बहुत सारे बना सकते हैं, हमें तो बस ये बोला है कि 5 नहीं आना चाहिए। यस, वी कैन मेक मेनी एलिमेंट्स फ्रॉम हियर। आप पहले 1 रखिए, 1 के साथ ये बना सकते हैं, 1 के साथ आप 1 एंड 2 भी बना सकते हैं, 1 के साथ आप 1 2 एंड 3 भी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आप बना सकते हैं जो आप देख सकते हैं कि इसका कार्डिनल नंबर 0 नहीं आएगा। तो बिल्कुल ये तीनों हमारे आंसर्स इसके बन जाएंगे। कैसा पॉसिबल? बिल्कुल है कि इस तरीके से जो B सेट को बनाया जाए, जहां पर A, S लिखा गया है, A उस S को बिलोंग करता है, एलिमेंट उस सेट को बिलोंग करता है, और जहां A है सेट A का एलिमेंट होना चाहिए, और कैपिटल S जो पावर सेट है इसको बिलोंग करना चाहिए। बिल्कुल ये फिजिबल है। वी आर गोइंग टू मार्क ABC एज द करेक्ट आंसर्स। The complex number -3 plus iota x square y and x square plus y plus 4 iota are conjugate of each other, then y can be, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं तो इनको हम इक्वेट करेंगे, और यहाँ पर इस नंबर का कॉन्जुगेट हम लिखेंगे। कॉन्जुगेट में x और y अगर रियल है, हर ऑप्शन में दिख रहा है कि x और y रियल है, हर ऑप्शन जितने भी यहाँ लिखे गए हैं सब जगह x और y रियल हैं, तो अपने पास आयोटा की जगह हम माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे। फिर आएगा रियल पार्ट कंपैरिजन। बिना आयोटा के साथ लिखे हैं वो बन जाएंगे, जो आयोटा के साथ है यहाँ बन जाएंगे। डेटा आप देख सकते हैं, आपके पास एक्स स्क्वायर की जगह आप -y -3 लिख सकते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर आपके पास है -y -3, y इज इक्वल टू -4। वी आर हैविंग y स्क्वायर प्लस 3y -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y प्लस 4 आता है और यहाँ से y -1 आता है। -4 और 1 दो डेटा अपने पास आते हैं, -4 भी आता है, 1 भी आता है। तो चलिए दोनों के हिसाब से सॉल्व करते हैं। जब y की वैल्यू -4 है तो डेटा निकालेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 -3, y की वैल्यू -4, 4 -3, डेटा इज कमिंग एज 1। x का आंसर +-1 आता है। वहीं अगर हम y की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारे पास से एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4 आती है।
तो एक्स स्क्वायर, दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर के लिए स्क्वायर करने पर नेगेटिव नहीं आता है, तो वो हमारे आंसर्स बनेंगे कि x अगर 1 होगा तो y की वैल्यू -4 होगी, x अगर -1 है तो भी y का वैल्यू -4 होगा। -3 नॉट पॉसिबल, 4 नॉट पॉसिबल, -4 पॉसिबल है, -4 पॉसिबल है। ए एंड बी वी आर गोइंग टू मार्क एज द फाइनल आंसर। ए बी हम यहाँ पर मार्क कर देंगे, ठीक है। If A mod 3 is 1, B mod 3 is 2, then A and B are natural numbers, then choose the set of correct options बोला गया है। A mod B का मतलब क्या होता है वो आप समझ लीजिए, क्या दिया जा रहा है। मीन्स अगर A mod B is equal to C, तो इसका मतलब ये होता है कि जो A नंबर है ना, इसको B से डिवाइड करते हैं अगर हम, ये लिखा हुआ n टाइम्स B प्लस C, इसका मीनिंग ये होता है A mod B का मतलब ये होता है when A is divided by B, then remainder is C। ये इसका मतलब है। ये इस पूरे को हमने डिकोड करके लिख लिया है। तो ये कभी मॉड से परेशान मत होना। ए मॉड बी लिखा है, अगर एमओडी वाला मॉड है, मॉडुलस नहीं है, मॉड है, तो ए को अगर बी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सी आता है। व्हेन ए इज डिवाइडेड बाय बी देन रिमाइंडर इज सी। यहाँ से आप देख सकते हैं ये बी से डिवाइड हो जाएगा, सी इसका रिमाइंडर बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल में पूछा क्या है वो देखिएगा। ए मॉड 3 की वैल्यू 1 दिया है और यहाँ पर लिखा है बी मॉड 3 का वैल्यू 2 लिखा है। इसका मतलब मैं ए को लिख सकता हूँ 3 टाइम्स n प्लस 1। 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, ए को ऐसा लिख सकते हैं। बी को हम लिख सकते हैं 3k प्लस 2। बी को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर 2 बनेगा। ए और बी के दो नंबर्स हमारे पास बन गए। अब देखिए ए ऑप्शन में ए बी है, इसमें भी ए बी है, यहाँ दोनों जगह ए प्लस बी है, तो हम सबसे पहले ए बी ही निकाल लेते हैं। 3n प्लस 1 3k प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 9 टाइम्स n के 3k 6n प्लस 2। यहाँ तक जितने आपके पास लिखे गए हैं इन सब के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास 3 जो है वो कॉमन नज़र आता है। दिस इज द कॉमन, है ना। तो 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 2। तो क्या रिजल्ट निकला, ए बी में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बनेगा 2। ढूंढिए, ए बी में 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 0। गलत बात है आपके पास से। हमें क्या पूछा, करेक्ट या इनकरेक्ट? ठीक है, सो मॉड 3 से डिवाइड करने के बाद ये तो गलत है। ए बी को 3 से डिवाइड करते हैं तो मॉड आता है 2। दिस इज ट्रू। ठीक है, ये तो आंसर वैसे भी गलत है, दोनों एक साथ कैसे ट्रू है, आंसर गलत है इसका। आगे चलते हैं। तो ए बी को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 2। एक तो ये बात हुआ। आगे चलते हैं, हम ए प्लस बी का डेटा निकालते हैं। ए प्लस बी देखिएगा, दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ से। तो मेरे पास 3 कॉमन है, n प्लस के आता है और 1 प्लस 2 भी है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ये है कि अगर a प्लस बी को हमने 3 से डिवाइड किया तो ये 3 का मल्टीपल ही लिखा हुआ है, तो रिमाइंडर हमारे पास से 0 आता है। ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे पूछा गया है कि 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। इसका मतलब क्या है, a प्लस बी 3 का मल्टीपल है, इज मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 है तो a प्लस बी कैसा होगा आप बता दीजिए। 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसा नंबर होगा। अब अगर आप इनको 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमसे 2 से डिवाइड करने की बात बोली जा रही है, तो अगर मैं 2 से डिवाइड करने जाऊंगा तो इस वाले केस में रिमाइंडर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। यहाँ 8 है, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ 12 है तो 2 से डिवाइड होकर 0 बन जाएगा।
14 है, 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ 18 है फिर से 0 आएगा। तो क्या देख पा रहे हैं कि अगर हमने a प्लस बी का मॉड लिया 2 के रिस्पेक्ट में तो दो वैल्यूज पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है और 0 भी पॉसिबल है। और यहाँ सिर्फ एक ही केस बताया गया है कि 1 आएगा, तो 1 ही नहीं 0 भी आ सकता है। अगर आप 1 और 0 लिखेंगे तो बेटर ऑप्शन बनेगा। तो करेक्ट आंसर्स हमारे पास यहाँ से बनेंगे BC। तो वी आर गोइंग टू मार्क BC एज द फाइनल आंसर। ठीक है, BC हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। ये कॉम्प्रिहेंशन हमें गिवन है, यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। RI डिनोट द रीजन ऑफ 1 से लेके 8 तक हमारे पास डायग्राम में गिवन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। सिक्वेंशियली बढ़ते हैं। A को कॉमन लेना है, B और C का कॉम्प्लीमेंट है B यूनियन C। देखिए B यूनियन C अगर आप बनाना चाहते हैं तो B और C के साथ आपके पास कितने सारे नंबर्स आगे हैं, R2 3 4 2 4 3 5 6 7, ये सब आपके पास है B को यूनियन C। इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेंगे तो आपके पास से दो बचते हैं, R1 एंड R8। यहाँ जो है आपके पास से दो बनते हैं, एक R1 बचता है और एक आपके पास से R8 आता है। आपको A के साथ कॉमन लेना है। A के साथ अगर आप कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से R1 ही कॉमन आएगा और यहाँ पे आपके पास कॉमन लेते ही R1। सो A ऑप्शन इज ट्रू, ये ऑप्शन इज ट्रू। ये बात हमने बना दी। तो इन सब का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास R1 R8 आता है, A के साथ कॉमन लेंगे R1 बनेगा। यहाँ बात बनाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको समझ लिए ये क्या है। डे मॉर्गन से हम जानते हैं कि ये A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट है। A और C का अगर आपने यूनियन लिया और फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये दोनों सर्कल चले गए, आपके पास R8 और R2 बचेगा। एक R8 बचेगा, एक R2 बचेगा। इन दोनों सर्कल को हटा दीजिए। ये A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट R2 और R8 बनता है। R2 और R8 आपके पास है। अब B के साथ आप कॉमन लेंगे, B यहाँ पर है। B के साथ कॉमन लेंगे R2 R8 में, R2 इसके साथ आता है, कॉमन लिया जाएगा तो R2 ही बचेगा। B ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायग्राम देख देख के सवाल बन जाता है। यहाँ देख रही A और B का यूनियन लेके कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। A और B का यूनियन में ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। आप जब इसका कॉम्प्लीमेंट करने जाएंगे इस पूरे A और B का तो आपके पास से R3 और R8 बनेगा। R3 एंड R8 आपके पास से आएगा आंसर। तो ये आपके पास सिर्फ R3 लिखा हुआ, दिस इज रॉन्ग। ये R3 प्लस R8 आएगा, दिस इज द नंबर। आगे चलते हैं। A यूनियन B यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो ये सारे सेक्शन आपके पास से आ जाएंगे, A यूनियन B यूनियन C। इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बाहर वाला सिर्फ आपके पास से R8 है, वही लिखा गया है, दिस इज ट्रू। तो हमारे पास करेक्ट आंसर्स बनेंगे A, B एंड D। A, B, D हमारे पास से फाइनल आंसर इस फर्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का बनेगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले को देखते हैं क्या पूछा गया। फिर से सेम डायग्राम पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन आर ट्रू। ये ध्यान से पढ़ा करो, कई बार फॉल्स पूछ लेते हैं तो गलत हो जाता है। A और B का कॉमन है, C का कॉम्प्लीमेंट लेना है। A और B का कॉमन ले लीजिए। तो A और B का कॉमन में आपके पास दो नंबर्स आ रहे हैं, कौन कौन से, R4 भी आ रहा है और R7 आ रहा है। A और B का कॉमन में ये दो नंबर्स दो आते हैं, R4 रीजन है और R7 रीजन है। ठीक है, C का कॉम्प्लीमेंट C नहीं होना चाहिए। C के अंदर अगर हम देखें तो R3 भी आएगा और इन दोनों में से कौन सा नंबर आ रहा है, R4 R7 में से R4 R7 C के अंदर आता है पर हम नहीं चाहते तो ये R7 हट जाएगा। C डैश के बाहर, यानी आपके पास दिख रहा है C डैश, C के बाहर वाला रीजन है आपके पास से, तो वहाँ R4 है। तो आप कॉमन लेंगे तो आपके पास से नंबर बनेगा R4। A इज ट्रू। सोच सोच के बनाओगे सब बातें बनेगी। ये देखिए B और C का कॉमन लेना है, ये रहा B और C का कॉमन। कौन कौन से B और C के कॉमन में आएंगे ये देख लीजिए आप। R5 प्लस R7 बनेगा B और C के कॉमन में। A के साथ कॉमन पार्ट हटा दीजिए। A के साथ इस पूरे का कॉमन पार्ट अगर आप देख रहे हैं तो A के साथ कॉमन पार्ट R7 होता है, ये हट जाएगा, बचेगा सिर्फ R5। ट्रू, B इज ऑल्सो ट्रू। R यहाँ लिखा हुआ है उसको पढ़िए। A कॉमन B कॉमन C, उसका डैश है।
ए कॉमन बी कॉमन सी आपके पास से तीनों का कॉमन R7 आता है। क्या आता है? R7। इसके बाहर की बात हो रही है, तो यहाँ आपके पास सभी आ जाएंगे, R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7, 7 छोड़कर R8, ए बी सी तीनों के कॉमन के बाहर की बात हो रही है, सो 7 को छोड़कर सब आ जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ दीजिए, 8 आता है। ए और सी का कॉमन बताइए। ए और सी के कॉमन में 2 आते हैं आपके पास से, R6 भी आता है और R7 भी आता है। ए और सी के कॉमन, ये रहा ए और सी के कॉमन में, ठीक। तो R6 R7, अब इन दोनों का हमें कॉमन लेना है। तो R6 इसके अंदर है क्या? यस। 7 इसके अंदर नहीं है, तो आपके पास जो कॉमन दिखने वाला है वो सिर्फ R6 है। यस, कॉमन सिर्फ R6 आएगा, यही हमारा सी ऑप्शन है, ठीक है। अब बात बन रही है लास्ट वाले ऑप्शन की, उसको भी हम देख लेते हैं कि लास्ट वाले ऑप्शन में हमारे पास क्या पूछा गया है। ए डैश यूनियन बी डैश यूनियन सी डैश, ये क्या है? डिमॉर्गन्स अगर आप जानते हैं तो इसको हम ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश लिख सकते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश होगा तो सबके ऊपर अंदर जाएगा, डैश आ जाएगा, यूनियन कॉमन में बदल जाएगा। आप मुझे बताइए, ए यूनियन बी यूनियन सी करते हैं तो सारे रीजन्स आ जाते हैं, बाहर कौन सा बचता है? सिर्फ R8 बचता है। तो अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इट इज ओनली R8, जो कि सामने लिखा गया है D। तो हमारे पास चारों ऑप्शंस यहाँ पर सही हैं। अगर आपको वेन डायग्राम सीखना है, इससे बढ़िया सवाल हो नहीं सकता। ये कॉम्प्रिहेंशन आपको सब सिखा देगा कि कैसे सवाल बनाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहाँ क्या पूछा गया है। अब यहाँ पर भी ट्रू ही पूछा, ये ध्यान से पढ़ा हो, कई बार फॉल्स पूछ लेते हैं तो उलझ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ए कॉमन बी कॉमन सी क्या है? ए बी सी तीनों का कॉमन पार्ट क्या है? ये रहा तीनों का कॉमन पार्ट, R7, ट्रू। ये क्या लिखा हुआ है इसको समझिए, डैश लिखा हुआ है तो फिर से डिमॉर्गन लगा देंगे। ये ए बनेगा, यूनियन बन जाएगा कॉमन, ये बी बनेगा, यूनियन बन जाएगा कॉमन, एंड दिस इज सी। ए बी सी का कॉमन ही पूछा गया, फिर से R7, बी इज ऑल्सो ट्रू। ये दोनों तो एक ही बात है, इसका डिमॉर्गन लगाते ये बन जाएगा। आगे चलते हैं, यहां पर इसको क्या लिखा जा सकता है? ये है ए यूनियन बी डैश, ये कहानी है। ए यूनियन बी पर डैश लगाना है। ए और बी का जो आपके पास से यूनियन है उसकी हम बात करके डैश लिख देंगे, उसको कॉमन लेंगे हम सी के साथ, सी यहाँ पर है, ठीक। तो मैं आपको इसमें बना के दिखा देता हूं क्या हो रहा है। तो ए यूनियन बी, ए बी यूनियन बी, इसके बाहर का ये रीजन है, ए और बी के बाहर का ये है रीजन, ए और बी के बाहर का सेक्शन। अब इसका सी के साथ अगर आप कॉमन लेंगे तो सी के साथ आप कॉमन ले लीजिए, ये रहा सी के साथ कॉमन, ये टुकड़ा कॉमन, R3 बचेगा आपके पास से, वही लिखा गया है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाले में क्या पूछा है इसको देख लीजिए। क्या ये R5 बनेगा? यहां से देखिएगा, B माइनस सी डैश है और A डैश के साथ कॉमन भी हमें निकालना है। इसको यूटिलाइज कर लिया है, इसको हटा के अगले वाले को सॉल्व यहां पर कर देते हैं। देखिएगा, इसका मतलब होता है B माइनस सी डैश, फिर आप कॉमन लेने वाले हैं A डैश के साथ। तो देखिएगा, B ये है, अब C डैश है, C डैश होता है जो C के बाहर होता है। तो इस सर्कल के बाहर कितने रीजन है आप मुझे ये बता दीजिए। C डैश में क्या आने वाला है? जो C के बाहर है ये 4 नंबर्स आएंगे, R8 R1 R4 R2, R1 R2 R4 R8, क्योंकि C के अंदर अकेले में 4 नंबर्स आ गए, 5 6 7 3। तो आपके पास बाहर वाले हैं 1 2 4 8, ये आपके पास C डैश है। मैं B के अंदर से कॉमन हटाना चाहता हूं, आप मुझे बताइए B माइनस सी डैश क्या बचेगा? B के अंदर आपके 4 नंबर्स आते हैं, R2 R4 R5 R7। तो इसका कॉमन सेक्शन हटा दो, दोनों में कॉमन कौन कौन है? R2 कॉमन है, R4 कॉमन है, हटा दीजिए, आपके पास आया R5 एंड R7, ठीक है। अब आपको A डैश के साथ कॉमन लेना है इसको। A डैश कौन है? A डैश यानी A के बाहर वाले, तो इन चारों को छोड़ दीजिए, 2 5 3 8,
R2, R3, R5, R8, 2, 3, 5, 8 ये आपके पास है। अब आप इन दोनों का कॉमन लेंगे तो कौन सा कॉमन है आप देख लीजिए, आराम से आपको इनका कॉमन नज़र आ रहा होगा कि इन दोनों में अगर हम कॉमन निकालने जाएं R5 ही कॉमन है, वही लिखा गया है करेक्ट आंसर। R5 ही कॉमन है। हमारे पास इसके आंसर्स आते हैं ABCD। क्या आंसर्स आ गए हमारे पास? ABCD आर द करेक्ट ऑप्शंस फॉर दिस कंप्लीटली। ये कॉम्प्रिहेंशन जो हमने सॉल्व किया इसको हमने कंप्लीटली सॉल्व करके देख लिया। वो कैसे? इस डायग्राम के हिसाब से रीजन्स बनाते चले गए। तीनों ही सवाल बहुत अच्छे थे, एक डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ इसकी डेवलप होती है। सो कीप लर्निंग। एक कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करते हैं जो सेट्स के ऊपर पूछा गया है। लेट एस बी द यूनिवर्सल सेट ए, बी एंड सी आर द सेट सच दैट, ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है कार्डिनल नंबर। ए यूनियन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज 1 एंड जो एस सेट है दैट इज गिवन एज 8। तो देखिए एस बी द यूनिवर्सल सेट, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स एस के अंदर कितने हैं? वो है 8 है। और ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास जो दिया गया है वो क्या होगा? वो जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से ही ए यूनियन बी यूनियन सी का कार्डिनल नंबर हटा देंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट का चाहिए, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए, उसका कार्डिनल नंबर। ये हमारे पास गिवन है 1 है, ये 8 है, तो हमारे पास यहाँ से यूनियन वाला जो कार्डिनल नंबर है तीनों सेट्स का, ए यूनियन बी यूनियन सी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाहर दोनों लाइंस बना दी, ये भी वही मतलब होता है। वी आर गेटिंग दिस एज 7। तो तीनों का यूनियन जो है वो हमारे पास से 7 आता है। ठीक है, हमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, तो ये डेफिनेशन, ये जो डेटा है ये तो सभी पैसेज के तीनों क्वेश्चंस के लिए है जो भी आपको आगे जाके सॉल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं 4th नंबर पे। 4th नंबर ये कहता है इसके आगे नंबर 4th, वो ये कहते हैं कि हम तीनों का जो कॉमन है ये मैक्सिमम चाहते हैं, तीनों का सेट्स का कॉमन मैक्सिमम आ जाए। जब तीनों सेट्स का यूनियन 7 है, ठीक है, तो मैक्सिमम भी 7 हो सकता है। अगर हम तीनों का कॉमन लेने जाएंगे, अगर मैक्सिमम की बात हम करने पहुंच गए तो ये 7 हो सकता है व्हेन, जब आपके पास तीनों सेट्स ही बराबर हो जाए। ऐसा तो बोला नहीं है कि तीनों सेट डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट तो नहीं बोला है। तो तीनों सेट्स कैसे हैं कि सेम ही सेट अगर हो गए तो जो ए है वही बी है वही सी है। तो आपके पास ऐसा करने पर ऐसा तब होगा, तो आपके पास इन सभी का कार्डिनल नंबर भी आपके पास है, तो उस केस में 7 आ जाएगा, क्योंकि हम इसको मैक्सिमम करना चाहते हैं। तो क्या इन सब के कार्डिनल नंबर सेम आएंगे? बिल्कुल 7 आएंगे। अब देखिए, क्योंकि सारे सेट ही सेम हैं तो आप बताइए ए कॉमन बी डैश, यानी क्या मतलब हुआ? ए और बी तो सेम है, यानी इसका मतलब हुआ ए का ए डैश के साथ कॉमन लेना है। एक सेट का उसके नहीं होने वाले कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर कॉमन लिया जाए तो ये डेटा हमारे पास 5 आता है। ये सारे डेटा आपके पास से 5 बन जाएंगे, तो सब इक्वल है। बी इज ऑल्सो ट्रू। यहाँ आइए, इसको समझिए। ये ए यूनियन, जब तीनों इक्वल हो चुके हैं तब आप मुझे फिर ये बताइए, तीनों अगर इक्वल हैं तो जो ए यूनियन बी यूनियन सी है और जो तीनों का कॉमन है वो नंबर ही 7 आएगा, और वो 7 आएगा तो दोनों का डिफरेंस आपके पास है 0 बनेगा। अब हम एक जगह चाहते हैं कि a स्लैश बी, आप बताइए क्या बनेगा? जो होगा a माइनस बी, क्योंकि a और b दोनों सेम है, a में से a को हटाएंगे तो आपके पास से 5 आएगा। और तीनों सेट्स जब इक्वल हैं तो a यूनियन b यूनियन c, आपके पास a कॉमन b कॉमन c अगर निकालें तो ये दोनों भी इक्वल हैं आपके पास से, ये वाला डेटा भी 5 आता है। तो आपके पास से सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया है। फिर बारी आती है डी के बारे में। डी लिखा गया है कि ए डैश इज इक्वल टू एस माइनस बी। डैश का मतलब क्या है? एस माइनस बी। और आपको पता है ए और बी तो इक्वल है, तो बी की जगह मैं ए भी लिख सकता हूँ, बी की जगह मैं ए भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या हुआ? बिल्कुल ए डैश तो यही होता है। हम सब जानते हैं यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दीजिए, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ऐसा करने से जब हम चाहते हैं कि कॉमन मैक्सिमम आए
तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर एक केस ये बनता है कि तीनों ही सेट इक्वल अगर हो जाएंगे तो हमारे पास ये चारों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर पॉसिबल होनी तय है। इसके मैक्सिमम वैल्यू के लिए जब हम कॉमन चाहते हैं मैक्सिमम हो कार्डिनल नंबर, तो यूनियन के कार्डिनल नंबर 7 था, तो इसका भी 7 ले सकते हैं जब तीनों सेट्स इक्वल है। इक्वल होते ही हमारे पास चारों ऑप्शंस इसके अंदर आंसर में मार्क हो जाएंगे। फिफ्थ में पूछा है, अभी देखो आगे क्या पूछा है। तो हमारे पास प्रीवियसली इससे क्या डेटा आया, फोर्थ वहाँ सॉल्व हुआ है और जो ऊपर डेटा है कॉम्प्रिहेंशन का वो ये है कि NS 8 है आपके पास और यूनियन 7 है। तो जो जनरली ट्रू है सबके लिए कि ये 8 है और यहाँ पर जो यूनियन है ये 7 है। इतनी बात हमें पता थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ में क्या कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग तीनों का जो कॉमन है वो 6 आता है। फिर पूछा जा रहा है कि कौन से ऑप्शन हमारे पास यहाँ से ट्रू है, ये बात हमसे पूछी जा रही है। यहाँ पर यूनियन तीनों का 7 है एंड अब नई कंडीशंस आई है। ये 6 है, A, B और C तीनों का कॉमन अपने पास है, 6 आता है। ठीक है, तब आप इसको थोड़ा समझिए। तीनों का कॉमन ही 6 है और यूनियन 7 है। अच्छा, तो डायग्राम के हिसाब से क्या हो रहा होगा, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, तीनों का कॉमन 6 है आपके पास। फिर एक और एक्स्ट्रा है, वो कहीं भी हो सकता है, वो यहाँ हो जाए, 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 और टोटल 8 है। इसका मतलब एक एलिमेंट आपके पास बाहर भी है, यहाँ भी कोई एलिमेंट है इन सब के बाहर भी, ताकि सबको मिलाकर हमारे पास यूनिवर्सल सेट में 8 एलिमेंट बन रहे, 7 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर। अब हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। 3 ऑप्शंस में A इक्वल टू B बोला है, तो इफ A इज इक्वल टू B तो फिर मुझे ये 2 अलग अलग सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर A इक्वल टू B हमें पूछा गया है तो फिर सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ A है, यही B है, और ये है आपके पास से C, और दोनों में कॉमन है, 6 एलिमेंट कॉमन है। तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये जो डेटा होता है ना, A यूनियन B यूनियन C, इसका क्या मतलब निकला। ये भी तो A ही है, तो इसका मतलब ये है कि A यूनियन C अपने पास 7 है। ठीक है, और कॉमन का मतलब वो 6 से वो लिख ही चुके हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी आपको C के अंदर नज़र आती है, ये बात हमें सोचनी है। जब यूनियन 7 है तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ है, मैं दोनों के बारे में आपको समझा देता हूँ। एक यहाँ है A, B और एक है C। कॉमन में आया 6, ये अच्छे सवाल हैं। यहाँ पर आपके पास 7 है तो एक पॉसिबिलिटी है कि एक एलिमेंट यहाँ हो, यहाँ 0 एलिमेंट हो, तो देखो यूनियन में 7 हो जाएंगे। और एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ 0 हो, यहाँ 7 हो, 0 हो और वहाँ 1 हो। तो इससे भी क्या होगा, तीनों का यूनियन लेंगे तो आपके पास से 7 बन जाएगा, कॉमन में 6 लिखा हुआ ही है। अगर ये वाली सिचुएशन होगी तो आपके पास C का जो नंबर है कार्डिनल वो 0 आएगा, और इस वाली सिचुएशन में कार्डिनल नंबर 1 आएगा। पर क्या हम इसके लिए श्योर हैं या इसके लिए श्योर हैं? जितना डेटा गिवन है हम दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता है। तो यहाँ A इक्वल टू B करते ही B इक्वल टू 7 लिख दिया है। ये C का कार्डिनल नंबर आपके पास 7, देखो मैंने गलत लिखा, C का कार्डिनल नंबर लिखा जाएगा तो दोनों को ऐड करके लिखा जाएगा, ये 0 + 6 यानी 6 बनेगा, और इसमें भी C का टोटल जब लिखेंगे तो आपके पास ये नंबर 7 बनेगा। तो C का कार्डिनल नंबर या तो 6 होगा या फिर 7 होगा। यहाँ कन्फर्म 7 बोल दिया है, क्यों? ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि अगर A और B इक्वल हो जाए तो ये 2 सर्कल तो सेम हो जाएंगे। अब आपके पास यूनियन बोला है तो तीनों का यूनियन लेने के बाद इन दोनों में देखिए 7 आ सकता है, तो इसका सम C का 6 रहेगा, तो 6 की पॉसिबिलिटी भी वहाँ पर है। इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन A है वो गलत प्रूव हो जाता है कि A ऑप्शन इज रॉन्ग। तो A इज रॉन्ग, 7 की जगह 6 भी आ सकता है। आगे चलते हैं, B ऑप्शन देखिए आप क्या लिखा है, A इक्वल टू B लिखा है, A/C इज नॉट 5, और फिर C के बारे में पूछा जा रहा है। अब आइए B ऑप्शन को मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। दिया हुआ है आपको कि A की वैल्यू B है, एंड अब समझाया है A/C, जिसका मतलब होता है A में से C का कॉमन पार्ट हटाने पर 5 नहीं आता है।
इस वाली सिचुएशन की बात करते हैं। ए में से सी का कॉमन पार्ट हटाया, सी का कॉमन पार्ट ये एलिमेंट्स होंगे, ये इसमें से हटाएंगे तो 1 आएगा, 5 नहीं है। इस वाली सिचुएशन जब आप जाएंगे तो देखो ए में से सी का कॉमन पार्ट 6 हटाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास 0 बनेगा, यानी ये 5 बनेगा। तो वो जो पर्टिकुलर सिचुएशन है ये कब है, जब आपके पास a/c की वैल्यू 5 आती है। दिस इज द सिचुएशन कि जब a के अंदर से c का कॉमन पार्ट हटा देते हैं तो फिर देखो 0 बनेगा, फिर 5 आ जाएगा। तो ये वो वाली कंडीशन है। हमें क्या दिया है, ये नहीं होना चाहिए 5, यानी अपनी सिचुएशन ये वाली है। तो ये वाली सिचुएशन है तो हम यहाँ पहुँचे और ये सिचुएशन होगी। अब इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, पहले 2 केसेस थे, अब स्पेसिफाई कर दिया कि वो 5 है और ये 5 के बराबर नहीं है, हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर अगर रहेंगे तो फिर c का वैल्यू फिर आपके पास से उस केस में 6 आ जाएगा। दिस इज ट्रू, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू बन जाएगा। यहाँ हम पहुँचे तो आप देखिए यहाँ पर c में क्या पूछा है आपके पास से, बोला कि a = b है और a/c इज नॉट कमिंग एज 5, यानी यही वाला डायग्राम है और a और b का आपको कॉमन लेना है। आप बताइए a और b का कॉमन क्या बना, जो a है वही b है, तो दोनों का कार्डिनल नंबर आपके पास आने वाला है 1 + 6, द नंबर इज कमिंग एज 7। ये ऑप्शन भी हमारे पास से सही आ गया है। आते हैं इस पर, यहाँ समझिए क्या दिया है, कार्डिनल नंबर बराबर दिए हैं। पहले अब तक क्या था, सेट्स बराबर थे, यहाँ बोला है नहीं कार्डिनल नंबर बराबर, इन दोनों में अंतर है। ये सिर्फ बताते हैं कि काउंटिंग बराबर है। फिर आपसे पूछा जा रहा है ये जो है इनके कार्डिनल नंबर ए के मिनिमम और मैक्सिमम का सम क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन है। तो अब तक आप देखोगे तो a = b चल रहा था सब तक, यानी ये कहानी सेट बराबर होते हैं तो हर एलिमेंट इक्वल हो गया उसका, और जब कार्डिनल नंबर की बात करते हैं तो सिर्फ काउंटिंग बराबर है, ओनली काउंटिंग इज द सेम। भाई डी ऑप्शन हम सॉल्व कर रहे हैं, दिया हुआ है दो सिचुएशन हो सकती है, A, B, C, A, B, C, दोनों के कार्डिनल नंबर इक्वल हैं, तो यहाँ कॉमन में तो 6 लिखा हुआ है और हम जानते हैं तीनों का यूनियन 1 है। कार्डिनल नंबर सेम कब हो सकता है, अगर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा समझिएगा तो फिर यहाँ 7 हो जाएंगे, यहाँ मैं कुछ लिख नहीं सकता, नहीं लिख सकता, कंफर्म बात है। यहाँ अगर क्योंकि हम पास तीनों का यूनियन कितना है, तीनों का यूनियन ही 7 है, तो मैं यहाँ लिखने के बाद यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा लिखूंगा तभी B का कार्डिनल नंबर 7 आएगा, इधर भी 7 आएगा, पर ऐसा करने से 8 हो जाएंगे। तो कंफर्म बात है कि हम यहाँ नहीं लिख सकते, फिर कहाँ लिख सकते हैं वो सोचना है। आप यहाँ लिख सकते हो, ऐसा करने से अब आपके पास यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, A और B का कार्डिनल नंबर सेम आ रहा है और तीनों का यूनियन लेने पर भी 7 आता है। तो ऐसा करने से हमारे पास इसका जो कार्डिनल नंबर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 7। दूसरी पॉसिबिलिटी जो एक नंबर है वो आप यहाँ रखिए। ऐसा करने से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों के जो कार्डिनल नंबर है वो हमारे पास 6 आ रहे हैं, अभी दोनों के कार्डिनल नंबर आपके पास से 7 आ रहे थे। अभी A का और B का कार्डिनल नंबर सेम है, पर इस सिचुएशन में एक एलिमेंट अगर आपने यहाँ रखा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपके पास से 6 हो जाती है। बोला गया है कि आप इसके मैक्सिमम और इसके मिनिमम का सम बताइए, तो 7 + 6 हमारे पास ये नंबर 13 आता है। हम यहाँ गए, स्टेटमेंट पढ़ा, यस 13। तो कौन से ऑप्शंस हमारे पास मैच होते हैं, ए को छोड़ दीजिए, बाकी आपके पास बी सी डी 3 ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू मार्क इट एज ए बी सी डी, फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ से बन जाएगा। अब हम आए हैं थर्ड सवाल पे, जिसका अगला क्वेश्चन है। उसमें पूछा है तीनों के कार्डिनल नंबर सेम है, फिर पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। फिर से हम उस क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे चले जाते हैं, जो हमारे लिए सही बातें थी कि सुपर सेट जो है, जो अपने पास यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर 8 है और यूनियन की वैल्यू 7 आती है। इस पूरे कॉम्प्रिहेंशन के स्टार्टिंग में ये बात गिवन है।
और हर क्वेश्चन के अंदर डेटा अब चेंज होता जा रहा है। सो इनिशियली गिवन यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर 8 एलिमेंट हैं और A यूनियन B यूनियन C ये हमारे पास 7 है। ठीक है, ये डेटा हमें पता है। अब हम आगे इसके आगे प्रोसीड करते हैं। ये तीनों का कार्डिनल नंबर सेम आता है, A, B और C का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा है सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कार्डिनल नंबर A, B, C इज 7। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम का सम। X be the set of all possible values of cardinality A, B, C, तो इसके बाद इस कार्डिनल सेट का जो सेट बनेगा उसका कार्डिनल नंबर 7 आना चाहिए। और सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने भी पॉसिबल वैल्यूज आपके कार्डिनलिटी की बनेगी इसके लिए उसका सेट बनाया गया है, वो आपके पास 6 आता है। और यहाँ समझाया गया कि अगर A का कार्डिनल नंबर 4 है तो इनके कोऑर्डिनेट A, B, C के कॉमन का जो कार्डिनल नंबर है वो ये हो सकता है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये बोल दिया है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में 2 कंडीशंस होती हैं। एक तो पैसेज की है, तो पैसेज की कंडीशन तो ये दोनों थी। फिर एक होती है क्वेश्चन की कंडीशन, क्वेश्चन में ये बात दे रखी है। और फिर आती है ऑप्शंस की कंडीशंस, है ना। 3 कंडीशन, एक तो कॉम्प्रिहेंशन की कंडीशन ये दे रखी है, फिर क्वेश्चन की कंडीशन ये वाली बात है, फिर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन की कंडीशन। जैसे हम डी वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं, डी वाला पार्ट ये कहता है कि नहीं है सबके कार्डिनल नंबर इक्वल, ये क्वेश्चन बोला है, पर डी ऑप्शन में क्या दे रखा है कि अच्छा इनके कार्डिनल नंबर तो बराबर हैं और वो 4 के बराबर हैं। तो अब आप इनके A, B, C का कार्डिनल नंबर क्या क्या बिलोंग कर सकता है उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सोचते हैं आगे। यहाँ पर आपके पास A, B और C का कार्डिनल नंबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इनके पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करना चाहें, क्योंकि हमें तीनों का कॉमन निकालना है, कॉमन की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं ये बात बोली जा रही है। तीनों का यूनियन 7 आना चाहिए और जब सम निकालोगे तो आपके पास से 4 एलिमेंट ABC के अंदर होने चाहिए। ठीक है भाई, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या इसको बना पाए। जैसे इसके हिसाब से 0 भी पॉसिबल, तो हमने यहाँ पर 0 रखा, क्या हम इसको 0 रख सकते हैं, ऐसा हम सोच रहे हैं, प्लानिंग करने की सोच रहे हैं। तो देखो अगर आपने इसको ये रखा और मुझे यूनियन में 7 चाहिए, ध्यान रखेंगे यूनियन में सबका नंबर का समेशन 7 आना चाहिए। एक एलिमेंट बाहर है, बाहर कर लिया, टोटल 8 हो जाएंगे। अब इसको कैसे हम ब्रेक करें वो थोड़ा हम सोच लेते हैं। जैसे यहाँ हमने 2 रखा, यहाँ 1 1 रखा, तो टोटल ए का कार्डिनल नंबर 4 आ गया। तो हर बार सोचना ही होगा। यहाँ भी 2 है तो हम एक काम और कर सकते हैं कि हमने यहाँ 1 ले लिया और यहाँ पर 1 ले लिया, इसके भी 4 हो गए और यहाँ पर 2 कर दिया। अब आप बताइए क्या ये फिजिबल है, सोच के बताइए। ABC तीनों के कार्डिनल नंबर 1 2 4 1 2 2 4 हो चुका है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तीनों के कार्डिनल नंबर 4 हैं, कॉमन 0 आ रहा है। इस वाले पर्टिकुलर केस में सबका सम 7 भी आना चाहिए, भी ध्यान रखिएगा। 2 and 2 4 हो चुका है, 4 के बाद 6 7 8 9 जा चुका है। एक सेकेंड, 2 and 2 4 5 6 7 8 आ चुका। 8 नहीं होना चाहिए, 7 होना चाहिए, कहीं पर कुछ गड़बड़ है सोचिए। तो ये तो फिजिबल दिख नहीं रहा है। इफ़ आई टेक 1 हियर फिर प्रॉब्लम है। सम मुझे टोटल कितना चाहिए, 4 आना चाहिए सी का भी। तो यहाँ 2 जब करते हैं तो 1 2 4 5 6 7 8 बन गया है अभी, और ये कितना है, 7 है। कुछ और सोचिए, इस पॉसिबिलिटी से कुछ बन नहीं रहा है, कुछ और सोचिए। यहाँ अगर हम 2 कर दें तो ये टोटल 4 बन जाता है, ठीक है। और यहाँ भी अगर हम थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाएं, ये देखिए अभी आप, ये कितना बना, 2 3 4 आ गया, इसका भी 4 आ गया, और टोटल अमाउंट कितना हो गया, 2 and 2 are 4 5 and 6 and 7। अब देखिए दिस इज पॉसिबल। थोड़ा सोच सोच के बना के पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात कर रही है। सबका यूनियन 7 आना चाहिए, 2 and 2 4 आएगा, 5 6 7 सबका 7 आ गया। और देखिए ए का इंडिविजुअल स्कोर 4 है, बी का इंडिविजुअल स्कोर 4 है, सी का इंडिविजुअल स्कोर भी 4 है। और दिस इज द केस जब हमारे पास इन तीनों का कॉमन 0 आ रहा है।
बनी बात। तो सोच सोच के बनाने होंगे, ऐसे कोई सॉल्यूशन याद करके आके लिख दूंगा तो बात अलग है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी तो बात बनेगी कि हाँ एक कोई पॉसिबिलिटी बनी या नहीं बनी। तो हाँ कॉमन जीरो आ सकता है। क्या कोई और दूसरा ऐसी कहानी है जिसके हिसाब से हम इसको 1 भी ला सकते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ, तो मैंने यहाँ सबसे पहले 1 लिख दिया, क्योंकि सबका कार्डिनल नंबर भी मुझे मेंटेन करना है ना। सबका कार्डिनल नंबर भी हमें मेंटेन करते हुए 4 लेकर आना है। तो 4 लेकर आएंगे तो यहाँ सबसे पहले 1 रखा। तो अगर हम यहाँ भी 1 1 कर दें और यहाँ 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत? ये 1 हो गया। देखो क्या बात बनी क्या? 1 1 1 3 हो गया, 3 3 6 और 1 7। तो सबका यूनियन 7 होना चाहिए और मैंने ये पॉसिबिलिटी बनाई। तो देखो ए का कार्डिनल नंबर 1 1 1 4, बी का 1 1 1 4, सी का 1 1 1 4। लीजिए आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी भी आ गई कि हाँ इनका एक कॉमन नंबर 1 भी हो सकता है। तो ये 0 वाली बात सही है, 1 वाली बात सही है। अब बनाते हैं तीसरा वाला बॉक्स, जिसके हिसाब से हम चाहते हैं कि अब तीनों का जो कॉमन वाला नंबर है वो 2 रहे। दिस इज 2। जब तीनों का कॉमन 2 रहेगा, अब आप यहाँ पर थोड़ा सोच के देखिए कि अभी तक कॉमन 0 था तीनों का, यहाँ कॉमन 1 है। क्या कॉमन तीनों का 2 भी हो सकता है, जिससे तीनों का यूनियन हमारे पास 7 आए और इंडिविजुअली सेट्स के अंदर एलिमेंट्स 4 4 4 रहे? सोच के देखिए, क्या यहाँ पर भी हम इसको फिगर आउट कर पाएंगे? ये थोड़ा हमें सोचना होगा। सो 2 और 2 कर देंगे, 4 बनाना होगा। थोड़ा ये भी देखना है कि 4 बनाए। यहाँ से आपके पास से ये 4 बना, ये 4 बना, ये 4 बना। अभी देखो यहाँ पर 4 आ गया, 2 1 4 है ना। इनका 4 आ गया, 2 1 4 4, और 2 1 2 ये भी 4 आ गया। अब सबको काउंट करो तो 7 भी आना चाहिए, वरना फिर गलत है हम। तो 2 3 4 5 6 आ रहा है अभी। अच्छा, और कहीं ब्रेक करना पड़ेगा। अभी 6 आ रहा है, अभी तो हमें 7 लाना होगा। 7 लाना होगा। इसको थोड़ा चेंज करो, सबका यूनियन 7 आना चाहिए, ये कंडीशन है। सोचिए, तो यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखते हैं और आगे सोचते हैं और क्या किया जाए। जैसे इनका 4 हो चुका है तो इसको 0 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुझे 1 रखना ही पड़ेगा, वरना इसको 2 करना पड़ जाएगा। ये चेक करिए, कुछ फ़ायदा है? नहीं, इससे भी 6 ही आ रहा, कोई फ़ायदा नहीं। टोटल सम निकाल रहे हैं तो इसका 4, इसका 4 तो बन चुका है, इसका भी 4 बन चुका है, लेकिन आपके पास डेटा 7 लाना है, 7 लाना है। सोचिए और क्या फिजिबिलिटी है। इसको भी 0 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं और यहाँ 1 कर देते हैं। अब देखिए 2 and 2 4 5 6 7, तो टोटल यूनियन तो 7 आ गया है। ए के अंदर 4 हो चुके हैं, 1 2 2, बी के अंदर भी 1 2 2 4 हो चुके हैं और सी के अंदर भी 2 1 2 4 हो चुके हैं। यस, ये भी फिजिबल है। तो आपके पास ये तीसरा वाला भी सेट हो गया है। अब बारी आती है, क्या 3 हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, तो आइए फिर 3 वाला बना के देखते हैं। तो पूरे दिमाग का आपको चेक करवा देंगे। कुछ क्वेश्चन मॉड्यूल में ऐसे हैं जो आपको टॉपर्स और एवरेज बच्चा, एक नॉर्मल एवरेज बच्चा, सब में सेग्रीगेट कर देता है कि हाँ भाई कौन सा स्टूडेंट कैसा है। यहाँ अगर मैंने 3 लिया, अब आप देखिए 3 है तो मेरे पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं इन तीनों में किसी एक जगह 1 रखूँ, किसी भी एक जगह, वो अपनी चॉइस है। और यहाँ भी फिर हम किसी भी एक जगह 1 रखें और यहाँ भी हम किसी भी एक जगह 1 रखें। 3 रखा है, 4 मुझे चाहिए। इफ़ आई कीप 1 हियर, तो इसका 4 भी कंप्लीट हो गया, इसका 4 भी कंप्लीट हो गया। फिर मुझे सभी जगह 0 0 ही रखना होगा, क्योंकि 4 कंप्लीट हो चुका है। और फिर यहाँ करना पड़ेगा 1, और यहाँ 1 करता हूँ तो मेरे पास सबकी कंडीशन 4 होनी चाहिए, बट टोटल सम मेरे पास 5 आ रहा है। 5 से बात बनेगी नहीं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। 7 एलिमेंट टोटल आने चाहिए। कॉमन मैंने 3 रखा, अब इसकी जगह मैंने उस 1 को यहाँ रखा। यहाँ रखते हैं 4 आता है, यहाँ रखते हैं 4 आता है, यहाँ रखते हैं 4 आता है। और ऐसा करने से हमारे पास फिर से टोटल सम कितना आता है? 6 आता है।
ठीक है, 4 4 4 तो आ गया है, लेकिन टोटल 6 ही आ गया, आना 7 चाहिए, तो ये भी वो सुटेबल प्लेस नहीं है। फिर तो डिसाइड हो गया, कॉमन वाले पे चेक कर लिया, जो कॉमन है उस पर चेक कर लिया, यानी 3 वाले का चांस अपने पास नहीं बनता है। तो 3 वाला इसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है, बाकी सारे केसेस आपके पास से बन जाएंगे। सो डी ऑप्शन इज ट्रू। कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया? डी ऑप्शन इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं, पहले वाले ऑप्शन पे चलते हैं। तो हमारे पास ए ऑप्शन के हिसाब से ये हमें पता चल गया कि ए कॉमन बी कॉमन सी, हमने देख लिया है कि 0 भी पॉसिबल है, और जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाता है तो ये तो मिनिमम वैल्यू है। जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी बन जाता है तो उनका कार्डिनल नंबर भी बराबर हो जाएगा, और इसके पास हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी 7। दोनों को आप सम निकालेंगे तो आपके पास से 7 जनरेट हो जाएगा। यहाँ से अपने पास ए ऑप्शन भी ट्रू है। ठीक, अब बारी आती है बी और सी के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि x बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कार्डिनलिटी a कॉमन b कॉमन c। a कॉमन b कॉमन c की कितनी कार्डिनलिटी पॉसिबल है, ये पूछा जा रहा है। 3 तो हम लाके जस्टिफाई कर ही चुके हैं, जो 3 के अब आगे बढ़ते हैं। 3 और एक ये 7, ये 4 नंबर्स आगे यहाँ पर 0 आ गया है। जब सारे सेट बराबर हो जाएंगे तो इनकी कार्डिनलिटी 7 भी आ सकती है। तो 0 आ चुका है, 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 7 आ चुका है। अब क्योंकि यहाँ पर सबका सेट का जो नंबर था वो 4 दिया हुआ था, उसके रिगार्डिंग हमने केसेस बनाए थे। अब हमें ये सोचना है कि अगर ये कार्डिनलिटी बढ़ाई जाए सेट ए की, तो अब तक अगर हम बात करें, मैं वापस से लिखूं, हमारे पास इस सेट के अंदर इसकी वैल्यूज 0 आ गई है, 1 है, 2 है, 7 तक तो मिल चुका है। अब ये कितने पॉसिबल हैं उन सब से एक सेट बनाया जाएगा। वो सेट बनेगा कैपिटल X, और फिर उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है वो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। 7 आएंगे या 6 आएंगे। ठीक है, 4 एलिमेंट आ चुके हैं, और ये भी मालूम है कि तीनों की कार्डिनलिटी नंबर सेम आती है। तो जब 4 था तो 3 केसेस बन रहे थे। अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा और सोचते हैं कि हम और कितने कॉमन बना सकते हैं। 4 की जगह मैंने यहाँ पर 5 ले लिया। अगर हम 5 लेते हैं तो हमारा पूरा ध्यान इस बात पर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्डिनल नंबर रख पाएँ। पहले 2 के आगे 3 नहीं बना पाया था, अब इस बार मैं सीधा ही 3 यहाँ पर रखूँगा। समझिएगा सबका यूनियन कितना है, सबका यूनियन 7 है। मैंने यहाँ 3 रख दिया है। तब आप मुझे बताइए कि क्या अगर मुझे 3 मिल गया तो मैं इस सेट में 3 लिख दूंगा। तो इस वक्त यही पॉसिबिलिटीज टोटल काउंट मुझे करनी है। सबके अंदर 5 आना चाहिए कॉमन। देखिए क्या एक भी डेटा मिला तो बात बन जाएगी। 5 हम चाहते हैं, टोटल सम 7 आए। सो 1 1 लिखा, यहाँ भी हमने 1 1 कर दिया। 2 3 5, ये भी 5, और टोटल 7 आना चाहिए। तो 3 4 5 6 हो चुका है, 6 हो चुका है। देखो एक बार, इज दिस पॉसिबल? यहाँ सबका सम 5, यहाँ पर सबका सम 5, इसका भी सबका सम 5 आ चुका है। तो बस हो गया डिसाइड। फिर कॉमन 3 पॉसिबल है, और 3 4 5 6 7 यूनियन कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो हमारे पास पता चला कि यस, इसका मतलब ये है कि हम अगर आगे जाएं तो कॉमन हम 7 3 ले सकते हैं। तो इसके सेट में एक नंबर 3 और ऐड हो गया। अगला पॉसिबिलिटी लीजिए, क्या हम इसको 4 कर सकते हैं क्या? I can keep 4 here. That's my next problem. 4 आ जाएगा, 4 भी ऐड हो जाएगा, फिर 5 और 6 दो और ऐड चेक करने होंगे। तो बढ़िया सवाल हैं सारे। 4 मैंने यहाँ पर रखा। 4 के बाद अब हम आगे चलते हैं। तो टोटल सम हम कितना रखना चाहते हैं? 5 के लिए अगर बनाना चाहते हो तो 5 के लिए कोशिश कीजिए। 5 के लिए अगर हम देखें, क्योंकि हमें टोटल काउंटिंग भी कितनी चाहिए? 7 चाहिए। टोटल काउंटिंग हैज़ टू बी 7। तो हो गया ना ये? तो ये देखिए 4 आपके पास है, 4 and 3 are 7। इसका कार्डिनल नंबर 5, इसका कार्डिनल नंबर 5, इसका कार्डिनल नंबर भी 5 आ रहा है। ये भी पॉसिबल है बिल्कुल। आपने अगर A कॉमन B कॉमन C भी अगर लिया है तो हमारे पास 4 भी इसका डेटा आ सकता है। 4 भी आ गया। अब बारी आती है 5 की, कि अगर हम 5 रख सकते हैं नहीं रख सकते, उसके बारे में सोचें।
यहाँ पहुँच गए 5 पर, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो देखिए यहाँ 1 1 1 अगर हम करें, हमें टोटल 7 चाहिए, ध्यान रखिएगा सबका सम 7 हो सकता है और कंडीशन एक ही है कि इन तीनों के भी कार्डिनल नंबर सेम आए। तो यहाँ 5 है, तीनों का, इसका 6 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, तो फिर इसका भी 6 होना चाहिए। देखो आप, ये पॉसिबल, ए का 6 है, बी का 6 है, सी का भी 6 है और टोटल भी 7 आ रहा है। 5 + 1 + 1, इससे हमारे पास कॉमन वैल्यू इतनी बन गई। और पॉसिबिलिटी क्या है, ए कॉमन बी कॉमन सी, ये 5 भी पॉसिबल है। अब हम 6 की बात करते हैं, ए बी सी, 6 मैंने कॉमन लिया। अब मेरे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट बराबर आने चाहिए ए बी और सी के, ये बात है। अब सोचो अगर अब मेरे पास टोटल यूनियन कितना है, टोटल यूनियन मेरे पास 7 ही है, टोटल यूनियन 7 है, यानी मैं एक ही एलिमेंट रखूंगा। अब सोचो अगर मैं यहां रखता हूं उस एलिमेंट को, तो फिर ए और बी के नंबर अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि कंडीशन क्या है, प्राइम कंडीशन, ये देखो तीनों के कार्डिनल नंबर सेम आने चाहिए। तो अगर मैंने यहां रखा तो ये 7 बन जाएगा, ये 6 पर रह जाएगा, ये भी 6 पर रह जाएगा। अगर मैं कॉमन में रखता हूं तो ये 7, लेकिन ये 6 पर रह जाएगा। तो इस वाले केस के अंदर आपके पास तीनों का नंबर सेम नहीं आ सकता, क्योंकि हमें पता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी अगर हम चाहते हैं कि 7 आए तो ये वाली कंडीशन आपकी होल्ड नहीं कर पाएंगे। आपने 6 पहले कॉमन सोच लिया है, अब आप एक एलिमेंट को कहीं भी रख दो, आप यहाँ रखोगे ना तो बी और सी सेम आ जाएंगे, ए 6 पर रह जाएगा, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। तो आपके पास फिर मतलब ये निकल के आता है कि ए कॉमन बी कॉमन ये 6 के बराबर नहीं हो सकता। तो फिर हमारे पास इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस आए, अब तक आपने देखा ये जो सेट बन रहा है 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 7 ये नंबर्स आ सकते हैं। तो इससे अगर आपने जो सेट बनाया है इसके अंदर एलिमेंट्स आपके पास कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स आपके पास बनेंगे। सो यू आर गोइंग टू मार्क हियर एट दिस ऑप्शन नॉट दिस ऑप्शन। तो फाइनल आंसर हमारे पास बन जाएंगे ए बी एंड डी। वी आर गोइंग टू मार्क ए बी डी। वन ऑफ द स्मार्टेस्ट क्वेश्चन, बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल, टॉप क्लास क्वेश्चन, ठीक है, सीखते रहिए ऐसे ही। यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ हमारे पास मैचिंग हमें करनी है, आइए ध्यान से देखते हैं। तो फर्स्ट वाले को अगर हम देखें तो हमारे पास -5 से -1 तक हम गए हैं, आगे और कोई मार्किंग नहीं है। तो अगर हम ए के लिए बात करें तो x आना चाहिए हमारे पास -5 से -1, -5 से -1 दोनों पर डार्क सर्कल है तो दोनों इंक्लूसिव होंगे। -5 से -1 आपके पास कोई रीज़न है, यस Q है। तो Q किससे कनेक्ट हो रहा है, तो हमारे पास डिसाइड हो गया है, A डिसाइड हो रहा है Q के साथ। आगे चलते हैं, B की बात करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ डार्क सर्कल है, फिर ये आगे जा रहा है, यानी वो क्लोज सर्कल है, फिर आगे बढ़ रहा है। तो ये 2 से ग्रेटर आपके पास से बनेगा। सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 2 से ज़्यादा है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 से लेके ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये कहाँ पर नंबर लिखा है, R में लिखा है। सो बी ऑप्शन हमारे पास से R को कनेक्ट करता है। सी ऑप्शन की बात करते हैं, दोनों जगह फुल सर्कल लिखे हुए हैं, तो -4 से 3 आपके पास है, x आपके पास से बनता है -4 से लेके 3 पर फुल सर्कल, फुल सर्कल्स हैं इसलिए दोनों नंबर्स इंक्लूसिव होंगे। -4 से -3 आपके पास से S ऑप्शन आता है, तो C मैच हो रहा है अपने पास S ऑप्शन के पास। आते हैं लास्ट वाले के ऊपर, यहाँ फुल सर्कल है, यहाँ भी फुल सर्कल है, तो आपके पास x आता है, -1 है, यहाँ 5 है, -1 से 5 हमने लिखा, ये आपके पास बनता है, -1 से 5 आपके पास P में लिखा गया है। तो ये मैचिंग है। QRSP आपके पास डेटा बनना चाहिए, वही लिखा है QRSP, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आप नंबर, रियल नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंटेशन है उसको मैथमेटिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके ऊपर। ये एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन है जो हमारे सामने है, इसको हम देखना चाहेंगे। सामने वाले के साथ कॉलम ए में और कॉलम बी में जो है वहाँ हम बात करने वाले हैं।
ए और बी दो सेट है आपके पास, ऐसे दिए गए हैं कि ए जो है बी का सबसेट है, इसलिए हर डायग्राम में आप देख रहे हो ए जो है बी के अंदर बना हुआ है। ठीक है, अब मैचिंग हमें करनी है ए यूनियन बी, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि ए जो है बी का सबसेट है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये है बी, यहाँ है ए, और अगर हम ए यूनियन बी यहाँ निकालना चाहते हैं तो फिर आप बताइए क्या फ़र्क पड़ेगा। ए यूनियन बी दोनों को यूनियन करेंगे तो आपके पास वापस से पूरा सेट बी का क्रिएट हो जाएगा, जितना बी है वो सारा आ जाएगा जो आपके सामने लिखा है। तो क्लियर है ए किससे कनेक्ट होगा, ए जाके कनेक्ट होगा पी वाले ऑप्शन से। इसके साथ देखिए ए और बी का कॉमन क्या निकलेगा, ये जल्दी निकल जाएगा। अगर मैं ए और बी का कॉमन निकालूंगा तो वो ए ही आ जाएगा। ए और बी का कॉमन निकालेंगे तो वो ए ही आ जाएगा। तो यहाँ से ए देखिए ये यहाँ कनेक्ट हो गया। ठीक है, और देख लेते हैं ए यूनियन बी के ऊपर डैश लिखा हुआ है, ये बता दीजिए। ए यूनियन बी के ऊपर डैश है, ये यूनिवर्सल सेट में से आप ए यूनियन बी हटा दीजिए। जानते हैं ए यूनियन बी बी होता है, तो यूनिवर्सल सेट में से बी का सेक्शन हटा देंगे तो बाहर बाहर वाला रीजन आएगा। बाहर बाहर वाला रीजन ये है, एस से कनेक्ट हो गया है। अब बचता है एक, उसकी भी बात कर लेते हैं। बी डैश कॉमन ए हमें लेना है। बी डैश क्या है, जो बी के बाहर है। बी डैश जो है वो जो बी के बाहर है, यहाँ ए है यहाँ बी है, और बी डैश इसके बाहर है, और ए आपके पास लिखा गया है, उसको पहचानिए। इनके बीच में क्या कॉमन है, इस बाहर वाले सर्कल के बाहर का रीजन और ये सर्कल के अंदर का छोटे सर्कल का अंदर है, कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई है। फाई है, कुछ भी कॉमन नहीं आता है, मतलब हमें किसी भी रीजन को कुछ भी मार्क नहीं करना है, इसीलिए हमारे पास इसका आंसर यहाँ पर क्यू बनेगा। हम कोई भी शेडिंग रीजन यहाँ पर नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर फाई आपका आंसर आने वाला है। तो हमारे पास ऑप्शन बनते हैं पी क्यू आर एस, इसी तरीके से बन जाएंगे पी क्यू आर एस। बन गया, ठीक है, सिंपल है। कहीं पर कुछ फंसे हो तो आप समझ सकते हैं, सबसेट के साथ ये चीज़ रिलेट करके बनाई गई है, इसीलिए ए बी के अंदर बन रहा है। ठीक है, सो कोशिश करते रहिए, ज़रूर आप सीखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जो मैच दो कॉलम के अंदर पूछा गया है। आइए, हमारे पास कॉलम ए के हिसाब से बनाए हुए हैं और यहाँ कुछ सेक्शंस बने हुए हैं। तो यहाँ देखिए बी और सी का हमको कॉमन लेना है, तो हम एक एक के बारे में बात करते हैं। 3 सेक्शन अपने पास हो, 3 यहाँ पर सेट्स रहेंगे ए बी एंड सी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो बी और सी का यूनियन आपके, एक सेकंड, यहाँ कॉमन है। बी और सी का कॉमन आपके पास कहाँ है, ये है बी और सी का कॉमन। दिस इज बी कॉमन ऑफ बी एंड सी। और ए के साथ यूनियन लेंगे तो ए के बाहर वाला रीजन भी इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमें दिखना चाहिए। कहाँ दिख रहा है वो आप ध्यान से देखिए। तो ये जाके कनेक्ट हो रहा है बी ऑप्शन, यहाँ पर बी ऑप्शन से। तो दिख रहा है कि बी वाला जो है वो पी से मार्क कर देंगे। पी को बी से करेंगे या बी को पी से करेंगे, ये बात हमें यहाँ पर दिख गई। इसको समझिए, ये क्या है, ए माइनस बी और बी माइनस ए। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो यानी ए और बी की बात हो रहा है, सिर्फ 2 ही सेट्स हैं यहाँ पर, 3 सेट्स नहीं है। ये ए है, यहाँ बी है। आराम से सोचिएगा, ये वो सेक्शन है जहाँ पर ए माइनस बी होता है, ये वो रीजन है जहाँ पर बी माइनस ए है। तो ऐसा डायग्राम बनना चाहिए, और ये डायग्राम बन रहा है फर्स्ट वाले के अंदर। तो आपके पास से जो ए है वो क्यू से कनेक्ट होता है, ए क्यू से कनेक्ट होता है, बी पी से कनेक्ट हो रहा है। अब आगे चलते हैं, यहाँ क्या पूछा है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ है अपने पास ए कॉमन सी यूनियन बी कॉमन सी। तीनों सेट्स बनाए, आराम से उनको डिसाइड करेंगे कि क्या डेटा हमें बनाना है। ए और सी का कॉमन कहाँ है, ए और सी का कॉमन ये रहा, दिस इज कॉमन ऑफ ए एंड सी। ठीक, और बी और सी का कॉमन कहाँ है, बी और सी का कॉमन ये है, दिस इज द कॉमन ऑफ बी एंड सी।
और अगर आप यूनियन लेंगे तो फिर ये दोनों सेगमेंट आपके बन जाएंगे। ये दोनों सेगमेंट कहाँ बने हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। बी ए बी सी के हिसाब से चलिएगा। तो सी का टुकड़ा है पूरा, देखो सी इसमें यहाँ लिखा हुआ है और ये सेक्शन दिखता है क्योंकि ये पूरा सेगमेंट सी के अंदर आ रहा है, पूरा सेगमेंट सी के अंदर आ रहा है। सी से कनेक्ट करेंगे इसको। आर इज गेटिंग कनेक्टेड विद सी, तो कह सकते हैं कि सी इज गेटिंग कनेक्टेड विद आर। ये भी आपके पास एक आंसर बना। अब आते हैं लास्ट वाले पे। ए यूनियन सी है, आप इसका कॉमन लेने वाले हैं बी के साथ। ये ए है, यहां बी है, यहां सी है। ए यूनियन सी आपके पास ये पूरा बन जाता है। ए यूनियन सी, बात आई समझ में? ए यूनियन सी आप बनाने जा रहे हैं तो ये पूरा सेगमेंट बन जाएगा ए यूनियन सी। लेकिन अगर मैं इसको बी के साथ कॉमन लेना चाहता हूं तो बी के साथ कॉमन आपके पास ये वाला टुकड़ा आएगा। जो सर्कल बी के अंदर वाला सेक्शन है वो बनेगा। जो सर्कल बी के अंदर, देखिए बी के अंदर ये सेक्शन है वो बनेगा। तो आपके पास डिसाइड हो गया कि जो डी है वो एस से कनेक्ट होगा। So this is our final answer. QPRS, QPRS। फिर से वेन डायग्राम के ऊपर हम एक सवाल बनाया। मैचिंग द कॉलम है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है तो कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश हमें करनी है। मैच द कॉलम है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास कॉलम 1 में लिखे गए हैं, हमें उनको कॉलम 2 में रोस्टर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके बताना है। एक ही अगर हम बात करते हैं तो आप देखिएगा x जो है अपने पास वो एक इंटीजर है और -12 से लेके 9/2 के बीच में हम बात कर रहे हैं। तो आप बताइए कौन से इंटीजर से? -12 तो इंटीजर होता नहीं, अगला जो नंबर इंटीजर में आएगा वो 0 आएगा और फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, क्योंकि ये नंबर आपके पास है 4.5। तो ये सेट आपके पास से बनेगा। तो ए कनेक्ट होता है अपने पास एस की तरफ। ए जो है वो आके मैप होगा एस की तरफ। ठीक है, आइए बी ऑप्शन बनाते हैं। बी में लिखा है कि एक्स नेचुरल नंबर है और 4x माइनस, आपके पास ये भी डेटा लिखा गया है, 4x माइनस 5 इज लेसर देन 15। 4x की वैल्यू 16 है, x की वैल्यू लेसर देन 4 है, बट x हमारे पास नेचुरल नंबर्स है। तो आपके पास से फिर सेट बनेगा 1, 2, 3 एंड 4। 4 के आगे आप जा नहीं सकते, नेचुरल नंबर है तो स्टार्टिंग इसकी 1 से होगी। सो 1, 2, 3, 4 आपके पास से बनेगा। तो ये जाके कनेक्ट होगा p के साथ। सो b जाके कनेक्ट होगा p के साथ। आगे चलते हैं, c की बात करते हैं। c में लिखा है x n नेचुरल नंबर है एंड दिस इज द फॉर्मूला। तो आप यहाँ पर n की वैल्यू पहले 1 रखिए तो x की वैल्यू आपके पास से 1/2 आती है। n की वैल्यू आप 2 रखिए तो x की वैल्यू आपके पास से 2/3 आता है। n की वैल्यू 3 रखते हैं तो x की वैल्यू आपके पास से 3/4 है एंड द सीरीज गोज ऑन। सेट अगर हम देखेंगे तो 1/2, 2/3, क्योंकि सेट n से नहीं बनाना, x से बनाना है, तो x की वैल्यूज पिक होंगी। इस तरीके से सेट बन जाएगा। 1/2, 2/3, 3/4 चलता चला जाएगा। ये वाला सेट है। तो C जाके कनेक्ट होगा Q के साथ। C जाके कनेक्ट होगा Q के साथ। अब आते हैं हम D पर। इसको देखिए, n नेचुरल नंबर है, x की वैल्यू है 2n - 1/2n। n आपके पास नेचुरल नंबर है। सबसे पहले हमने यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखी तो x हमारे पास से 1/2 आता है। n को हमने 2 रखा तो आपके पास से 4 - 1 3 आता है, 3/4 बनेगा। n की वैल्यू 3 आता है, 6 - 1 5 आता है, 5/6 आता है। सेट बना लीजिए 1/2, 3/4, 5/6, इस तरह के सेट आपके पास से बनेंगे। ये कहाँ बचे हैं? ये देखिए 1/2, 3/4, 5/6। तो ये हमारे पास से डी ऑप्शन कनेक्ट हो रहा है आर के साथ। तो बस यही कॉम्बिनेशन है जो हम बनाना चाहते हैं, मार्क करना चाहते हैं कि ए कनेक्ट करिए एस के साथ, बी कनेक्ट करिए पी के साथ, सी कनेक्ट करिए क्यू के साथ और डी कनेक्ट कर दीजिए आर के साथ। तो एस पी क्यू आर
SPQR, ये हमारा इसका फाइनल आंसर बन जाएगा मैच द कॉलम के अंदर। ठीक है, बना लीजिए। An investigator interviewed 100 students to determine their preferences in 3 drinks. Milk है, coffee है, and there is a tea. He reported that the following are 10 students had all 3 drinks, milk, coffee and tea. तो हम यहाँ पर डेटा लिखते हुए चलते हैं कि या वेन डायग्राम के हिसाब से इसको हम सॉल्व करते हुए बढ़ जाते हैं। So first data is for milk, then there is for coffee and there is for the tea. तो अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, दे आर 10 स्टूडेंट्स हु हैड ऑल 3 ड्रिंक्स, तो 10 स्टूडेंट्स यहाँ तीनों के कॉमन पे आ जाएगा। एंड 20 हैड मिल्क एंड कॉफ़ी बोथ, मिल्क एंड कॉफ़ी वाले 20 हैं तो यहाँ 10 आ गया है, तो 10 यहाँ बन जाएगा ताकि दोनों का सम फिर से कितना हो जाए 20, ये लिखा हुआ। मिल्क एंड कॉफ़ी वाले 20 हैं, 30 हैं कॉफ़ी एंड टी वाले, कॉफ़ी एंड टी वाले 30 हैं तो 10 यहाँ तीनों पीते हैं, 20 यहाँ बन जाएगा, टोटल का सम फिर से 30। और 25 है मिल्क एंड टी, मिल्क एंड टी वाले 25 हैं तो यहाँ 15, आपके पास फिर से 25 बन गया। 12 ऐसे हैं जो सिर्फ मिल्क पीते हैं तो यहाँ पर है, दिस इज़ द रीज़न, जो सिर्फ मिल्क वाला रीज़न है, यहाँ हमारे पास से 12 रहेगा। एंड 5 ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, वो यहाँ 5 रहेगा। एंड 8 ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, टी पीते हैं। यूजिंग द वेन डायग्राम, हाउ मेनी डिड नॉट टेक एनी ऑफ दिस थिंग, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो इनमें से तीनों कुछ नहीं पीते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये डेटा अगर आपको निकालना है तो आप यूनिवर्सल सेट में से तीनों मिल्क, कॉफ़ी और टी वाला नंबर हटा दीजिए। टोटल हमारे पास 100 थे, आप इसमें से इन सभी का जो समय ये हटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा बचे हुए लोग कितने हैं। सो आई एम राइटिंग दिस एज 12 प्लस 5 प्लस सिंगल सिंगल वाले 8 प्लस डबल डबल वाले 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20। इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जो इन तीनों सर्कल्स के बाहर है, जो ना मिल्क पीते हैं, ना कॉफ़ी पीते हैं, ना टी पीते हैं। सो लेट्स फिगर आउट दिस नंबर एज 100 माइनस, ये हमारे पास से 17 आता है, 17 एंड 8 बनता है 25, 25 एंड 20 आपके पास से 45 प्लस आपके पास यहाँ से 35 भी है, ये 100 है, यहाँ से आपके पास से 80 आता है, सो नंबर इज कमिंग एज 20। तो फाइनल आंसर इसका हमारे पास से आता है 20। तो 20 ऐसे लोग हैं जो ना कॉफ़ी पीते हैं, ना मिल्क पीते हैं, ना टी पीते हैं। ठीक है, सो यूजिंग द वेन डायग्राम वी हैव कंप्यूटेड दिस नंबर। स्मार्ट क्वेश्चन। A survey shows there are 63% of the Americans like cheese, whereas 76% likes apple. अब देखिए, चीज़ को लाइक करने वाले हैं 63% एंड जो एप्पल लाइक करते हैं दे आर 76%। X% आर बोथ चीज़ एंड एप्पल, चीज़ एंड एप्पल उसको ले लिया हमने, वो है X%। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x क्या बनेगा। देखो, चीज एंड एप्पल जो नंबर होगा आपके पास है, फॉर्मूला तो आपके पास से ये बनेगा n ऑफ a प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a कॉमन c, करेक्ट। अब जितने लोग हो सकते हैं मैक्सिमम, ज़रूरी तो नहीं कि 100% लोग ऐसे हों जो चीज़ और एप्पल पसंद ही करते हों, लेकिन इतना कम ज़रूर होगा कि वो नंबर 100% से कम होगा, या उसके इक्वल भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है, इज गोइंग टू बी लेसर देन और इक्वल टू 100%। यहाँ हम पहुँचे n ऑफ a 76 से, ये 63 है, और यहाँ है अपने पास x, और यहाँ से आया डेटा आपके पास है 100, तो 139 आता है, ये 100 आपके पास है, तो आपके पास है 139 माइनस 100 ग्रेटर देन और इक्वल टू x आता है। तो x का वैल्यू जो है वो 39 से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, एक बात और आप नोटिस करिएगा कि जब हम कॉफ़ी और चीज़ और एप्पल की बात करते हैं तो ये है हमारे पास से कॉमन,
दिस इज x। तो जो दोनों में कॉमन होता है ना, वो कैसा होता है? वो कम होता है इन दोनों के मिनिमम से भी। देखो अगर इनका इंडिविजुअली देखा जाए तो इंडिविजुअली चीज़ पसंद करने वाले 63% है। इंडिविजुअली अमेरिकन जो पसंद करते हैं, जैसे एप्पल पसंद करते हैं, वो है 76%। ठीक है, तो जो दोनों का कॉमन होगा डेफिनेटली वो इन दोनों से जो कम है उससे भी कम होगा, क्योंकि कॉमन रीज़न ये होता है। तो ये सिंगल ए और सिंगल सी जो है उससे भी कम आएगा। तो यहाँ आपके पास ये है 63, 76% ये है, और ये आपको चीज़ वाले हैं 63। तो आपके पास से जो x है इन दोनों से मिनिमम कौन सा है? 63 से कम रहेगा, कंडीशन नंबर 2। और ये है कंडीशन नंबर 1। तो हमारे पास x के बारे में एक रिजल्ट बन गया है क्या, कि हम दोनों का लेंगे यहाँ पर कॉमन। तो हमारे पास 39 से x ग्रेटर होगा और ये 63 से कम होगा। ये हमसे पूछा गया है, यही पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने इंटीग्रल वैल्यूज यहाँ पर बनेंगे। तो आप देख सकते हैं x के लिए जो सेट अपने पास आने वाला है वो 39, 40, 41, 62, 63। आपको अगर ये काउंटिंग करनी है तो आप बना सकते हैं 63 माइनस 39 प्लस 1। ये नंबर आप बना दीजिए, 25 आपके पास से बनेंगे। दे आर 25 इंटीग्रल वैल्यूज। आप काउंट कर लीजिए 39 से लेके 63 तक कितने नंबर्स होते हैं? 25 नंबर्स होते हैं। स्मार्ट क्वेश्चन, यहाँ तक तो स्टूडेंट पहुँच जाते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा कि अगर कॉमन की बात की जाए तो वो उनके इंडिविजुअल डेटा से जो मिनिमम है उससे भी कम रहता है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिविजुअली अगर ये 63 76 है तो इनका कॉमन 63 से ज़्यादा हो नहीं सकता, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 39 है। तो दीज आर द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x जो हमारे पास आने वाले हैं। गुड क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन, बनाना आना चाहिए। How many ordered pair of integers which satisfy this particular equation 1 by m plus 2 by n is equal to half? तो इक्वेशन को ध्यान से लिखेंगे, 1 by m plus 2 by n is equal to 1 by 2। आप सिंप्लीफाई कीजिए, n plus 2m आता है, यहाँ पर mn है, and this comes as an half। आप और सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये 2n बनेगा, यहाँ है 4m is equal to mn। mn माइनस 4m माइनस 2n इज इक्वल टू 0। देखो ये रेसिप्रोकल में लिखे हुए हैं, ये बात तो पता है कि m और n इंटीजर्स होंगे, लेकिन यहाँ एक कहानी और है कि ये दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। इंटीजर्स हमें बोला है, पर ये ज़ीरो नहीं हो सकते क्योंकि 1/, में लिखे गए हैं। इस बात का हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। यहाँ पे थोड़ा अगर आप कोशिश करें तो मैं m अगर कॉमन लेता हूँ तो n माइनस 4 मुझे दिखता है। दोनों साइड मैंने 8 ऐड कर दिया। ऐसा करने से मुझे यहाँ पर इसके फैक्टराइजेशन दिख जाते हैं। तो n माइनस 4 अपने पास कॉमन है और यहाँ है m माइनस 2, सामने लिखा गया है 8। दिस इज द केस, ये आपके पास से 8 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात सोचिएगा कि m और n दोनों इंटीजर्स हैं, इसके कितने केसेस आएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स बोला नहीं है, सिर्फ बोला है कि इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर फिर हमें इसके फैक्टर्स करके कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करनी होगी, यानी n माइनस 4 और m माइनस 2 क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं। जैसे पॉजिटिव तो बोला नहीं है तो एक फैक्टर -8 -1 भी होगा, -2 इंटू -4 भी बनेगा। नेगेटिव वाले पहले कंसीडर कर लेते हैं। -4 इंटू -2 भी रहेगा आपके पास से, और -8 इंटू -1 भी रहेगा। ठीक है, दो वैल्यूज अलाउड नहीं है, दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ देखो अगर m और n दोनों ज़ीरो ले लेंगे तो -4 और -2 वाला ये वाला केस बनता है। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। फिर भी हम एक एक करके सीक्वेंशियली सॉल्व करते हैं। जैसे पहला वाला केस है, n माइनस 4 की वैल्यू -1 है और m माइनस 2 का वैल्यू -8 है। n का वैल्यू आया 3 और m का वैल्यू आया -6। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, दोनों इंटीजर हैं। यहाँ हम पहुँचे, n माइनस 4 की वैल्यू -2 आती है, m माइनस 2 का वैल्यू -4 आता है। ठीक, यहाँ से आपके पास n का वैल्यू 2 आता है, यहाँ से m का वैल्यू -2, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी एक्सेप्टेबल है। यहाँ अगर हम पहुँचते हैं तब हम बात करते हैं
कि क्या फिजिबिलिटी है। यहाँ से हमारे पास n ही 0 आता है और m भी 0 आता है, तो ये वाला जो केस है, ये केस अपने पास से रिजेक्ट हो जाएगा, दिस इज रिजेक्टेड। वहीं हम इस वाले के लिए भी बात कर लेते हैं। यहाँ बनेगा n-4 की वैल्यू -8 और m-2 का वैल्यू -1। n का वैल्यू -4 आता है और m का वैल्यू 1 आता है, ये वाला भी अपने पास एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ नेगेटिव फैक्टर्स किए तो हमारे पास कितने केसेस आ रहे हैं, 3 केसेस आ रहे हैं। ऐसे ही इनके पॉजिटिव नंबर्स भी बनाए जा सकते हैं, n-4, m-2। अब आप 8 लिखा हुआ है, इसको आप लिखेंगे 1 × 8, 2 × 4, 4 × 2 एंड 8 × 1। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर भी है। तो 0 वाले पे इश्यू था क्योंकि ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, ये नहीं सॉल्व करनी थी। ये होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, सॉल्व करने को हमें ये डेटा दिया गया था, m और n। तो यहाँ से हम आगे बनाते हैं, पहले वाला डेटा बनाएंगे। n-4 की वैल्यू 1 आती है, m-2 की वैल्यू 8 आती है, ये एक्सेप्टेबल है। यहाँ चलिए, n-4 का वैल्यू 2 है, यहाँ से n का वैल्यू 6 आता है, m का वैल्यू भी 6 है, ये भी एक्सेप्टेबल है। n का वैल्यू 8 आता है और m का वैल्यू 4 आता है, ये भी ठीक है। ये भी ठीक है। तो ये सारे केसेस अपने पास कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो आप देख सकते हैं, हालांकि मैंने वैल्यूज भी बता दी है। सो 3 केसेस यहाँ है, 4 केसेस यहाँ है, तो 3 + 4 आपके पास है, टोटल काउंटिंग्स आ गई है 7। तो दे आर 7 सॉल्यूशंस। अगर वो ऑर्डर्ड पेयर बनाने के बोल दे तो हमने सॉल्व भी कर लिया, हम ऑर्डर्ड पेयर भी बना के दिखा सकते हैं, m और n की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। तो 7 इज द फाइनल आंसर। कई बार सॉल्व नहीं करते हैं तो 4 और 4 मिल के 8 आंसर बना देते हैं, ये बात भूल जाते हैं कि 2 केसेस, एक केस के अंदर दोनों की वैल्यू 0 भी आ जाती है, विच इज अ रिजेक्टेड केस। ठीक है, स्मार्ट क्वेश्चन। Find the smallest natural number that leaves the remainder 3 and 4 on divided by 5 and 6 respectively। जब 5 से डिवाइड करते हैं, सबसे छोटा नंबर हम इंटरेस्टेड हैं, तो आप देखिएगा 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आता है, तो नंबर कैसा हो गया, 5k + 3 टाइप का है। वहीं 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आता है, ये देखिए 4 रिमाइंडर है, 6 से डिवाइड करते हैं। तो ये किस कैटेगरी का नंबर है, आप थोड़ा नंबर्स लिखना शुरू करिए। नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है कि अगर आप 0 रखेंगे तो आपके पास से 3 आता है, कि आपने 1 रखा तो आपके पास से नंबर बनेगा 8। फिर 5 आप ऐड करते जाइए, 13 आता है, फिर 5 कीजिए 18 आता है, 23 आता है, 28 आता है, ये नंबर्स है। यहाँ पर भी n की वैल्यू आप 0 रखिए तो नंबर आपके पास से पहले 4 आता है, फिर आप 1 रखिए 10 आता है, 2 रखिए 16 आता है, हर बार 6 ऐड होता चला जाएगा, ऐसे नंबर्स आपके पास से बन जाएंगे। पूछा जा रहा है कि जो दोनों के लिए खास बात हो तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, 28 कॉमन आ रहा है। सो 28 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो ऐसा बन रहा है। ये तो हमने दोनों के लिस्ट निकाल के कंपेयर करके देख लिया। सर कुछ और तरीका इसका, आइए सेकेंड मेथड अगर हम सोचें तो हम दोनों तरीके से कॉमन नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये जो 5k + 3 है ये 6n + 4 के हिसाब से इक्वल आने चाहिए, और जहां पर n और k दोनों क्या हो सकते हैं, होल नंबर्स। रख रहे हैं 0 से स्टार्टिंग किया है, इसको भी हम 5n + n + 1 कर लेते हैं ताकि हम इसको 5 से डिवाइड कर पाए। ये नंबर आपके पास है, 5 से डिवाइड हो गया। अब n + 1 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। तो ऐसा क्या यहाँ पर रखा जाए कि जिससे इंटीजर्स आपके पास बन जाए। n की वैल्यूज अगर आप देखें, n या k कुछ भी हो, नंबर्स आपके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये डिवाइड होने के लिए n की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है 4। n की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है 4, 4 + 1 = 5, ये डिवाइड हो जाएगा। सो n की मिनिमम वैल्यू अगर 4 है तो आप नंबर निकाल सकते हैं
6 एंड मिनिमम वैल्यू 4 प्लस 4 आपके पास है, 6 इंटू 4 प्लस 4, 28 वो नंबर आता है। मिल गया, डिसाइड हो गया, 28 आता है। यहाँ से भी आ गया, यहाँ से लिस्ट बनाकर भी दिखा दिया। अगर यहाँ नहीं दिखता तो फिर मैं इधर ही जाता। तो कुछ नंबर्स देखने पर मिले थे, इससे ये अच्छा सवाल है ना। तो यहाँ पे इजीली थोड़ा लिखने से दिख गया, नहीं दिखता तो फिर हम इस तरीके से इसको ट्रेस करके निकाल लेते हैं। गुड मेथड, गुड क्वेश्चन। Suppose there are 100 people in a city X. X be the set of people who are engineer in city C. सिटी सी के 100 पीपल हैं, उसको यहाँ पर डायग्राम में शो किया गया। वेन डायग्राम के अंदर जो एक्स है ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं इंजीनियर्स को। सो दिस इज फॉर इंजीनियर्स, ध्यान रखेंगे। वाई बी द सेट ऑफ पीपल हु एज इज अबव 80 इन द सिटी। ये जो वाई है ये उनका है जिनका एज ग्रेटर देन 40 है, ओके। एंड जेड बी द सेट ऑफ पीपल हु हैज इंडिपेंडेंट हाउस इन द सिटी। ये वो हैं जिनके पास इंडिपेंडेंट हाउस है, वो सिटी सी के जेड के अंदर लिखे गए। नाउ स्टडी द फॉलोइंग वेन डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। फाइंड द नंबर ऑफ इंजीनियर्स हु डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट हाउस। हम ऐसा नंबर चाहते हैं इंजीनियर्स जिनके पास इंडिपेंडेंट हाउस ना हो, इंजीनियर हो, ठीक है। नंबर ऑफ इंजीनियर्स हु डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट हाउस, यानी ये हम चाहते हैं। एक्स मतलब इंजीनियर हो। यहाँ पर एज के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हमें भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, इंजीनियर होना चाहिए, इसका मतलब ये है। और नोट हाउस, हाउस नहीं होना चाहिए उसका। तो हम कहाँ पर हैं फिर? तो इस Z के बाहर के रीजन की हम बात कर रहे हैं। Z के बाहर का रीजन ये है, ये वो सेगमेंट है जहाँ पर बातचीत चल रही है। देखिए यहाँ पर है एक्स, यानी इंजीनियर होना चाहिए तो इस सर्कल के अंदर हो, लेकिन 4 और 8 चले जाएंगे तो 8 तो वो पर्सन है जिनकी एज 40 से ज़्यादा है, इंजीनियर भी है, घर भी है। 4 वो लोग हैं जो इंजीनियर है जिनके पास घर है लेकिन एज 40 से कम है। 11 और 7 वो हैं जो इंजीनियर है लेकिन इस सर्कल के बाहर है, इनका मतलब इनके पास घर नहीं है। तो ये नंबर आपके पास है 11 + 7 बन जाएगा, विच इज़ कमिंग एज 18। क्योंकि यहाँ पर एज के बारे में कुछ नहीं बोला है, 11 और 7 दोनों ऐड कर देंगे, 18 हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। गुड क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन। कंसिडर ए सेट एस, जो लिखा गया है ए है आपके पास। ए बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर वेर ए इज लेसर देन और इक्वल टू 18 लिखा हुआ है। R1 R2 आर द टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स जो डिफाइन किए गए हैं इस तरीके से कि R1 बिलोंग क्या है x, y, x एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल S एंड y इज इक्वल टू 3x, ये R1 है। ऐसे ही R2 भी बनाया गया है कि x और y इसी कैपिटल S को बिलोंग करते हैं और जो सेकंड वाला एलिमेंट है फर्स्ट वाले का स्क्वायर है। चलिए सबसे पहले तो इस सेट को लिख लेते हैं। S में क्या लिखा जाएगा? नेचुरल नंबर से काउंटिंग चालू है तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, कब तक? 17 18, ये आपके पास है नंबर बना। अब हम बात करेंगे R1 के बारे में, जो लिखा गया है वापस से मैं यहाँ लिख लेता हूँ। x एंड y सच दैट x एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल X और यहाँ y की वैल्यू 3x आनी चाहिए। दिस इज द डेटा, यानी ऑर्डर्ड पेयर आप बनाइए, जो यहाँ लिखा हुआ है इसका 3 टाइम्स होना चाहिए और x और y दोनों इसी सेट को बिलोंग करेंगे। तो बताइएगा, x अगर 1 है तो y का वैल्यू 3 आता है, x अगर 2 है तो y का वैल्यू 6 आता है, x अगर 3 है तो y का वैल्यू 9 आता है, x अगर 4 है y का वैल्यू 12 आता है, 5 है तो 15 आता है, 6 है तो 18 आता है। ठीक, और आगे चले जाइए, 7 है तो 21 आता है, 21 हमारे पास नहीं है। दिस इज R1, ये अपने पास R1 लिखा गया है। आइए अब हम R2 के पास चलते हैं। R2 में क्या लिखा जाना है? वही x, y है और इस तरीके से है कि x और y दोनों S को बिलोंग करते हैं सच दैट y का वैल्यू x² है। सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले का स्क्वायर है, तो पहले तो 1 और 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो सेकंड वाला फर्स्ट वाले का स्क्वायर है। फर्स्ट अगर 2 है तो फिर यहाँ 4 है, यहाँ अगर 3 है तो यहाँ 9 है, यहाँ अगर 4 है तो यहाँ 16 है,
इसके आगे नहीं लिख सकते, 5 लिखेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, R1 एंड R2 के अंदर। कॉमन ढूंढ लीजिए जो आपको कॉमन दिखते हो। 1 3 नहीं है, 2 6 नहीं है, 3 9 यहाँ पर है, 3 9 यहाँ पर भी है, 4 12 नहीं है, 5 15 भी नहीं है, तो आपके पास कॉमन है सिर्फ 3 एंड 9। जो हमसे पूछा है कार्डिनलिटी नंबर पूछा है हमसे, R1 में से हमें हटाना है R1 कॉमन R2, ये बता दीजिए। तो R1 में से जो कॉमन वाला पार्ट है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि R1 में से इनका जो कॉमन है वो हमें हटा देना है, हटा दीजिए। 3 9 वाला नंबर हट जाएगा, आपके पास से नंबर्स आएंगे 1 3 2 6 4 12 5 15 6 एंड 18, 1 2 3 4 5 ये नंबर्स आपके पास है। तो कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 5 आपके पास आ रहे हैं, तो 5 ही आपके पास इसका कार्डिनल नंबर बन जाएगा। फाइव इज द फाइनल आंसर, 5 हमारे पास से इसका आंसर बन जाएगा। ए लिखा गया है 4 5 6, बी लिखा गया है 4 7 8, सी लिखा गया है 4 6 7। फाइंड ए माइनस बी, कार्डिनलिटी नंबर मतलब नंबर पूछा जा रहा है कितना बनेगा। ए माइनस बी है और बी कॉमन सी भी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम ए कॉमन बी यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो दोनों में कुछ कॉमन अगर है, 5 एंड 6 यहाँ नहीं आता, 4 यहाँ पर आता है। तो अगर मैं ए माइनस बी चाहता हूँ, इसका मतलब मैं ए के अंदर से ए कॉमन बी हटाना चाहता हूँ, तो 4 हट जाएगा, आपके पास से बनेगा 5 एंड 6। अब आगे हम b कॉमन c निकालना चाहते हैं। b और c में कॉमन कितना है, 4 एंड 7 मुझे दिखता है, 4 एंड 7 दोनों जगह, यहाँ 6 है यहाँ 8 है, नहीं है कॉमन। अब हमें बनाना है a माइनस बी, क्रॉस करना है b कॉमन c के साथ, और हमें इसका कार्डिनल नंबर निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, सारी पॉसिबिलिटीज को कंसिडर किया जाता है, तो इसमें अगर कार्डिनल नंबर निकालना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख लीजिए कि a माइनस बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं और b कॉमन c के अंदर कितने एलिमेंट हैं, बस आपके पास वो नंबर निकल के आ जाएगा। a माइनस बी के अंदर 2 एलिमेंट है और b कॉमन c में भी 2 एलिमेंट है। फाइनल आंसर हमारे पास से 4 आ जाएगा। अगर ये चाहते हैं कि सेट्स बनाएं तो सेट्स भी बनाए, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी क्रॉस b कॉमन c, क्योंकि ये सेट पहले लिखा गया है तो इसके एलिमेंट पहले आएंगे आपके पास से। आप लिखेंगे 5 4 5 7 और फिर 6 के हिसाब से लिखा जाएगा 6 4 और है 6 7। ये तो मैंने पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया। सिर्फ अगर कार्डिनल नंबर पूछा हो तो आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे काउंटिंग तो दिख ही रही है कितना है, 4 आ जाएगा आंसर। In a school, out of 400 students, 300 opt for at least one subject out of biology, chemistry and mathematics। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट की बात हो गई, तो ये हो गया आपके पास यूनियन बायोलॉजी, यूनियन केमिस्ट्री, कॉमन मैथमेटिक्स, दिस इज 300। ये हो गया एटलीस्ट वन बोला जाए या आइदर और बोला जाए, इसका मतलब वो यूनियन वाला डेटा है, ये हमने डिकोड किया। 120 ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी, बायोलॉजी के लिए 120 ऑप्ट किए हैं, एंड केमिस्ट्री को ऑप्ट करने वाले 150 हैं, वहीं मैथ्स को ऑप्ट करने वाले 200 हैं, और 30 ऑप्टेड फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट। हमारे पास तीनों सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करने वाले 30 स्टूडेंट्स हैं, ये लिखा हुआ है। दे आर 30 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर ऑल 3। हम चाहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, एक फॉर्मूला आपके पास आता है कि बायो और केमिस्ट्री यूनियन मैथमेटिक्स, इसका फॉर्मूला आप बना दीजिए। बायो वाले कितने हैं, केमिस्ट्री वाले कितने हैं, मैथ्स वाले कितने हैं, इसका फॉर्मूला आप आई होप सबको याद है। बायो एंड केमिस्ट्री का कॉमन, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का कॉमन, एंड बायो एंड मैथ्स का कॉमन, प्लस तीनों का कॉमन।
ये इसका फॉर्मूला रहता है यूनियन वाले का। इसके अंदर सारे डेटा हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास 300 है, इट इज़ 120, 150, 200, और हमारे पास ये दो दो के कॉमन हम यहाँ से बनाएंगे। ये तीनों का कॉमन आपके पास है 30 है। देख लीजिए क्या नंबर आपके पास बनेंगे। इस नंबर पर हम पहुंच जाते हैं। ये देखिए 300 है, यहां भी हमारे पास से 300 है, 50 बचेगा, ये बनता है 170। 170 आपके पास यहां पर है 30। जो 300 आपको हटाना है, 200 एंड 100 कैंसिल आउट हो गया है, ये 170 है, 200 आपके पास है, ये नंबर बना। ठीक, अब हम चाहते क्या है उसके अकॉर्डिंग अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ये बायो का है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। फोकस, हम चाहते हैं हु ऑप्टेड एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, जो सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे टारगेट करते हैं, यानी ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। तीनों कॉमन वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए। एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट की बात हो रही है तो तीनों वाला नंबर हमें नहीं चाहिए, तो हम चाहते हैं एग्जैक्टली 2। एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट आप ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये जो नंबर आपके पास लिखा गया है यही रहेगा, कॉमन आप लेंगे जब। बस इतना सा है कि ये जो टुकड़ा है ये तीनों में से कम होगा, इसमें 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 तीनों में से, और ये कितना है आपके पास से 30 आता है, तो तीनों में से 30 30 30 आप हटा दीजिए। जो 3 टाइम्स जो तीनों का कॉमन आपके पास से है वो हट जाएगा 3 टाइम्स, एंड दिस इज वी आर हैविंग 200, और आपने 3 टाइम्स यहाँ से 30 हटा दिया, 90 इसमें से जाएगा, आपके पास फाइनल आंसर आएगा 110। 110 हमारे पास से इसका फाइनल आंसर निकल के आता है, दिस इज 110। 110 हम इसके अंदर मार्क करेंगे। इट्स अ गुड क्वेश्चन टू सॉल्व, जिसके अंदर जो पूछा गया है उसको सीक्वेंशियली आप मार्क करते हुए चलिए, फिर अप्रोच बना दीजिए, आंसर आ जाता है। Two finite sets have m and n elements respectively. The number of subset of first set is 56 more than the total number of subset in the second set. ठीक है, तो सेट A के पास अपने पास m एलिमेंट्स हैं, वहीं अगर हम सेट B की बात करें अपने पास n एलिमेंट्स हैं। ठीक, तो आप बताइए टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने बनते हैं। अगर m एलिमेंट्स हो तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपके पास 2 पावर m और ये 2 पावर n, दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो कितना ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है फर्स्ट वाले सेट के अंदर, तो दिस इज इक्वल टू 56। ये आपको इसके सॉल्यूशंस बनाने हैं। तो 2 की 2 पावर्स हैं, 2 पावर m है, 2 पावर n है, डिफरेंस लेने पर आपके पास 56 आता है। ये हमें डिकोड करके बताना है कि कब पॉसिबल है। 2 के साथ एक खास बात है, अगर आपने 2 पावर 6 लिया तो ये 64 आता है, 2 पावर 7 लेते हैं तो ये 128 आता है, 2 पावर 8 लेंगे तो ये 256 आता है, 2 पावर 9 लेते ही ये इतना पहुंच जाता है। अगर हम पास पास वालों का भी डिफरेंस लेंगे ना तो भी 256 डिफरेंस है, नंबर कम है। यहाँ आप डिफरेंस लेंगे तो भी 128 डिफरेंस है, तो नंबर इज क्वाइट लेस। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लेने जाएंगे तब आप देखिए यहाँ से तो भी 64 डिफरेंस है, मतलब बहुत पास पास वाले नंबर्स लिए तब भी अगर हम एक नंबर यहाँ एक नंबर यहाँ लेंगे तो फिर तो डिफरेंस कितना ज़्यादा आ जाएगा। तो ये जो नंबर्स हैं अगर हम 5, 6 और 7 में भी डिफरेंस है तो भी 64 आ रहा है। तो ये हिट एंड ट्रायल से आपको थोड़ा बनाना होगा, तो आपको आइडिया दिखेगा कि हम 56 को लिख कैसे सकते हैं। इसको मैं लिखना चाहता हूँ 64, ये नियरेस्ट पॉसिबल है, और वहाँ से 8 हटाता हूँ तो मेरे पास बात बन जाती है। ये 2 पावर 6 है और यहाँ पर 2 पावर 3 है, तो यहाँ से 2 पावर 6 और 3 आपके पास कॉम्बिनेशन बना, तो m का वैल्यू 6 है और n का वैल्यू 3 है। बाकी जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाएंगे ये डिफरेंस 56 से काफ़ी ज़्यादा होता चला जाएगा, तो कॉम्बिनेशन आपके पास यही बनने वाला है। m और n हमें पता चल गया, दोनों का सम हम निकालेंगे तो फाइनल आंसर हम मार्क कर देंगे यहाँ पर 9। ठीक है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। हमने ये भी देखा कि जैसे जैसे हम आगे जाता जा रहा हूँ कॉन्जुगेटिव के अंदर डिफरेंस इतना आता जा रहा है,
तो 56 को ही रीराइट किया हमने 64 माइनस 8 और सीधा कंपैरिजन से पता चल गया m और n का सम जो आ रहा है वो 9 आने वाला है। In a zoo there are 6 Bengal white tigers and 6 Bengal royal tigers। आप जानते हैं व्हाइट टाइगर तो पूरा वाइट रहता है और जिस पे स्ट्राइप्स पे रहती हैं, और रॉयल टाइगर जिसका फेमस फोटो आप देखते हैं ब्राउन कलर का, वो वाला रहता है। आउट ऑफ दीज टाइगर 5 आर मेल्स एंड 10 आर आइदर बंगाल रॉयल टाइगर्स एंड और मेल्स। ऐसा डेटा हमको दिया हुआ है, ध्यान से सवाल को पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 6 बंगाल वाइट टाइगर है, ठीक है। अब इसके अंदर मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे। हमारे पास 6 बंगाल रॉयल टाइगर्स। हमारे पास टोटल टाइगर है कितने ये देख लीजिए आप। टोटल बंगाल टाइगर्स आपके पास 12 है, ठीक है। हमने अज्यूम किया कि जो मेल टाइगर्स हैं इसके अंदर, यहां लिख लेते हैं, इसके अंदर जो मेल है यानी जो बंगाल वाइट टाइगर मेल है, लेट्स से इट इज X। बंगाल वाइट टाइगर फीमेल 6 माइनस X है, क्योंकि टोटल 6 है। यहां हम बात करते हैं बंगाल रॉयल टाइगर मेल Y मान लिया, तो बंगाल रॉयल टाइगर फीमेल 6 माइनस Y, दोनों 6 हैं अपने पास, ये भी 6 है ये भी 6 है। आगे पहुंचते हैं। आउट ऑफ दीज टाइगर 5 आर मेल, ये बता दिया गया 5 मेल हैं। इतने जो टाइगर्स हैं उसमें से 5 मेल हैं। 5 मेल हैं, तब आप मुझे बताइए टोटल मेल्स कितने हो गए। टोटल मेल टाइगर्स यहाँ X अज्यूम किए हैं, यहाँ Y अज्यूम किया है एंड दिस इज 5। ये आपके पास से 5 आता है। 10 क्या लिखा गया है, आइदर रॉयल टाइगर रॉयल टाइगर्स और मेल, ये लिखा हुआ है। अब पढ़िएगा 10 क्या है, आइदर और को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जो 10 है वो है आपके पास आइदर बंगाल रॉयल टाइगर और मेल टाइगर। और वाला केस क्या होता है, A यूनियन B होता है। उसके अकॉर्डिंग ही हम बात करते हैं कि ये बंगाल रॉयल टाइगर है प्लस ये मेल टाइगर है, और फिर एक केस माइनस भी होगा जितने बंगाल रॉयल टाइगर मेल होगा, ठीक है। बंगाल रॉयल टाइगर मेल जितने हैं, ये कॉमन हो गया, ठीक है। अब आप इस नंबर को देखिएगा, बंगाल रॉयल टाइगर्स हमारे पास 6 हैं और जो मेल टाइगर्स हैं वो हमें बता रखे हैं, मेल टाइगर्स आपके पास 5 हैं। अब ये हमें निकालना है कि बंगाल रॉयल टाइगर मेल कितने हैं। ये X अज्यूम किया है कि Y अज्यूम किया है, इसको देखिए आप। बंगाल रॉयल टाइगर्स हमने कितने अज्यूम किए, बंगाल रॉयल टाइगर मेल Y अज्यूम किया है, तो आपके पास यहां से Y का वैल्यू 1 निकल के आ गया है। जब Y 1 है तो यहां से आपके पास से X का वैल्यू 4 आता है निकल के, ठीक है। कितना आता है, 4। बढ़िया सवाल है, एग्जाम में इसको सॉल्व करना। अभी पूछा क्या है वो देखते हैं। नंबर ऑफ फीमेल बंगाल वाइट टाइगर्स, अच्छा नंबर ऑफ फीमेल बंगाल वाइट टाइगर्स कहाँ है, बंगाल वाइट टाइगर फीमेल, ये है, उस पर हम इंटरेस्टेड है। ये हमें डेटा चाहिए, तो आपके पास X निकल के आ चुका है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड नंबर ऑफ फीमेल बंगाल वाइट टाइगर। तो हमारे पास ये डेटा है 6 माइनस X, क्योंकि ये टोटल है। 6 माइनस X आपके पास आता है, फाइनल आंसर आपके पास से बनता है 2। ब्रिलियंट क्वेश्चन, अच्छा सवाल है जिसमें हर चीज को देखकर सोचकर समझकर बनाना है। सेट्स की अच्छी प्रॉब्लम है, सीखते रहिए।